हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मंजिल 2.0 के एक शानदार से लेक्चर जो है हमारा सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये चैप्टर जनरली बच्चों का बहुत ज्यादा वीक होता है क्योंकि इस पे वो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और इसके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो बहुत कंसेप्चुअल होते हैं और अगर आपने थ्योरी को ध्यान से नहीं सुना है तो आपको दिक्कत आती है। जनरली होता क्या है कि बच्चे जो आसान पार्ट की थ्योरी है उसको अच्छे से याद कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस की बारी आती है तो वहां पर उनको दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। तो आपको इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए क्या करना होगा, जो छोटी छोटी थ्योरी है वो तो नो डाउट आपको पता ही होनी चाहिए, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हमारे जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको आपको ध्यान से करना है। आज हम लोग कई सारे पीवाईक्यूज को भी लेते हुए चलेंगे साथ में, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कवर होते चलेंगे तो पीवाईक्यूज हम लोग साथ लेते हुए चलेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है हमारा डायोड्स और फिर उसके बाद लॉजिक गेट्स। अगर आप क्वेश्चंस के वेटेज के हिसाब से पूछे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके लॉजिक गेट्स और डायोड से भी हैं। ट्रांजिस्टर जो बच्चों को बहुत ज्यादा डरावना लगता है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन आजकल हमारे पास अगर हम क्वेश्चंस देखें तो उनको डायोड्स के साथ क्लब करके, ट्रांजिस्टर को डायोड के साथ क्लब करके फिर गेट्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं तो हम लोग उनको भी जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आपको इस लेक्चर को कैसे पढ़ना है, मैंने काफी सारी चीजें, क्योंकि देखो थियोरेटिकल भी है कंसेप्चुअल भी है, जहां पे कंसेप्चुअल होगा वहां पे हम लोग क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। जो थ्योरी वाले पार्ट है उनके आपके बुलेट्स पॉइंट्स तैयार होने चाहिए सो दैट आप आखिरी पॉइंट पे अच्छे से इसको रिवाइज कर सके। ठीक है, तो चला जाए हमारे चैप्टर में। अब बात आती है सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास मेन पॉइंट्स को हमें मेन टच करना है, बिकॉज अभी हमारा बोर्ड्स का हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो जो हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हम थियोरेटिकल चीजों को छोड़ सकते हैं, नहीं, कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बने हैं और कंसेप्चुअल चीजों को दोनों को होल्ड करना है। तो पेशेंस के साथ आपको इस लेक्चर को देखना होगा। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि लेंथ हम लोग इतना नहीं रखेंगे कि आप बोर हो जाए आखिरी में फिर से हमारा ट्रांजिस्टर छूट जाए। हम लोग इतना रखेंगे कि जिससे हमारी सारी चीजें कम से कम टाइम में अच्छे से तैयार हो जाएं विद मैक्सिमम क्वेश्चंस। ओके, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास एनर्जी बैंड, जो आपको इस चैप्टर का सबसे पहले पता होना चाहिए। एनर्जी बैंड थ्योरी होता क्या है कि अगर मैं एक आइसोलेटेड एटम की बात करूं तो आपको पता है कि हमारे पास आइसोलेटेड एटम में एनर्जी शेल्स होते हैं। n=1 की अलग एनर्जी, 2 की अलग एनर्जी, 3 की अलग एनर्जी, 4 की अलग एनर्जी, एज सच, राइट। तो आइसोलेटेड शेल्स में हमारे पास इस टाइप से एक फाइनाइट एनर्जी हर शेल की होती है, लेकिन जब ये एटम्स आके बॉन्ड बना रहे होते हैं तो आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक एज अ क्लाउड, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑर्बिटल्स में, ये एज अ क्लाउड बिहेव करता है और ओवरलैपिंग ऑफ द क्लाउड्स होती है, कई बार कंस्ट्रक्टिव होती है, कई बार डिस्ट्रक्टिव होती है, राइट। एमओटी थ्योरी में आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ ऐसा पढ़ा होगा। तो बेसिकली जब दो एटम्स पास आते हैं तो जो इसके आउटर शेल्स हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी ने बोला जो हमारे पास आउटर शेल्स है, ठीक है, वो बेसिकली इंटरैक्ट करते हैं और इंटरैक्ट करने के बाद उनकी एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है। तो बैंड थ्योरी ने बोला कि हमारे पास उनकी एनर्जी इस तरीके से चेंज होती है सच दैट कि हमारे पास 2 एनर्जी के बैंड्स बनते हैं। अब कई बच्चों को लगता है कि हमारी ऑर्बिटल्स खत्म हो गई हैं, नहीं, ऑर्बिटल्स अभी भी हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है, एक नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो है, लेकिन ये एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहा है कि हमारे पास जैसे, अगर आप देखोगे फॉर सिंगल सिलिकॉन एटम की अगर हम बात करें 1 2 3 4 ऐसे करके फाइनाइट एनर्जीज है। फाइनाइट मींस एक फिक्स एनर्जी हमारे पास इस टाइप से सबकी डिफाइंड है, ठीक है। जैसे आपने स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोहर्स मॉडल में भी पढ़ा होगा, एनर्जी हर ऑर्बिट की हमारे पास फिक्स होती है। लेकिन जब ये हमारे पास एक क्रिस्टल के फॉर्म में आता है तो 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तब जो वैलेंस शेल्स होते हैं ये हमारे पास मैटर करता है। जो हमारे पास वैलेंस शेल्स है उनमें हमारे पास इंटरेक्शंस होता है और 2 एनर्जी बैंड बनते हैं। वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है, वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड एंड अनदर वन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। ध्यान से सुनना, वैलेंस बैंड हमारे पास वो है जहां पर वेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स, ठीक है, हमारे पास ये। और कंडक्शन बैंड एक बेसिकली एक फ्री जोन है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि लैटिस के फॉर्म में क्या कह रहा है। हमारे पास कोई भी मटेरियल कंडक्ट कब करेगा, जब यहां से वैलेंस बैंड से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए, ठीक है। इसका कहने का मतलब है वैलेंस बैंड मींस जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हमारे पास यूज हो रहे हैं तो वो फ्री नहीं है फॉर कंडक्शन, इसलिए हम लोग उसको बैंड थ्योरी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड इज बेसिकली बाउंड। क्या है हमारे पास, बाउंड, बंधा हुआ है, ठीक है, नॉट फॉर कंडक्शन, नॉट फॉर कंडक्शन।
लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास टूट के, जैसे मान लो आपने हीट करा और मटेरियल हमारे पास कहीं पे बॉन्ड टूटे, तो बॉन्ड टूटने मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्री हो जाना, और फ्री हो जाना मींस वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो पाएगा, राइट। तो बेसिकली बैंड थ्योरी ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन जो आपने अगर इसको कुछ एनर्जी दी, ठीक है, आपने इसको कुछ एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां तक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, इसको सीबी से डिनोट करते हैं कंडक्शन बैंड में, तो ये कंडक्शन प्रॉपरली करवा सकता है। तो आपको याद रखना है कि वैलेंस बैंड के हिसाब से अगर एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तब भी कंडक्शन है, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से कूदेगा तो एक होल बनेगा, तो होल इन वैलेंस बैंड भी हमारे पास कंडक्शन करवा सकता है, ठीक है। तो बैंड थ्योरी ने इसके हिसाब से कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया। हमारे पास एक वैलेंस बैंड जो लोअर एनर्जी शेल है जहां पर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं, कंडक्शन बैंड एक हायर एनर्जी शेल है हमारे पास जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद कंडक्शन करवा सकता है। और अगर आप देखेंगे द लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, इसको हम लोग EC से डिनोट करते हैं, और हाईएस्ट एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड इसको हम लोग EV से डिनोट करते हैं। सर ये EC एंड EV है क्या? क्योंकि कंडक्शन बैंड में देखोगे तो बेटा बहुत सारे एनर्जी के लेवल्स हैं, मींस दीज आर द रेंज ऑफ एनर्जीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। एंड सिमिलरली वैलेंस बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी के लेवल्स हैं, मींस देयर आर सो मेनी एनर्जी लेवल्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड, जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जो EC माइनस EG है, मींस ये जो एनर्जी का गैप है, ठीक है, EC और EV का डिफरेंस, ठीक है, EC माइनस EV, ठीक है, हमारे पास दिस इज कॉल्ड हमारे पास बैंड गैप, दिस इज कॉल्ड बैंड गैप एनर्जी। मींस इतनी मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड बैंड गैप एनर्जी। इसको हम लोग फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में रह सकता है या तो कंडक्शन बैंड में रह सकता है, बीच में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड फॉरबिडन गैप एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप से उन्होंने समझाया कि एक्चुअली में जब भी कोई एटम बनता है या मटेरियल बनता है तो वैलेंस शेल्स ओवरलैप करके हमारे पास दो एनर्जी बैंड्स बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन यहां रिजाइड करते हैं। अगर आप उनको एनर्जी देते हो, यहां से आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने की कोशिश करेगा। आपको मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बैंड गैप एनर्जी, सच दैट इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री। ऑन दिस क्राइटेरिया उन्होंने हमारे पास मटेरियल को क्लासिफाई भी करा कि हम लोग इंसुलेटर किसको कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं और कंडक्टर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैंड गैप के बारे में पढ़ लेते हैं, दैट इज कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी विच वाज आवर EC, ठीक है, एंड वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी विच वाज आवर EV। तो EC माइनस EV इज कॉल्ड आवर एनर्जी गैप। इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और मिनिमम एनर्जी गैप, मिनिमम एनर्जी गैप जो है ये है हमारे पास बैंड गैप एनर्जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द गैप। ये आपके बुलेट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब पंगा ये है कि हर मटेरियल का ये जो गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप या डेल्टा EG बैंड गैप एनर्जी, ये सेम नहीं होता, हर मटेरियल का अलग अलग होता है। इसीलिए हर मटेरियल को कंडक्शन जोन में डालना मींस उससे कंडक्ट करवाने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई आपसे पूछ ले कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। विड्थ इज मोर, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद द न्यूक्लियस। मतलब अगर ये गैप ज्यादा है, दैट मींस आपको ज्यादा एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना पड़ेगा, है ना। और इसीलिए हम लोग उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से अच्छे से बाउंड था, इसीलिए आपको ज्यादा एनर्जी देके फ्री करवाने की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं अगर ये विड्थ मतलब ये फॉरबिडन गैप अगर आपका ज्यादा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद द न्यूक्लियस, ठीक है। विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा एनर्जी का एक यूनिट है हमारे लिए, जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल्स इसी फॉर्म में हमारे पास इसी एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस। लॉजिकली समझना कि टेम्परेचर बहुत कम होता है लेकिन होता है। रीजन बीइंग, अगर मान लो कि एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ है, मेरे को उससे कुछ एनर्जी देके ही उसको तोड़ के फ्री करवाना पड़ेगा, तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर मैं उसको पहले से ही गर्म मटेरियल को मैं अगर टेम्परेचर हाई कर दूं या मटेरियल को गर्म कर दूं, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ही कुछ एनर्जी होगी। तो मेरे को जो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो फ्री हो पाए, वो अब कम देनी पड़ेगी। तो हमारे लिए फॉरबिडन गैप था क्या कि हमें कितनी एनर्जी दे के
एक मिनिमम कितनी एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए जो हमें चाहिए होगा, दैट इज अवर एनर्जी गैप, ठीक है, बैंड गैप एनर्जी। तो इन्होंने वही बोला है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस, ये एनर्जी गैप हमारे पास कम हो जाता है। इसके बाद इसी के यूजेस से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कि हमारे पास मटेरियल कंडक्ट करता है या नहीं करता है। तो 3 क्लासिफिकेशंस थी, आपको याद करना है, एक कंडक्टर है, एक सेमीकंडक्टर है और एक इंसुलेटर है। कंडक्टर वो मटेरियल है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो बैंड थ्योरी ने क्या बोला कि उनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड कंडक्शन नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ही कंडक्शन करवा सकता है, ठीक है। तो कंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जिनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन बॉन्ड्स कैन कंडक्ट, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी कहते हैं कि हमारे पास कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री कैरियर चार्ज डेंसिटीज, मींस वो बॉन्ड भी बना रहे हैं और साथ साथ हमारे पास कंडक्शन भी करवा सकते हैं, इसलिए कहते हैं उनका जो ये बैंड्स थे वो बेसिकली ओवरलैप कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें कुछ एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाता है, कंडक्शन करवा पाता है। तो बेसिकली इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, दिस इज योर ईसी, दिस इज योर ईवी, तो बैंड गैप एनर्जी डेल्टा ईजी की अगर आप बात करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होता है। 1.5 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का हमारे पास बैंड गैप होता है। Whereas इंसुलेटर्स की अगर बात करी जाए तो ये जो बैंड गैप है वो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे कि सर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई ऐसी तो एनर्जी है नहीं कि जो हम दे नहीं पाए, हम दे सकते हैं, बहुत ही कम एनर्जी है। मैंने कहा बिल्कुल कम है, लेकिन आपको यहां पर मटेरियल के रिस्पेक्टिवली चीजों को सोचना है। मटेरियल में, केमिस्ट्री में आपने लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ा होगा, राइट। जब आप एक मटेरियल को हीट देते हैं तो हमारे पास 2 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन में चला जाए और हो सकता है मटेरियल का लैटिस ही टूट जाए। आपको यह लग रहा होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है। लेकिन इंसुलेटर्स हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जिनका लैटिस एनर्जी, अगर आप बात करें, लैटिस एनर्जी हमारे पास इज लेस देन हमारे पास डेल्टा ईजी। डेल्टा ईजी मींस अगर आप इनको हीट करने की कोशिश करते हैं तो पहले लैटिस ब्रेक करता है, फिर इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्लो होने के लिए अवेलेबल हो पाएगा। आपने ये चीज नोटिस भी करी होगी, कभी मान लो इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है तो आपके जो ये प्लग्स होते हैं वो सब पिघल जाते हैं, क्योंकि इंसुलेटर में सबसे पहले लैटिस ब्रेक हो जाती है। ये गैप आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन लैटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लैटिस उसका जो लैटिस को तोड़ने की एनर्जी चाहिए वो इससे भी कम चाहिए। तो पहले उनका लैटिस ब्रेक होता है, फिर उसके बाद कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। Whereas इन सेमीकंडक्टर्स अगर आप बात करें तो हम लोग यहां पर क्या कहते हैं कि यहां पर इनके जब लैटिस एनर्जी हम लोगों ने देखी तो इनकी लैटिस एनर्जी हाई होती है। पहले अगर आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और अगर आप देते चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर खराब नहीं होता, सेमीकंडक्टर भी बर्न कर जाता है, लैटिस ब्रेक कर जाती है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों में बेसिक डिफरेंस हमारे पास बैंड गैप का तो है ही, साथ साथ लैटिस एनर्जी का भी है। इसकी लैटिस एनर्जी कम होती है तो इसलिए मटेरियल पहले ब्रेक डाउन कर जाता है, इसमें हमारे पास बैंड गैप कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले ब्रेक डाउन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से हमारे पास फ्री हो जाता है। तो दीज वर द क्लासिफिकेशन, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बेसिकली। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको जरा समझना है कि सेमीकंडक्टर्स हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं। हमारे पास अगर आप कंडक्टर्स की बात करोगे, ठीक है, कंडक्टर्स की बात करोगे तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो वहां पर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता था, है ना, ये तो आपको पता होगा हमारे पास, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो बहुत तेज कोलिजन होता था तो टाउ कम हो जाता था तो रेजिस्टेंस पे इंक्रीज आता था, राइट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ml/ne² टाउ इंटू ए कुछ इस टाइप से होता था। कंडक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे कंडक्टर्स में रिलैक्सेशन टाइम का हमारे पास चेंज होता था, ठीक है। तो इसीलिए जब आप हीट करते थे तो टाउ कम होता था तो रेजिस्टेंस बढ़ता था। मींस टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो यहां पर आप कह सकते हो पॉजिटिव चेंज हो रहा है ना। इसमें क्या कहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। रीजन बीइंग, अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नो डाउट रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, कोलिजन जल्दी जल्दी होता है, वो कम होता है, लेकिन इनके साथ एक खास बात होती है, इलेक्ट्रॉन फ्री होना स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो एन जो कैरियर डेंसिटी है, कैरियर डेंसिटी मींस कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एन बेसिकली इंक्रीज करता है। ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, एन डोमिनेट कर जाता है, और एन डोमिनेट होने की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस कम होता है। मींस जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम टर्म कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मींस हमारे पास ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल हम लोग जनरली 14th ग्रुप जो है कार्बन सिलिकॉन वाला, वही हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और फॉरबिडन एनर्जी गैप इन मटेरियल्स की 0.1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज तक होता है। अगर आप जर्मेनियम की बात करें और सिलिकॉन जो हमारे पास सबसे ज्यादा एज अ बेस यूज किए जाते हैं, बेस मतलब इन्हीं के अंदर हम लोग डोपिंग करते हैं, इन्हीं के अंदर मॉडिफिकेशंस करके हम लोग अपने सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। तो सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर एंड जर्मेनियम बेस्ड सेमीकंडक्टर्स आपको ध्यान रखना है। तो जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन डेल्टा ईजी की अगर आप बात करेंगे तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और यहां पे डेल्टा ईजी आपके पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास कंसेप्ट ऑफ होल, मैंने अभी आपको बैंड थ्योरी में बताया था, जरा यहां पर समझना बेटा। हमारे पास बैंड थ्योरी में अगर एक कंडक्शन बैंड है और एक हमारे पास वैलेंस बैंड है, जरा ये समझना, ठीक है। किसी भी सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच में एक बैंड गैप एनर्जी डेल्टा ईजी होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वैलेंस बैंड में यही एक एनर्जी का लेवल है, इसमें हमारे पास और भी एनर्जीज के लेवल होते हैं, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में भी और भी एनर्जीज के लेवल है। दीज आर द एनर्जी बैंड्स, बैंड्स एनर्जी लेवल नहीं, ठीक है। तो अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, जो मैक्सिमम एनर्जी है दिस इज ईवी, और मिनिमम एनर्जी ईसी, इसी के डिफरेंस को हम लोग बैंड गैप एनर्जी कह रहे थे। मींस द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहां होगा, ध्यान से सुनना, यहां होगा, और अगर आप इसको एनर्जी दे रहे हो तो इसको यहां से यहां जाने के लिए इतना एनर्जी गैप क्रॉस करना पड़ेगा, ये एनर्जी देना होगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस वाली स्टेट में है और आप इसको एनर्जी दे रहे हो तो वो यहां से यहां जाके, दिस इज द मिनिमम एनर्जी जो हम एक इलेक्ट्रॉन को देके कंडक्शन करवा सकते हैं। दैट वाज अवर एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप, राइट। अब जब इलेक्ट्रॉन, जरा ये समझना कि हमारे पास इनिशियली मैंने क्या बोला कि हमारे पास कंडक्शन बैंड जनरली 14th ग्रुप का बिल्कुल खाली होता है और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है सर? इसका कहने का मतलब है कि अगर आप लैटिस में देखेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड स्टेट में, बॉन्डेड स्टेट, ठीक है। अगर आप इस टाइप से लैटिस में देखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं बॉन्ड बना के अपने पास बैठे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, आइडियल सिचुएशन, ठीक है। अगर मैं इनको हीट करने की कोशिश करता हूं या एनर्जी देने की कोशिश करता हूं, डेल्टा ई हमने मान लीजिए कुछ एनर्जी दी, तो लैटिस में अगर आप लैटिस को गर्म करोगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के कहीं ना कहीं यहां भाग जाएगा, ठीक है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के कहीं ना कहीं यहां भाग गया, मींस इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डेड स्टेट से टूटना स्टार्ट होता है। तो उसको यहां पर कैसे दिखाया जाता है, ऐसे। क्योंकि अब जरा समझना, एनर्जी के टर्म्स में पहले बॉन्ड है, बॉन्ड बनाता है कोई भी चीज तो वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में है, मींस इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डेड स्टेट में है तो कम से कम एनर्जी स्टेट में है, राइट। अगर मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं तो वो एक्साइटेड होगा, ठीक है। तो जब वो फ्री होगा, जब वो फ्री होगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपने कहीं ना कहीं बढ़ा दी। तो बैंड थ्योरी में वही चीज दिखाई जाती है कि आपने यहां पे एनर्जी बढ़ा दी। अब जरा ये चीज समझना कि जहां से इलेक्ट्रॉन गया यहां पे एक वैकेंसी हो गई, यहां से इलेक्ट्रॉन गया यहां पर एक वैकेंसी हमारे पास हो गई, ठीक है। तो ये जो वैकेंसीज डेवलप हुई है यहां पर, इसको हम कहते हैं होल्स। यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पर एक होल बन जाएगा। दिस इज नथिंग, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बेसिकली दिस इज अ वैकेंसी आफ्टर इलेक्ट्रॉन जंप्स। एक वैकेंसी जो हमारे पास यहां पर रह जाती है, दैट इज अवर होल, ठीक है। कई बच्चे इसको पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करने लग जाते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है, होल एक पॉजिटिव के जैसे बिहेव करता है, ध्यान से समझना भी, ठीक है। तो हमारे पास होल्स क्या है, जब आप हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। होल इन वैलेंस बैंड भी कंडक्शन करा सकता है।
सर आपने कहा इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड तो कंडक्शन कराता है, वो समझ आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डेड नहीं है, फ्री है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये मूव करने लगेगा, तो समझ आया कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां पहुंच गया तो हो जाएगा। लेकिन होल कैसे करेगा सर? अब जैसे मान लो कि मैंने यहां पे एक होल जनरेट हो गया, एक यहां पर होल जनरेट हो गया, और मैंने यहां पर बना दिया पॉजिटिव, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी फॉर एग्जांपल, और यहां पर हम लोगों ने लगा दी नेगेटिव प्लेट। तो आपको ये पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट होते हैं। अब क्या है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो मोशन में आ जाएंगे, ये तो बिल्कुल मस्त फ्री है, ये जो इलेक्ट्रॉन मस्त फ्री है, ये तो कंडक्शन करवाना स्टार्ट कर देंगे। होल भी कंडक्शन करवा सकता है, कैसे? यहां पे एक सीट खाली है, जैसे मान लो आप एक दुकान पर हो और 4 सीटें या 5 सीटें लगा रखी हैं, कोविड का टाइम है, सबको एक एक सीट छोड़ छोड़ के बैठा रखा है, ठीक है। अब एक बंदे ने खरीदा, वो चला गया, तो वहां खाली होगी, तो दूसरा बंदा अपनी सीट छोड़ के उसकी वाली सीट पर बैठ जाएगा, तीसरा वाला बंदा यहां आ जाएगा, चौथा वाला बंदा ऐसे। तो आपको समझ रहे हो, बैठे ही रहे लेकिन एक एक हॉपिंग हो गई, मतलब कूदना हो गया, है ना। तो इन जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से सुनो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड है, बॉन्ड बना के हैं, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनके अंदर, जैसे मान लो ये वैकेंसी है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे यहां कूद जाए, इसके पास आने की कोशिश करेगा, तो ये यहां कूद जाएगा, तो आपकी वैकेंसी यहां आ गई। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद जाएगा तो वैकेंसी यहां आ गई, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद जाएगा तो वैकेंसी यहां आ गई। तो आपको समझ आ रहा है, मींस होल्स भी कहीं ना कहीं कंडक्शन करवा सकते हैं, लेकिन वो इतना एफिशिएंट कंडक्शन नहीं है, ध्यान से सुनो, इतना एफिशिएंट कंडक्शन नहीं है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल फ्री है, मस्त आराम से मूव करेंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इन पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर कूदेगा तो होल इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर कूदेगा तो होल इधर आएगा, ये जो कंडक्शन है वो कंपैरेटिवली उतना इफेक्टिव नहीं होता एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, पहले होल यहां पर था और चलते चलते होल यहां पर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर लगाई है, होल का मोशन किधर हो रहा है, इधर, होल का किधर मोशन हो रहा है, इधर, और ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है इधर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास मोशन हो रहा है इधर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में कंडक्शन करा सकते हैं, और ये जो होल है यहां पे बैलेंस बैंड में बने थे वो भी एक कंडक्शन करवा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड होल करंट, ठीक है। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन फिर भी ड्रिफ्ट धीरे धीरे करके इसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड होल करंट। और होल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इफेक्टिवली हम ये भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज के जैसे बिहेव कर रहा है नहीं, दिस इज अ वेकेंट साइट, है नहीं, लेकिन ये बिहेव कर रहा है, राइट। तो इसके प्रॉपर्टीज को जरा ध्यान से समझना, इट इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, होल क्या होता है, एक वैकेंसी, इट एक्ट एज अ एक्ट, है नहीं, इट एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करते तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, राइट। इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, इसको जरा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन E माइनस है तो होल E प्लस हो गया, ऐसा नहीं है बेटा, इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। भाई जो ज्यादा भारी होता है वही धीरे धीरे चल पाता है, अगर मान लो जब हम मोटे थे तो हमें हिलने विलने में बड़ी दिक्कत होती थी, अब जैसे जैसे पतले हो रहे हैं तो भाई साहब बिल्कुल खड़ा खड़ा घुसे घुसे मार रहे हैं सबको, ठीक है। जो हल्का इंसान होता है वो फुर्तीला होता है ना। अब ये समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बंधे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है कंपैरेटिवली बंधे हुए हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है, फुर्तीले, ठीक है, तो इनका हम कह सकते हैं मास कंपैरेटिवली कम है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कूद कूद के इधर आ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो होल में जंप कर करके आगे बढ़ रहे हैं, ये कंपैरेटिवली धीरे धीरे चल रहे हैं, और अगर ये धीरे धीरे चल रहे हैं तो इनका इफेक्टिव मास ज्यादा है। तो होल भी इन्हीं के मोशन की वजह से तो होल चल रहा था, तो अगर ये धीरे धीरे चल रहे हैं तो होल भी तो धीरे धीरे चलेगा, तो इफेक्टिव मास जनरली ज्यादा। इट्स मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके हॉपिंग या उनके कूदने की वजह से चल पाता है, तो इसीलिए उसका जो मोबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम है। होल एक्ट एज अ वर्चुअल चार्ज, है नहीं बेटा, ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट, ये इस तरीके से बिहेव कर रहा होता है कि ये पॉजिटिव है लेकिन है नहीं, रीजन नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ये चलते हुए दिखेगा आपको, तो ये आप इसको पॉजिटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन और होल का कंसेप्ट ये है। अब हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज, अब जरा ध्यान से समझो, हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक।
जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जो 14th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अगर आप नेचुरली दुनिया में, जैसे मान लो आपने नेचर में से उठा लिया ये सिलिकॉन, आपको प्योर फॉर्म में सिलिकॉन अगर मिल गया, क्योंकि प्योर फॉर्म में सिलिकॉन मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको प्योर फॉर्म, क्योंकि आपको ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्राइड मिलेगा, ऐसी कुछ मिलेंगे, अगर आपको प्योर फॉर्म में सिलिकॉन या जर्मेनियम दुनिया में से, नेचर में से मिल जाता है, उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मींस प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फिर होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इन जो इंट्रिंसिक थे, जो हमें दुनिया में आराम से मिल गए, उसमें पंगा ये था कि वो इतनी अच्छी कंडक्शन नहीं करवा पाते, वो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, उनके अंदर नंबर ऑफ होल्स भी कम है, तो वो इतनी अच्छी कंडक्शन हमारे पास नहीं करवा पाते, इसलिए हम लोग उनको इनहेंस करते हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग में आपको पता ही है कि भाई साहब डोला नहीं बन रहा बंदे का, तो ठीक है, तो वैसे ही समझ लो कि हमारे पास ये अच्छे से काम, इसके बॉडी नहीं बन पा रही थी, ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था, तो भाई साहब ये जिम गया और जिम में भाई साहब डोपिंग करा दी और फिर रशिया वालों के जैसे पकड़ा गया। ठीक है, तो डोप्ड सेमीकंडक्टर्स की बात करें, मतलब जब आप एक एक्सटर्नल इंप्योरिटी डालते हैं टू इनहेंस प्रॉपर्टीज, ठीक है, टू इनहेंस प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। बाहर से अगर आप कोई चीज ऐसी मटेरियल के अंदर डाल रहे हैं जिससे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाए, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डोपिंग। याद रखना, जो भी आप डोपिंग करते हैं वो डोपिंग आपकी पार्ट्स पर बिलियन में हो रही होती है। मींस ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपने सिलिकॉन में मान लो कोई एक एलिमेंट एक्स डालना है, तो भाई सिलिकॉन इतना लिया, एलिमेंट एक्स इतना लिया, डाल दिया, अबे सिलिकॉन ही खो जाएगा उसमें। ठीक है, डोपिंग करने का मतलब ये है। अब ऐसा तो नहीं होता ना, अगर आप डोपिंग कर रहे हो, मान लो आप दौड़ने वाले हो, आपको किसी ने बोला भाई ये ले लो, ठीक है, इससे बहुत तेज दौड़ोगे फ्लैश के जैसे, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम फैक्ट्री में जाओगे उसकी उसमें डुबकी मार दोगे उस केमिकल में, तुम थोड़ा सा अमाउंट लोगे अपनी बॉडी में डाल दोगे और फिर कहोगे यस आई एम इनहैंस्ड, अब करेंगे काम, है ना। तो वो चीज समझना। तो एक्सटर्नल इंप्योरिटी ये जो होती है पार्ट्स पर बिलियन, मतलब बिलियन एटम्स में जाके एक एटम डाला जाता है। हमारे पास जो साइज होना चाहिए, साइज ऑफ डोपेंट, डोपेंट मतलब जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए जो बाहर से ले रहे होते हैं वो डोपेंट समझ लो, ठीक है। साइज ऑफ डोपेंट शुड बी सेम एज ऑफ एटम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब तुमने इतनी बड़ी गोली ले ली और घुसेड़ ली पेट में, ठीक है, वो नहीं। जो साइज होना चाहिए, जैसे मान लो आप एक लेटिस में अगर कोई चीज मिलाना चाहते हो, लेटिस के एटम का साइज ये है, तो आप बहुत छोटा भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो क्या होगा, वो साइट पर जाके बैठेगा नहीं, वो इंटरस्टिशियल साइट में कहीं जाके खो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा भी नहीं हो सकता। अगर आपने बहुत इतने एटम्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसमें इतना बड़ा सा आपने डाल दिया, वो लैटिस को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है, भले वो एफसीसी स्ट्रक्चर में है, बीसीसी स्ट्रक्चर में है, वो लैटिस डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहली बात, कंसेंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए और साइज हमारे पास कंपेरेबल होना चाहिए, अदरवाइज या तो वो इंटरस्टिशियल साइट में खो जाएगा अगर छोटा है, और अगर बड़ा हुआ तो आपका लैटिस डिस्टॉर्ट कर देगा। तो ये डोपिंग करने की कंडीशन होती है। तो अब हम लोग क्या होता है, मटेरियल्स को दो टाइप से डूप करते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, पहले मैं इनको समझा देता हूं, फिर इनके पॉइंट्स जो हम लोगों ने लिख रखे हैं आप उसको अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे समझ लो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर्स जैसे हमारे पास सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इनमें आप डूप कर रहे हो, डोपिंग ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट। सर 13th ग्रुप एलिमेंट मतलब, अरे भाई ये 14th ग्रुप में ही आते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम 14th ग्रुप आते हैं, तो 13th ग्रुप में अगर आप डोपिंग कर रहे हो तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। हमारे पास अगर इस टाइप से सेमीकंडक्टर, जैसे मान लो कि हमारे पास सिलिकॉन का आपका स्ट्रक्चर था, ठीक है, सिलिकॉन के कार्बन के जैसे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है हमारे पास? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोगों ने ये जो X डाला है, ये X डोपेंट है, सिमिलर साइज का होना चाहिए। और आपको भी पता है अलोंग दी अगर आप ग्रुप जा रहे होते हैं तो साइज हमारे पास डिक्रीज करता है। ठीक है, साइज हमारे पास डिक्रीज करता है। तो आप 14th ग्रुप में या तो 13th ग्रुप की करोगे तो कंपेरेबल साइज, 14th के साथ या तो 15th की करोगे कंपेरेबल साइज। ये नहीं कि सर हमें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए तो हम कर देते हैं 17th ग्रुप से, साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपका डोपिंग का कंडीशन फेल कर जाएगा।
हम लोगों को सिमिलर साइज चाहिए, तो ये 14th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग किससे डूप कर रहे होते हैं, 13th ग्रुप में पी टाइप्स। और पी टाइप क्यों बोलते हैं जरा समझना, 13th ग्रुप के एलिमेंट्स में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इनमें हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ये तो इस टाइप से बॉन्ड बना लिया, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से, और अगर आप देखोगे यहां पर ऑटोमेटिकली यहां पर एक खाली सी पोजीशन आपको दिखाई देगी, ठीक है। अब जरा ये समझना कि मींस पी टाइप्स में कहीं ना कहीं होल जनरेशन हो रहे हैं, होल जनरेशन हमारे पास हो रहा है। कहने का मतलब सर यहां पे पहले से ही वेकेंट साइट है, ये वाला जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है कूद के इधर आ जाए, फिर होल इधर चला जाए, फिर इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ जाए, होल चला जाए, तो मतलब पहले से ही हमारे पास आपके होल्स कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये पूरा एलिमेंट न्यूट्रल ही रहता है पूरा, अगर आप उसकी बात करोगे तो ये न्यूट्रल ही होगा। कई बच्चों को लगेगा सर ऐसा क्यों हो गया, एक इलेक्ट्रॉन तो कम पड़ गया। अरे भाई एक्स एटम जो है, ध्यान से सुनो, सिलिकॉन के एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल है। ये सिलिकॉन में जितने इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है। आपने अगर ये एक्स डाला है, इसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी न्यूट्रल है। ये नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, सर ये इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा पड़ गया, अरे ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए एक्स्ट्रा पड़ गया है, लेकिन इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसके जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसके जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, इसके जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। जो आपका डूपिंग करने के बाद मटेरियल बनता है वो न्यूट्रल ही होता है, ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं इस चीज को। अगर हम लोग इसका एनर्जी बैंड के हिसाब से देखें तो जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है इसको बच्चे रटते हैं, लेकिन प्लीज समझिए, ठीक है। और वैलेंस बैंड हमारे पास, जरा यहां पर समझना, ये बैंड गैप एनर्जी है डेल्टा Eg। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमारे लिए किस टाइप से होता है, इस टाइप से, ऐसे। इसको कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। क्या कहते हैं, एक्सेप्टर लेवल। ऐसा क्यों कहते हैं सर, क्योंकि जरा ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, जैसे देखो एक होल बन गया था, अगर मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, हम लोगों ने हीट नहीं करा, ये इलेक्ट्रॉन लेकिन फिर भी जंप कर सकता है, यहां पे होल यहां आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकता है, होल यहां आ जाए। तो क्या आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन को मेरे को तोड़ के, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे को कंडक्शन करवाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन तोड़ना पड़ेगा। मींस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ला सकता हूं मैं, हीट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। मुझे कंडक्शन अगर करवाना है तो हम लोग क्या करें, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो कुछ कुछ थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करना स्टार्ट कर देंगे, और जंप करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा करंट बन जाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन को इस बार आपको तोड़ने की एनर्जी नहीं देनी, इस बार आपको हल्की सी एनर्जी देनी है, और वो हॉप करेगा, जंप करेगा, और होल करंट डेवलप हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से कम एनर्जी के साथ यहां से जंप कर जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहां पे कुछ और होल्स हमारे पास बनेंगे, होल्स बनेंगे तो हमारे पास होल इन वैलेंस बैंड कंडक्शन करवा देगा बैंड थ्योरी के हिसाब से। तो दीज आर योर पी टाइप सेमीकंडक्टर, जहां पे एक एक्सेप्टर लेवल होता है, ठीक है, जहां पर एक एक्सेप्टर लेवल होता है हमारे पास, ओके। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हम लोग 14th ग्रुप के एलिमेंट्स को, ठीक है, डूप कर रहे होते हैं 15th ग्रुप के एलिमेंट से। किससे, 15th ग्रुप एलिमेंट से, ओके। और आपको ये पता है 15th ग्रुप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, और हमारे पास यहां पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही आप इसको डूप करोगे, अब जरा समझना क्या होने वाला है। अगर मान लो कि कोई एलिमेंट एक्स है जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहां पर हमारे पास सिलिकॉन है ऐसे, और सिलिकॉन के पास तो 4 थे, 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 ऐसे। तो सिलिकॉन के ये बॉन्ड्स बनाने में बिजी हो गए, लेकिन जो आपने बाहर से एलिमेंट डाला था उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन अभी है, फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो इसका जरा बैंड स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देख रहा, बैंड स्ट्रक्चर में ये रहा कंडक्शन बैंड, और ये रहा हमारे पास वैलेंस बैंड। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन बॉन्डेड फॉर्म। आप ध्यान से देखो कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डेड फॉर्म में हैं,
अब तुम कहोगे सर सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड छोड़ना है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री भी है, ये पांचवा वाला इलेक्ट्रॉन जो इसने प्रोवाइड करा वो तो फ्री भी है। हमने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन वो अभी कंडक्शन नहीं करा रहा। मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्ट करा देगा, इजीली कंडक्ट करा देगा, हाँ या ना। आपको इलेक्ट्रॉन तोड़ के फ्री कराना हो तो आप एनर्जी दो तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी टूट के यहां आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कम से कम एनर्जी में आसानी से हमारे पास कंडक्शन करा देता है, तो इसको यहां बना देते हैं। वो दिस इज कॉल्ड डोनर लेवल। क्या कहते हैं इसको? डोनर लेवल। क्योंकि इस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है इस मटेरियल में कंडक्शन के लिए, इसलिए इसको डोनर लेवल कहते हैं। पिछले वाले में एक्सेप्टर लेवल इसलिए कहते थे क्योंकि जो एक्स एलिमेंट डाला था उसने एक वैकेंसी क्रिएट कर रखी है जिससे कंडक्शन हो पाए, इसलिए कहते हैं एक्सेप्टर। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कंडक्शन करवा देगा, तो इसलिए कहते हैं उसको एक्सेप्टर लेवल। अब इसको समझना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले चलना स्टार्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पर आएगा, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड कंडक्शन करवाता था, तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री था उनको यहां दिखा रखा है और ये करवा देंगे हमारे पास कंडक्शन। तो ये होते हैं हमारे पास बेसिकली एन टाइप। इसमें अगर आप देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आर ग्रेटर 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 देन नंबर ऑफ होल्स। हमारे पास ऐसा नहीं होता यार मटेरियल में, आपको भी पता है कि आपने शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट सॉलिड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मटेरियल जब बनता है तो थोड़े बहुत डिफेक्ट्स तो हर जगह होते हैं, है ना। आपका 100% एफिशिएंट लैटिस तो बनेगा नहीं, कई बार होगा कि बॉन्ड ढंग से बना, कई बार नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएंगे, कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स पे रह जाते हैं एटम। तो बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं है कि सर एन टाइप में होल होते ही नहीं है, अरे एन टाइप में होल होते हैं, कुछ तो नॉर्मल डिफेक्ट्स की वजह से भी आ रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली हमारे पास ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करता है, आप याद कर सकते हैं एन से इलेक्ट्रॉन, और इसमें पी में बेसिकली होल पॉजिटिव चार्ज जैसे बिहेव कर रहे थे, तो होल्स हमारे पास यहां पर ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने उन प्रॉपर्टीज पे, एन टाइप और पी टाइप्स पे। हम लोग कहते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझा दिया है। अब जरा देखो, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मींस हमारे पास 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास इसमें ग्रुप किए जाते हैं। इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, इंप्योरिटी मींस बाहर से, तो यहां पर 13th ग्रुप के आपके एलिमेंट्स हम लोग वो करते हैं। डोनर इंप्योरिटी, जो हमारे पास डोनर इंप्योरिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन होल्स, इसमें इस टाइप से हम लोग करते हैं, और नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डोनर इंप्योरिटी में जो आप बाहर से डाल रहे हो उनका जो कंसंट्रेशन है वो ND या Na लिया जाता है, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं वैसे, कोई नहीं। अगला इंट्रिंसिक में अगर आप देखोगे तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन को यहां से कूद के यहां आना होता था तब कंडक्शन होता था, राइट। यहां पर एन टाइप में एक डोनर इंप्योरिटी लेवल था, मैंने कहा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही फ्री हैं, उनको हल्की सी एनर्जी देके भी आप कंडक्शन करवा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे भी जंप हो सकता है। आप गर्म करने लगोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन टूट के भी कंडक्शन में जाएंगे, नो डाउट, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी कंडक्शन करवा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का करंट ज्यादा डोमिनेट करता है। जरा यहां पर देखोगे पी टाइप में ये है एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल, मींस यहां पर आपके हमारे पास होल्स हैं, ठीक है, और आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप करके कंडक्शन करवा सकते हैं, जो हॉपिंग की बात कर रहा था, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो होल इन वैलेंस बैंड कंडक्शन करवा देगा। और ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करा सकते, आप हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन भी जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है। इसमें जितने नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही हमारे पास होल्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। हमारे पास यहां पर हमारे पास जनरली अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव डोनर एटम्स हैं, मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड मेनली यहां पर जो हमारे पास होता है मेनली ड्यू टू होल्स हमारे पास होता है, ठीक है। करंट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ओके। अब तो हम लोगों ने ये बात कर लिया Ne इज इक्वल टू NH और इक्वल टू Ni, ये है इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी, ठीक है। हमारे पास Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH होता है, ठीक है। कई बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर अगर इंट्रिंसिक कैरियर, ध्यान से सुनना ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में डायरेक्टली दिया जाता है मास एक्शन लॉ के नाम पे कि Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। तो कुछ बच्चे कहते हैं क्योंकि सर Ne और NH बराबर है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं Ne प्लस NH इज इक्वल टू 2Ni, ऐसे लिख सकता हूं? नहीं,
लिखना चाहो लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन जो रिलेशन है आप इस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये रिलेशन हम लोग यूज नहीं करते, ये रिलेशन हम लोग यूज करते हैं। इसका एक डेरिवेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, जो अभी आपने कैरियर डेंसिटी Na का देखा था ना, एक्सेप्टर का डेंसिटी और डोनर का डेंसिटी Nd, उनका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टेम्परेचर का फंक्शन एलिमिनेट होने के बाद ये रिलेशन आता है। तो आप प्लीज ये मत समझना कि हाँ कि सर दोनों बराबर हैं तो हमारे पास Ne प्लस NH को 2Ni लिख लेंगे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि वो जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते। ठीक है, तो आपको दिस इज कॉल्ड मास एक्शन लॉ। ठीक है, और जैसे एक ध्यान से सुनना कि किसी भी मटेरियल के, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डूपिंग करने के बाद भी, आफ्टर डूपिंग, मैं यहां पे लिख रहा हूं आफ्टर डूपिंग दिस रिलेशन शुड नॉट वायलेट दिस। हम डूपिंग इस तरीके से करते हैं, मैंने कहा था ना पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट बिलियन एटम्स में एक बाहर का एटम आता है, तो हमारे पास आफ्टर डूपिंग दिस रिलेशन डज नॉट वेरी। हम लोग इस तरीके से ही डूपिंग करते हैं कि ये रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। जैसे एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, कॉपर की रेजिस्टिविटी आयरन की रेजिस्टिविटी से डिफरेंट है। अगर आप कॉपर को बड़ा छोटा लोगे तो रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगा। आयरन का छोटा पीस लो या बड़ा पीस लो, दोनों का रेजिस्टेंस अलग हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी आयरन मटेरियल पर डिपेंड करती है, वो सेम ही होगा। फॉर सेमीकंडक्टर, जैसे रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स के लिए है, फॉर सेमीकंडक्टर ये इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी Ni एक फिक्स क्वांटिटी होती है, एक फिक्स क्वांटिटी होती है। सर डोपिंग करने के बाद फिर फायदा क्या हुआ? डोपिंग करने से फायदा ये होता है कि आपका जैसे इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन मोबाइल ज्यादा था एज कंपेयर टू होल, इलेक्ट्रॉन जल्दी भाग सकता है एज कंपेयर टू होल। तो आपके करंट का जो रेशियो है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर मैं बोल रहा हूं मींस करंट जल्दी बन सकता है, होल करंट है तो करंट धीरे धीरे बन सकता है। ठीक है, दोनों का डोमिनेंस है कि अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज कर रहा हूं तो वहां पे होल करंट बनाएगा, मींस होल्स ज्यादा है तो करंट बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर डिवाइस में हमें करंट जल्दी से ही चाहिए, हो सकता है कुछ ऐसे डिवाइसेस हो जहां पर हमें करंट धीरे धीरे चाहिए, तो वहां पर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को डोमिनेट करवा के या फिर यूज करते हैं। अगर हमें करंट रैपिडली चाहिए तो हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को वहां पे ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, वो जल्दी भाग सकते हैं, तो उनका करंट जल्दी डेवलप होता है। समझ रहे हो? लेकिन मटेरियल की जो बेसिक क्वालिटी है, मैंने कहा था कि अगर आप डूपिंग करते हो बाहर से तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा नेचर ही चेंज कर दो मटेरियल का, सिलिकॉन सिलिकॉन रहा ही नहीं, कुछ और एलिमेंट बन गया, नहीं। जब आप डूपिंग करते हो तो बाहर का एलिमेंट बहुत ही कम होना चाहिए, उसका सिलिकॉन का जो पहले इंट्रिंसिक कैरियर की डेंसिटी थी वो हमारे पास हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो Ne इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NH और NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne, ये N टाइप एंड P टाइप में हो गया। यहां पे जो टोटल करंट है दैट इज IE प्लस IH, यहां पे सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक करंट मींस रैपिड फास्ट करंट अगर आपको बनाना है, और यहां पे आपका होल करंट है जो कंपैरेटिवली धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है। इंटायरली न्यूट्रल, इंटायरली न्यूट्रल, इंटायरली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हर एटम का, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है तो हर एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है, तो हमारे पास पूरा मटेरियल न्यूट्रल ही रहता है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स आर इक्वल, मेजॉरिटी, जरा देखो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एन टाइप में कई बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अरे भाई एन टाइप में होल्स भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है होल्स के कंपैरिजन में। होल्स होते हैं क्योंकि नेचुरली कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होंगे, और यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स की अगर आप बात करोगे जो ज्यादा है वो हमारे पास होल्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग जरा देखते हैं। ठीक है, आपको एक ये रिलेशन पता होगा, I इक्वल टू NEA है ना, I इक्वल टू नावेद पढ़ा होगा या कुछ कुछ और नाम बना लेते हैं। VD अवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, होल्स एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर रेट से भागते नहीं है। इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली फ्री है तो जल्दी जल्दी भागता है, होल्स क्योंकि हॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चल रहा होता है वो कंपैरेटिवली धीरे चल रहा होता है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ होल्स, दोनों बराबर बराबर उससे नहीं चलते, भले ही आपने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, आपने एक मटेरियल पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अप्लाई करिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों पर, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ठीक है, मोबिलिटी क्या होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इसको देखूं तो I इज इक्वल टू, ये I बाय A इज इक्वल टू NEVD, इस टाइप से है। दिस इज योर करंट डेंसिटी NEVD, ये तो आपने पढ़ा है ना। तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, इसका टोटल करंट डेंसिटी बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस नंबर ऑफ होल्स E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, दोनों की करंट डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक तो ये, और दूसरी बात रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो आपको J इक्वल टू सिग्मा E, आपको याद आ रहा होगा हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड दिस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी 1 बाय रो, है ना। तो मैं इसको यहां पे भी लिख सकता हूं, जरा देखो इसी रिलेशन को, J टोटल इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं NEE म्यू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, प्लस NHE इंटू म्यू HE, ऐसे आ गया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन ले लो, जरा देखो मजेदार चीज, NEE म्यू E प्लस NHE म्यू H इंटू E। क्या आपको अब कुछ समझ आ रहा है? J टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाई, दोनों के लिए लगाई, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं टोटल है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, सिग्मा। दिस इज योर सिग्मा विच इज योर कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। और अगर आपसे रेजिस्टिविटी पूछी जाए तो इनवर्स कर लोगे। तो ये दो रिलेशन आपको इंपॉर्टेंट है एज ए डेरिवेशन और एज ए कंसेप्ट भी। जैसे देखो इंट्रिंसिक में दोनों बराबर है, तो यही J की वैल्यू दोनों को बराबर कर लो तो आपकी आ जाएगी। पी टाइप में NH ज्यादा है तो J में VH को हटा दो तो NEV हमारे पास पी टाइप में। अच्छा, पी टाइप में हमारे पास नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन वाले को आप निगलेक्ट कर दोगे, NEVH हो गया। यहां पर N टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो होल्स वाले को निगलेक्ट कर दो तो ये हो जाएगा। यहां पर देखो पी टाइप्स में हमारे पास होल्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर दो तो ये आ जाएगा। एन टाइप्स में होल्स को निगलेक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो आपके रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप लोग यहां से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 2 बार जेईई मेंस में भी आ चुका है। अ फोटो डिटेक्टर इज मेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर विद, अच्छा फोटो डिटेक्टर का है ना ये, अभी रुक जाओ। ठीक है, वैसे तो चलो देख सकते हैं। कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ इट कैन डिटेक्ट। ठीक है, इस टाइप से जरा ये समझना कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कंडक्शन बैंड है, उसमें भी ऐसी चीज हो रही होती है, कंडक्शन बैंड है और एक वैलेंस बैंड है। इन्होंने कहा है फोटो डिटेक्टर इज मेड फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप। इसका जो बैंड गैप है ये है आपका 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ दैट इट कैन डिटेक्ट। ठीक है, या आप कह सकते हो फोटो डिटेक्टर क्या होता है, जैसी रोशनी पड़ती है तो करंट बनाता है। आपके पास एक कुछ करंट आ रहा था, जैसी रोशनी पड़ी तो कुछ और करंट आने लगा, तो मतलब करंट तभी बनेगा जब लाइट गिरेगी, डिटेक्ट करेगा वो लाइट को। और आपको डिटेक्ट कैसे करते हैं, आपके मान लो 2 एम्पेयर चले जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 एम्पेयर या 0 एम्पेयर मान लो आप। एक रूम में आपने फोटो डिटेक्टर लगा दिया, अगर मान लो उसमें लाइट गिरी तो ये करंट अचानक 0 से कुछ ना कुछ हो जाएगा, और करंट चेंज हुआ तो आपको पता लग जाएगा पक्का वहां पर लाइट गिरी है। तो लाइट गिरेगी कब, जब कोई भी कुछ हुआ, रिएक्शन हुआ या कुछ भी, लाइट गिरी, वो क्या करती है, उस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं जंप करा देती है, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हुआ करंट चेंज हो जाएगा। करंट चेंज हो गया तो काम बन गया। तो इन्होंने कहा कि हमें कितनी मिनिमम वेवलेंथ हमें डालनी पड़ेगी। जब लैम्डा की मिनिमम की बात कर रहा हूं तो हमारे पास बेसिकली मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास बात हो रही है, यही पूछा ना। अच्छा, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है, तो वेवलेंथ अगर हमारा मैक्सिमम है तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो यार एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए आपको कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, ये हमारे पास, तो एनर्जी इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा आप यूज करो, यहां से लैम्डा आप कैलकुलेट आउट कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन आया, 1240 आप यूज कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें आई डोंट थिंक आपको कोई बहुत बड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अगला है हमारे पास पीएन जंक्शन। सर फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ हमारे को कि हमने पी टाइप बना लिया, एन टाइप बना लिया, तो फायदा क्या हुआ? ये बात तो आपकी सही है। अब जरा समझना, करंट बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं फ्लो चाहिए होता है। करंट बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कैरियर्स या चार्ज का बेसिकली एक फ्लो चाहिए होता है। मान लो मेरे पास इस रूम में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, मतलब बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स है, बहुत सारा हाई प्रेशर है। इसका जो एडजेसेंट रूम है उसमें बिल्कुल प्रेशर कम है, बहुत कम गैस के पार्टिकल्स है।
अगर मैं इन दोनों का कॉमन गेट खोल दूंगा तो आपको पता खुद से लग जाएगा कि एयर मूव करेगी हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर, है ना। हमने कोई पंखे की जरूरत नहीं पड़ी हवा चलाने के लिए, जो दरवाजे पे खड़ा होगा उसको अपने आप हवा महसूस होगी। क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। उसके इस साइड हाई प्रेशर है, पीछे लो प्रेशर है, तो हवा हमारे पास इस टाइप से उसको आते हुए मतलब फील होगी। द सेम थिंग गोज इन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज एज वेल, है ना, कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जब आप समुद्र के सामने होते तो हवा आपको दोनों साइड से लग रही होती है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। उसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि पीएन जंक्शन में, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास हो गए होल्स, और एन टाइप में हमारे पास हो गए इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, या मैं कह देता हूं मेजॉरिटी में। इसके अंदर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होल्स है और इसके अंदर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि एन टाइप में होल्स नहीं होते या पी टाइप्स में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऐसा नहीं कह रहा, मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो जरा ये समझना कि अगर मान लो कि मैंने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ठीक है, ये है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, को जब हम लोग एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि बस छुआ दिया तो करंट फ्लो हो जाएगा, नहीं, इसके बीच में एल्यूमिनियम की एक प्लेट लगा के 500 डिग्री तक हम लोग हीट करते हैं, तब ये फ्यूज हो पाते हैं एक दूसरे के साथ। जो मिट्टी होती है ना, उसको आप ऐसे नहीं लाइटर दिखाए पिघलने लग गई, ठीक है, वो उसमें सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये है, इसके बीच में एक एल्यूमिनियम का प्लेट लगता है, बहुत थिन, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल टाइप से आप कह सकते हो, एंड 500-600 डिग्री टेम्परेचर तक हम हीट करने के बाद इनको फ्यूज करवा पाते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो जरा यहां पर समझना कि पी टाइप में हमारे पास यहां पे होल्स, आप देखोगे यहां पर होल्स आपको यहां पर मिलेंगे, इस टाइप से होल्स ज्यादा है। इस दैट डज नॉट मीन कि यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आप यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को भी मानेंगे, ये हमारे पास होल्स यहां पर एक्सेस में। और जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे आप इन दोनों को फ्यूज करवाते हो, तो सबसे पहला स्टेप जरा आपको फिनोमिना में समझना है। सबसे पहला होता है डिफ्यूजन। यार ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि एक रूम में आपने बहुत सारे बंदे ठूस दिए, जैसे बस में, एक बस में बहुत सारे बंदे ठूस दिए और साइड में एक दूसरी बस बिल्कुल खाली पड़ी है। भाई साहब सारे बच्चे तो है, सारे लोग है खाली बस वही जा रही है, सारे के सारे तो वही भागेंगे ना। तो यहां पर आपने क्या रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ठूस दिए हैं बहुत सारे, और यहाँ पे कुर्सियां छोड़ दी हैं खाली, होल क्या है, वेकेंट साइड। तो भाई साहब, भाई इंसान का जो फितरत है ना, वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पूरा निभाता है। ये इलेक्ट्रॉन देखता है खाली की खाली सीटें पड़ी है, भाई चलो, तो क्या होता है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ये जो प्रोसेस है, ये इसमें डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। फर्स्ट इज डिफ्यूजन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डिफ्यूजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एन टाइप से भागता है पी टाइप में, होल्स के साथ मिलने के लिए, ठीक है। और आपको तृप्ति कब मिलती है, जब आप कुर्सी पे टिका लेते हो, है ना। तो वही समझ लो कि यहां पर उस वर्ड को इलेक्ट्रॉन, बस थोड़ी सी साइंटिफिक वर्ड बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ मीट करता है, दैट इज अवर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन वर्ड कह देते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भागते हैं भाई साहब यहां पर कि चलो भाई कुर्सियों पे बैठेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में भागा, और आपको भी पता है कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर इस टाइप से भाग रहा है तो करंट किधर बनेगा, करंट आपका इधर बनेगा, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन करंट। और वो कहां से कहां बना, आपका पी टाइप से एन टाइप में। तो सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे आप इनको टच करते हो तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भागते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर बनता है, विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। अब पता क्या होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, आप सभी स्कूल की बस में बैठे हो, या आपने देखा भाई वहां पे तो सीट खाली है, आपका 5-6 बच्चों का ग्रुप भागा सीट के लिए, ठीक है। आप जब तक बैठने वाले थे तब तक दूसरा बैठ गया, आपका तो कट गया, आप कहते हैं यार तो बैठ गया यार, तो तुम्हारे 3 दोस्त बैठ गए, बस तुम खड़े हो, फिर अब ईगो हर्ट हो चुकी है, सब तुम पे हंस रहे, तो तुम कह रहे नहीं मेरे को बैठना नहीं था, मैं तो तुम्हारे साथ आया था, है ना। वैसे ही हमारे पास कुछ क्या होता है, कुछ का यहाँ पे कटता है कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहां से भागे, कुछ तो आके न्यूट्रलाइज कर गए भाई, उनको सीटें मिल गई, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका कट जाता है, वो क्या होता है, फंस जाते हैं बेचारे, ठीक है। भागे तो थे लीचड़ पंक्ति में, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फंस जाते हैं। आपने ये चीज नोटिस करी होगी ना, आप सीट के लिए भागे होगे, ठीक है,
तो आप दो तीनों को सीट मिल गई, एक को नहीं मिली, वो आप ही के पीछे आराम से खड़ा, नहीं नहीं भाई तुम बैठो यार, तुम बैठो, मैं खड़ा ठीक हूँ। मैं तो इसलिए तो भाग रहा था क्योंकि सुबह एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी है ना। तो हमारे पास जरा ध्यान से समझना, ये डिफ्यूजन होने के बाद समय ही सम इलेक्ट्रॉन्स आर अनन्यूट्रलाइज्ड, उनको तृप्ति नहीं हुई, अनन्यूट्रलाइज्ड एंड इमोबाइल, वो आप ही के साथ हैं लेकिन इमोबाइल है, हिल भी नहीं रहे। ईगो पर आ गई ना, हम भाग के तो आए थे वहां से कि कुछ मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाते हैं इधर, ठीक है, हमारे पास इधर यहां से इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से भागे होते हैं लीचड़पंथी में यहाँ पर, तो उनकी कुछ खुद की सीट, वही बात है ना, अरे यार इस बस में तो बड़ा धक्का मुक्की है, चलिए उस बस में चलते, सीट पे बैठे हैं लेकिन ना खाली बस में जाना, ठीक है, तो वो अपनी सीट यहाँ त्याग दिए, तो यहाँ के भीड़ वाले तो खुद ही बैठ गए उस पर, और वो अपनी बस त्याग के जब दूसरे के बस में गए तो वहां जगह ही नहीं मिला। तो यहां पर कहीं ना कहीं कुछ वैकेंसीज या होल्स आप कहते हो, वो होल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं इस डिफ्यूजन प्रोसेस में। तो पी टाइप और एन टाइप में अगर आप यहां पे देखोगे तो इधर अगर आप देखोगे तो इस टाइप से कुछ हो रहा होता है। ये है आपका पी, ये है आपका एन, हमारे पास पी इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठे हो गए जिनका कट गया, और कुछ यहां पर हमारे पास होल्स आ गए, जो इलेक्ट्रॉन यहां से सीट छोड़ के गए थे कि भीड़ भाड़ में कहां बैठेंगे, एसी काम नहीं कर रहा, दूसरे एसी वाले बस लाल वाले बस में बैठेंगे, वहां जाके उनका भी कट गया, ठीक है तो अपने यहाँ पे सीट छोड़ दिए थे वो। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास डेवलप होने लगता है, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। तो अगर आप पोटेंशियल को देखोगे तो यहां से बढ़ते बढ़ते जैसी दूसरी, यहां नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कम और पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि ये जो होल्स हैं वहां वैकेंसी है, वहां चार्ज नहीं है, तो वहां पे जो भी पोटेंशियल होगा वो इस वाले नेगेटिव चार्ज से हमारे पास तो ज्यादा ही होगा। तो अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो यहां पर पोटेंशियल कम है, और इसको कहते हैं हम लोग डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं? डिप्लीशन लेयर, ठीक है, इसको कहते हैं। ये जो बीच में बन गया ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां आके इकट्ठे हो गए, कुछ होल्स यहां रह गए, दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर आप कहते हैं। इसके अंदर यहां इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पोटेंशियल कम होता है, और यहां पर आते आते पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो देयर इज अ पोटेंशियल बैरियर आल्सो। मींस यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लो एक पहाड़ टाइप का बन गया, नॉर्मल पहाड़, आपको बॉल फेंकनी है तो उस बॉल को उस पहाड़ से क्रॉस करानी होगी तभी दूसरी साइड जाएगी, है ना। तो यहां पर इसके अंदर एक जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई हमारे पास, कोई उल्टी डायरेक्शन में बना दी मैंने, ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस टाइप से डेवलप हो जाती है। अब कहोगे कि सर ये तो हमारे पास पॉजिटिव तो होता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही है? मैंने क्या कहा, हमारे पास पोटेंशियल से आप चीजों को समझ सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, और यहाँ पे अगर आप चार्ज नहीं मान रहे हैं तो कंपेरेटिवली पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, अब जरा देखना ये मजेदार चीज करती है, ठीक है। हमारे पास लीचड़पंथी तो अभी भी चल रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन का चलिए चलिए मर्तबा चलिए चलिए यहां पे कूदेगा, ठीक है, जैसे ही कूदेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर बनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का देगा, भीड़ में भाग रहा, ठीक है। होल कह रहा है चलिए यहां पे चला जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में भाग, फालतू का भीड़ मचा रहा। मीन जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कूदने की कोशिश कर रहा है उसको वापस भेज दिया, जो होल इलेक्ट्रॉन को देख के उधर जाने की, देखो यार इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो बेसिकली होल उधर जा रहा है ना। तो हम लोग होल को भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो होल जो इधर जा रहा है उसको वापस इधर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन लेयर क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां पुश कर रही है, पी से एन, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है पी से एन की डायरेक्शन। मोस्ट डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन जो एन का इधर से कूदा था ये वापिस इधर आएगा, तो पी से अगर एन इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट किधर बना, एन से पी। भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में तो करंट है, तो जो हमारे पास ये करंट होता है दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये ड्रिफ्ट करा रहा है। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसको ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप कहते थे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये डिफ्यूज, मतलब जगह देख के जगह खाली मिली तो भागे, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो जम कर इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस खिसका है, तो इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। जरा इसका डायरेक्शन देखो, ये पी से एन, ये डिफ्यूजन करंट जो बना ये पी से एन बना है,
और जो ड्रिफ्ट करंट बना है वो एन से पी बना है। अपोजिट डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही। पहले करंट हमारे पास इधर से इधर बन रहा था, थोड़ी देर के बाद करंट इधर बना, और फाइनली जाके टोटल करंट कुछ देर के बाद आई टोटल, मैं यहां पे लिख देता हूं, आई टोटल 0 हो जाता है। आई टोटल, दोनों बस में इधर उधर लोग सेटल वेटल हो गए, खत्म हो गया मामला, ठीक है, खत्म। थोड़ी देर के लिए तो करंट हुआ ना। हमारा मेन पर्पस क्या था? मटेरियल में से कंडक्ट कराना। हमने एक साइड इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक साइड सीटें खाली छोड़ दी, जैसी मर्ज करा इलेक्ट्रॉन यहां से वहां भागा, कुछ अटक गए, कुछ खाली फालतू में फोकट में अपनी सीट छोड़ गए, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। इतना समझने के बाद अब आप चार्जेस पे आ जाना, हर चीज बस से समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल, इस साइड का पोटेंशियल कम है, अगर आप यहाँ पे चार्ज नहीं भी मान रहे तब भी कंपैरेटिवली पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस साइड आपका एक पोटेंशियल हाई होता है, इस साइड आपका लो होता है। व्हेनेवर देयर इज अ, और देखोगे इसमें एक पोटेंशियल बैरियर बन गया, मींस एटलीस्ट आपको इतना पोटेंशियल चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के पास, सच दैट वो यहां से यहां कूद पाए। समझ रहे हो? हमारे पास एक पोटेंशियल का गैप आ गया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। इसी को हम लोग डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हाई से लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा वो वापस आ जाएगा, जो होल इलेक्ट्रॉन को देख के इधर जा रहा होगा वो वापस चला जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगता है और पॉजिटिव वाले पे इधर लगता है, तो वैसे ही हो गया। तो हमारे पास दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भागा है, मींस पी की साइड से एन साइड, तो अगर पी की एन साइड भागा है तो करंट कहां से बना होगा? एन से पी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, थोड़ी देर में सारा मामला सेट हो जाता है, करंट 0। थोड़ी देर के लिए हमारा पीएन जंक्शन आराम से करंट बना पाया, ठीक है, लेकिन मजेदार नहीं, मजा नहीं आया। अब बात यह है कि तो फायदा क्या हुआ सर? ये तो लुल हो गया लुल नहीं हुआ बेटा, अब आएगा असली काम। नेक्स्ट इज बायसिंग। क्या कहते हैं? बायसिंग। जैसे आपके घर में 4 भाई बहन हो, 3 भाई बहन हो, 2 भाई बहन हो, पापा मम्मी भेदभाव करते हैं ना, है ना? भेदभाव क्या? जैसे अब लड़कियों को तो हमेशा फील होता है, लड़कों को तो लगता ही नहीं, क्योंकि उनको तो मजे में मिल रहा होता है, घर पे हर चीज, खाना भी मिल रहा है, परोस के बहनें खाना परोस रहे। तुमने कभी परोसा नहीं होगा अपनी बहनों के लिए या मम्मी के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है ये काम उनका ही है, ये सोसाइटी ने बना दिया आपके लिए, तो आपको लगता है ये उनका ही है। बट दिस इज बायसिंग। आपको बाहर जाना है 7 बजे 8 बजे के आसपास घूमने के लिए, तो आप फ्री हैं, लेकिन बहन जाएगी तो आप सभी लोगों के, भाई साहब ये बहन कहां जा रही है 5 बजे के बाद बाहर है, खुद दूसरे के लिए सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो, लेकिन नहीं, हम जा सकते हैं। अब जरा समझना, ये बायसिंग है, पेरेंट्स की बायसिंग है लड़कों के प्रति। लड़का अगर कर रहा है तो हाँ ठीक है, लड़का कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर पिट पिटा के आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है वैसी शक्ल बिगड़ी थी, है थोड़ी सी और बिगड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बायसिंग है कि आपके गलत काम में पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, और बहन का अगर कोई अच्छा काम भी होता है उसको रोक देते हैं। समझे? समझे भाई? ये क्या हो रहा है? तुम्हें भी स्क्रीन में वो दिख रहा है क्या? इसका लगता है कुछ पंगा है। तो बायसिंग क्या है? अब हमारे पास जो ये पीएन जंक्शन था, ध्यान से समझिए, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है भाई। देखो बायसिंग वायसिंग मतलब घर पे मत होने दिया करो, ठीक है यार। ये कुछ हो रहा है क्या इसमें? ऐसे ऐसे वो चल रहा है, अच्छा ठीक है। तो ये बायसिंग वायसिंग मत होने दिया करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, रात को अगर बहनें घर से बाहर जाना चाहे तो जाने दिया करो, रीजन बीइंग तुम्हारा आलस भी तो इसमें काम आ सकता है ना, घर पे आराम पहुंच पा रहे हो ठीक है। बहनों को छोड़ दो, हाँ यार तुम्हें बाहर जाना है, जाओ तुम जाके लेके आओ राशन, ठीक है, और तुम आराम से चिल मारो ठीक है। तो पीएन जंक्शन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी सोच इसलिए है क्योंकि मेरे को काम कम करना पड़े, इसलिए मैं कहता हूं इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जाए, ठीक है। ये नहीं कि 7 बजे चीनी खत्म हो गई तो हम ही लेके आएंगे, नहीं, बहन भी जाए, ठीक है। हाँ, हम आराम से बैठेंगे, टीवी देखेंगे, सास बहू का सीरियल देखेंगे तो आओ, हम लोग पीएन जंक्शन को कैसे, इस डायोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ऐसे और एन ऐसे, ठीक है। सिंबल है तो ऐसा ही सिंबल क्यों है? तो बेटा ऐसा रजिस्टर का क्यों होता है? क्योंकि वो सांप होता है, पागल इंसान। सिंबल है भाई हमारे पास, दिस इज अ सिंबल। तो डायोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये खाली वाला है ये एन है, और इसको इस साइड को हम लोग कहते हैं अपना पी साइड, ठीक है। तो होता क्या है कि अब हमारा करंट थोड़ी देर के लिए बना था, अब हमें सस्टेन्ड करंट चाहिए, भले ही कम हो या ज्यादा हो, लेकिन हमें करंट तो फ्लो कराना है। तो बायसिंग होता है व्हेन एक्सटर्नल बैटरी is connected
is connected across a diode, जब आप एक डायोड के अक्रॉस एक बैटरी को लगाते हैं, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड बायसिंग। ठीक है, जैसे पापा आप अलग हो, आप एक डायोड हो, बहन आपकी अलग है, वो एक डायोड। अब पापा और मम्मी मिलके जो आप पे इंपैक्ट डाल रहे हैं, दैट इज बायसिंग। ठीक है, हो सकता है आपको सपोर्ट कर दे तो फॉरवर्ड बायस, जाओ 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 जाओ, ठीक है, और हो सकता है आपकी बहन को रोक दे, रिवर्स बायस, ना 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 ना। ठीक है, तो वैसे ही इस डायोड के ऊपर ध्यान से समझना कि अगर आपका ये डायोड है, पीएन जंक्शन, ये पी होता है, ये एन होता है, आपने बैटरी इस तरीके से लगाई, ठीक है, कि पोटेंशियल एट पी साइड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट एन साइड। ठीक है, कई बच्चे ये याद कर लेते हैं पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, एन को नेगेटिव से, तो वो फॉरवर्ड बायस है, लेकिन एक्चुअल वे में इससे क्वेश्चंस आपके खराब हो सकते हैं। मींस फॉरवर्ड बायस आपका तब होएगा जब आपका Vp माइनस Vn इज ग्रेटर देन 0, ये आपको याद रखना है। मींस यहां का हाई पोटेंशियल हो, यहां का लो पोटेंशियल हो, दैट इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और अगर आपने इसी डायोड को आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया विद अ बैटरी, आप ये गलत नहीं कह रहा हूं कि P को आप नेगेटिव से और N को आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, तो ये हमारे पास रिवर्स बायस हो गया। ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये है, लेकिन मोर एक्यूरेट फॉर्म में आप कह सकते हो पोटेंशियल एट P इज लेस देन पोटेंशियल एट N साइड। Vp माइनस Vn अगर आप निकालें तो ये हमारे पास लेस देन 0 आएगा। दिस विल बी योर, हमारे पास क्या कहते हैं, रिवर्स बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस होता है, ये हमारे पास रिवर्स बायस बेसिकली होता है। तो इनमें हमारे पास बैटरी लगाने से क्या इंपैक्ट होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगला है बेटा हमारे पास फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बीच के डिफरेंसेस। ठीक है, तो हमारे पास आपको यहां पर सारी चीजों को समझना है। फॉरवर्ड बायस में आपको एक बार बता दूं, मैंने क्या कहा कि जब भी अगर आप कोई भी पीएन जंक्शन डायोड को इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट करते हैं कि पी साइड हायर पोटेंशियल पे है और एन साइड लोअर पोटेंशियल पे है, जरूरी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव हो, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस खराब हो जाते कई बार। हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर इस टाइप का अरेंजमेंट है तो वो फॉरवर्ड बायस है, और रिवर्स बायस में हमारे पास अगर पी साइड लोअर पोटेंशियल है और एन साइड हायर पोटेंशियल है तो दैट इज अवर रिवर्स बायस। अब इसमें हमें क्या क्या चीजों को याद रखना है, जल्दी से देखिए। हमारे पास पी साइड को आप पॉजिटिव बोले या फिर मैं उसको बोलूंगा हायर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल, तो वो ज्यादा बेटर है, और एन साइड लोअर पोटेंशियल पे अगर है तो दैट इज अवर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और हमारे पास रिवर्स बायस, पी साइड को आप लोअर पोटेंशियल पे रखें, ठीक है, और एन साइड को आप हायर पोटेंशियल पे अगर आप रखते हैं तो दैट इज अवर रिवर्स बायस। ठीक है, हमारे पास जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो पी साइड में हमारे पास क्या थे, होल्स, और एन साइड में हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन, जो मेजॉरिटी में थे। ध्यान से सुनना, जो हमारे पास मेजॉरिटी में थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। जब आप इसको हायर पोटेंशियल पे रखते हो, या फिर आप मान लो अभी के लिए पॉजिटिव समझने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो होल्स इनकी वजह से रिपेल करते हैं, तो होल्स यहां पर जाने की कोशिश करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल से पुश होने के बाद इधर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा करंट पहले डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट मैच होके फाइनली 0 हो गया था, जब आप बैटरी के साथ लगाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश करते हैं, होल्स इधर जाने की कोशिश करते हैं, तो एक करंट बनता है विच इज अवर फॉरवर्ड करंट। ठीक है, विच इज अवर फॉरवर्ड करंट। तो हमारे पास इन पॉइंट्स को अभी पढ़ते हैं। रिवर्स बायस में क्या है कि हम लोगों ने पी साइड में हमारे पास होल्स मेजॉरिटी में थे, एन साइड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में थे। यहां पे अगर आप पॉजिटिव रखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश करते हैं, इस साइड बाउंड रहते हैं, और नेगेटिव में होल्स इस साइड बाउंड रहते हैं। तो यहां पर हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर, ध्यान से सुनना, मेजॉरिटी कैरियर्स जो थे, अब मेजॉरिटी कैरियर्स कौन कौन से, पी में होल्स और एन में इलेक्ट्रॉन्स, डज नॉट जंप ओवर बैरियर, ये जंप नहीं कर रहे होते। तो सर तो करंट तो बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप ये चीज भूल जाते हैं, जनरली बच्चे भूल जाते हैं, पी साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो थे, भले ही कम थे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो थे, और एन टाइप में कुछ होल्स भी तो थे। वो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इनसे रिपेल करके इधर आते हैं, और ये होल्स हमारे पास इनसे रिपेल करके इधर आते हैं। पॉजिटिव साइड से होल्स रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल करते हैं। लेकिन मेजर चीज जो आपको याद रखनी है, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स जो है, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स का हमारे पास यहां पर जंप हो रहा होता है।
ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स का यहां पर जंप हो रहा होता है। और क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स कम होते हैं तो यहां पर जो करंट रिवर्स करंट होता है वो स्मॉल बनता है, थोड़ा सा बनता है। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मेजॉरिटी पी में से होल्स हमारे पास जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस केस में मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे पास जंप कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो यहां पे करंट बनता है फॉरवर्ड करंट, वो हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा बनता है। हाई कहने का मतलब ये नहीं कि भाई एम्पेयर के ऑर्डर का, ये मिली एम्पेयर के ऑर्डर में बनता है और ये माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर में हमारे पास बनता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर की। ठीक है, जरा इन पॉइंट्स को भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ब्लैक ले लेते हैं। चलो, हमारे पास यहां पर क्या होता है, जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, आप ये समझते हो पोटेंशियल बैरियर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था। पोटेंशियल बैरियर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को जंप होने नहीं दे रहा था, तो वो वही रेजिस्ट कर रहा था सच दैट कि करंट ना बने। लेकिन जब आप फॉरवर्ड बायस कर रहे हो तो बेसिकली मेजॉरिटी कैरियर्स फिर से जंप कर पाते हैं, तो आपका डिप्लीशन लेयर आप कह सकते हो वो थोड़ा पतला हो जाता है, या जो पोटेंशियल का गैप था वो हमारे पास कम हो जाता है। दैट्स व्हाई यहां पे कंपैरेटिवली कम रेजिस्टेंस ऑफर होता है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है। आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन और होल इसको पुश करते हैं तो डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे पुश कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिप्लीशन लेयर कम हो जाता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस टाइप से जा रहे होते हैं तो डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। इस डिप्लीशन लेयर को एक्चुअल वे में समझने का रेजिस्टेंस से आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी, ध्यान से सुनो, वही कहीं ना कहीं करंट को खत्म कर रही थी और बनने नहीं दे रही थी। फॉरवर्ड बायस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास करंट दोबारा से बनता है तो ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड हमारे पास कम हो रहा होता है, तो हमारे पास ये विड्थ लेयर यहां पर कम हो जाती है और यहां पे विड्थ लेयर हमारे पास थोड़ी सी बढ़ जाती है रिवर्स बायस में। पीएन जंक्शन प्रोवाइड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ये कंपैरेटिवली कम रेजिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर, अब पोटेंशियल का गैप बड़ा हो गया। अब छोटे पहाड़ पे से बॉल को फेंकना है और एक बड़े पहाड़ पे से बॉल को फेंकना है, तो बड़े वाले में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो यहां पर पोटेंशियल बैरियर जो इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस ऑफर होता है। यहां पे पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है, पोटेंशियल का ड्रॉप कम हो जाता है, तो यहां पर लो रेजिस्टेंस हमारे पास फॉरवर्ड बायस में आता है। इसके बाद फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन द सर्किट, और यहां पे रिवर्स करंट नाम जो करंट सर्किट में फ्लो होता है दैट इज रिवर्स करंट, और यहां पे जो नाम होता है दैट इज फॉरवर्ड करंट। ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड करंट इज इन मिली एम्पेयर, इसको ये जो करंट बनता है वो तब भी मिली एम्पेयर में बनता है। ये माइक्रो या फिर नैनो एम्पेयर में हमारे पास, जर्मेनियम में माइक्रो में, इसका नैनो, आप ऑर्डर याद कर सकते हैं कि ये माइक्रो एम्पेयर और नैनो एम्पेयर के ऑर्डर, बहुत कम करंट बन रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स बेसिकली फ्लो करते हैं और यहाँ पे कुछ जो थोड़े बहुत माइनॉरिटी कैरियर्स से वही जंप कर पा रहे थे, तो करंट हमारे पास किन की वजह से बनता है, फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स बना रहे होते हैं करंट, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स करंट बना रहे होते हैं। जब यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स डेवलप करते हैं तो करंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स जो कम अमाउंट के चार्जेस थे वो क्रॉस करके करंट बनाते हैं, तो करंट कम बनता है, रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा होता है, पोटेंशियल गैप बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर रिकॉल करनी है। अगला है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ्स होते क्या है, जरा ध्यान से समझना। जैसे हम लोग अपने ओम्स लॉ में पोटेंशियल और करंट का ग्राफ बनाते थे, वी और आई का, मींस जब मैं वोल्टेज लगा रहा हूं तो करंट कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, उसकी कैरेक्टर, उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक ही तो आप डिटेक्ट कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, कर्व आ रहा है, पैराबोला, इलिप्स, जो भी आ रहा है। मींस अगर आप पोटेंशियल लगाने के बाद करंट को मेजर करके ग्राफ बना रहे होते हैं, दैट इज अवर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मींस वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता रहा होता है। अब पहली बात, हमारे पास जो भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दीज आर नॉन ओमिक ग्राफ्स। क्या है? नॉन ओमिक मटेरियल्स। हमारे पास यहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप करंट का और वोल्टेज का ग्राफ बनाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा जैसे कंडक्टर में मिलता था, यहां पर आपको कर्व्स मिलेंगे। फॉरवर्ड बायस को जरा यहां पर समझना, ये फॉरवर्ड करंट है IF मिली एम्पियर्स में और आपने वोल्टेज लगाना स्टार्ट किया। फॉरवर्ड बायस में कैसे होता है, आपने इस टाइप से बैटरी लगाई और वोल्टेज जैसे थे, आप हायर बैटरी लगाते जा रहे हो। जरा यहां पर समझना बेटा, पोटेंशियल बैरियर तो इसमें भी था ना, पोटेंशियल बैरियर तो इसमें भी था।
हमारे पास अगर आप इसको मटेरियल को जरा ध्यान से देखोगे तो यहां पे डिप्लीशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से एक पोटेंशियल का बैरियर था यहां पर, है ना। मींस अगर आप बैटरी को लगा रहे हो तो जरा ये समझना, इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहता है, इस साइड क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ठीक है ऐसे, और होल्स इधर जाना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो ये पोटेंशियल का बैरियर है वो उसको जाने नहीं दे रहा है। तो अगर आपने जैसे मान लो ये डेल्टा वी पोटेंशियल का कुछ बैरियर है, आपने उससे छोटी बैटरी लगाई तो करंट ऑलमोस्ट जीरो, आपने बाहर से बैटरी लगाई लेकिन करंट फ्लो नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ। एक पॉइंट के बाद करंट, जैसे आपकी बैटरी का पोटेंशियल, आप बाहर से जो ये बैटरी लगा रहे हो इसका पोटेंशियल इसके बैरियर पोटेंशियल जो इसमें बन गया था उस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो धीरे धीरे करंट बढ़ना स्टार्ट होता है। एक पॉइंट तक थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन रहता है, थोड़ा सा सेक्शन स्ट्रेट लाइन का रहता है, और जब ये स्ट्रेट लाइन होता है तभी हम लोग ओम्स लॉ की थोड़ी सी एनालिसिस कर पाते हैं डायोड्स पे। तो स्ट्रेट लाइन रहता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ग्राफ होता है, याद रखना एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है हमारे पास। जिस पॉइंट के बाद करंट बढ़ना स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज, घुटने वाला वोल्टेज, ठीक है। मींस फॉरवर्ड बायस में जब आप बैटरी लगा रहे होते हो तो अचानक करंट नहीं बनता, क्योंकि आप बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को, ये जैसे आपने यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर आपने यहां पर एक बैटरी लगा भी दी, ठीक है इस टाइप से, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे और यहां पर आपके होल्स थे, इसके बीच में एक पोटेंशियल बना पड़ा है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी और इलेक्ट्रॉन जा रहा था वापस आ जा रहा था, होल जा रहा था वापस आ जा रहा था, राइट। तो हमारे पास जैसे ही आपने यहां पे बैटरी को लगाया, ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, धक्का देता है, वापस आ जाएगा, और बैटरी लगा, और स्ट्रॉन्ग बैटरी लगाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन को और धक्का देगा, हो सकता है पहुंच जाए। तो मींस हमें एक मिनिमम पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस में लगाना पड़ेगा सच दैट करंट हमारे पास फ्लो हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज। दैट फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद करंट बढ़ता है, तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। हमारे पास रिवर्स में सैचुरेशन में हमारे पास क्या होता है कि जब आप रिवर्स बायस में लगा रहे होते तो मटेरियल कुछ ऐसा था, ध्यान से देखो, यहां पर पी टाइप था, यहां पर एन टाइप था, पी में आपके होल्स मेजॉरिटी में थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में थे, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर आके बंद गए थे, अनन्यूट्रलाइज एंड इमोबाइल, हिल नहीं सकते, कुछ होल्स यहां पर आ गए थे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बन गई थी। अब आपने यहां पे बैटरी लगा दी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है इस टाइप से। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास पंगा ये है, ये इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बाउंड है, ये होल्स इस नेगेटिव टर्मिनल के, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इनके साथ तो बाउंड हो गया। लेकिन इन एन टाइप में भी कुछ होल्स होते हैं जो रिपेल करके, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके कुछ कूद पाएंगे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कूद पाएंगे, तो थोड़ा सा करंट बनता है। तो करंट बनता है और फिर उसके बाद सैचुरेट आउट कर जाता है, करंट बनने के बाद ये सैचुरेट आउट कर जाता है। तो जो ये करंट कांस्टेंट है दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन, रिवर्स सैचुरेशन, ठीक है करंट, इसको क्या कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत बड़ी बैटरी लगा दोगे तो क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, हमारे पास इस पॉइंट को समझना, दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन, मटेरियल टूट जाएगा। टूटना मतलब ऐसे नहीं है आपके आंखों के सामने कांच के जैसे टूट जाएगा। हो क्या रहा है, आपने यहां पर जरा आप ध्यान से समझना, मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारे पास पी टाइप है, ये हमारे पास एन टाइप, यहां पे डिप्लीशन लेयर है। आपने क्या करा, पी को नेगेटिव से कनेक्ट करा और बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी लगा दी, बहुत रिवर्स बायस में हमारे पास बहुत बड़ी बैटरी आपने लगा दी। तो एक्चुअली में जंप कौन कर रहा था, एन टाइप के होल्स और पी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स। अब ये माइनॉरिटी कैरियर्स बनाए हैं मैंने, ये जंप कर रहे थे जिसकी वजह से करंट बन रहा है माइक्रो एम्पेयर में, ठीक है। अब जरा देखना, ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है हमारे पास, यहां पर अगर बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी है तो यार यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना के बैठे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात हो रही थी ना अभी तक तो, लेकिन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनपे भी तो फोर्स लगेगा। तो अगर आपने बहुत बड़ी बैटरी लगा दी तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करके इधर जाने की कोशिश करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के थे वो रिपेल करके इधर जाने की कोशिश करते हैं। मींस अचानक से
पहले तो मान लो 10-20 इलेक्ट्रॉन फ्री थे जो कंडक्शन करा रहे थे, लेकिन जब आप बहुत बड़ी बैटरी लगा देते हो तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठे थे उन पे भी फोर्स लग रहा होता है और बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, और बॉन्ड टूटते ही मटेरियल ब्रेकडाउन में हो जाता है, करंट रैपिडली बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इसी को हम लोग जीनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, अब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जरा ये देखो यार, ये ओमिक फंक्शन तो है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो है नहीं कि आप रेजिस्टेंस फिक्स आएगा। तो हमारे पास यहां पे अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस, क्योंकि फिक्स रेजिस्टेंस नहीं होता, डायनामिक रेजिस्टेंस। समझ रहे हो? डायनामिक मतलब क्या होता है? जो चेंज हो रहा है। और आपको भी पता है V इक्वल टू आई आर के हिसाब से रेजिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो डेल्टा या V बाय आई होगा, रेजिस्टेंस इज V बाय आई, या फिर आप कह सकते हो स्लोप ऑफ V एंड आई, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो अगर आपको फॉरवर्ड बायस का अगर निकालना है तो आपको यहां पर डेल्टा V चेंज इन वोल्टेज, या सॉरी यहां पर चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन वोल्टेज, ये चेंज के बारे में बात करनी होती है, क्योंकि बार बार करंट का चेंज सेम नहीं है। ठीक है, तो डायनेमिक यहां पर आएगा डेल्टा V बाय डेल्टा आई। अगर आप देखोगे तो यहां पर ये ओम्स के ऑर्डर का है और यहां पर ये 10⁶ हमारे पास मेगा ओम्स के ऑर्डर का है। रिवर्स बायस में जब आप यहां पे स्लोप निकालते हो तो हमारे पास रिवर्स बायस में यहां पर जब आप स्लोप निकालते हो तो हमारे पास मेगा ओम्स के ऑर्डर का आता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आता है, इसीलिए करंट हमारे पास माइक्रो या नैनो एम्पेयर के रेंज का आता है, बहुत कम करंट बनता है। माइनॉरिटी कैरियर यहां पे करंट बना रहे होते हैं। लेकिन फॉरवर्ड बायस में अगर आप देखो इस ग्राफ का, ये आईवी ग्राफ है, तो 1 स्लोप आप एनालिसिस करते हैं, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आएगा डेल्टा V बाय डेल्टा आई, वाई एक्सिस में डेल्टा आई है, एक्स एक्सिस में डेल्टा V है, तो डेल्टा V बाय डेल्टा इज नथिंग बट 1 स्लोप। तो ये जो रेजिस्टेंसेज हैं दीज आर कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पे दबा पड़ा है। सिलिकॉन का जो नी वोल्टेज है इसको आगे हम लोग यूज करेंगे, दैट इज 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट। ठीक है, और रिवर्स का तो आप छोड़ दो, ये अभी हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिलिकॉन 35 वोल्ट अगर आपने रिवर्स में लगा दिया तो मटेरियल ब्रेकडाउन कर जाएगा, करंट बहुत रैपिडली बढ़ जाएगा। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है वो टूटने लग जाते हैं और वो अचानक से फ्री होते हैं, तो करंट रैपिडली हमारे पास बढ़ जाता है। ये 0.7 एंड 0.3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो टाइप के ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड में, जीनर डायोड एंड एवलांच। एवलांच नाम आपने शायद अंग्रेजी में सुना होगा, जैसे मान लो कि कहते हैं ना एवलांच आ गया। ठीक है, जैसे बर्फ का कोई पहाड़ है और उसमें से पूरी की पूरी बर्फ ढहने लग जाए, नीचे गिरने लग जाए, दैट इज कॉल्ड एवलांच, है ना। जैसे आपने शायद वीडियोस में भी देखा होगा कि कोई स्कीइंग कर रहा है, ठीक है, और फिर वो जाता है तो पूरी की पूरी बर्फ गिरने लग जाती है। होता क्या है, उसमें एक छोटा सा पार्टिकल हिलता है, वो अपने आगे वाले पार्टिकल पे धक्का लगाता है, वो अपने आगे वाले पार्टिकल पे धक्का लगाता है, ऐसे करते 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 सारे के सारे पार्टिकल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एवलांच। तो दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, ध्यान से समझो, उनके रीजंस आपको पता चाहिए। जीनर ब्रेकडाउन क्या है? व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ द डिप्लीशन लेयर इटसेल्फ ब्रेक ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी हाई रिवर्स बायस वोल्टेज। यही बात मैं कर रहा था कि हमारे पास जब आप रिवर्स बायस में बहुत बड़ी बैटरी लगा दोगे तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है पूरे मटेरियल के वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो टूटने स्टार्ट होते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, तब हम लोग उसको कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, द फिनोमिना टेक प्लेस इन पीएन जंक्शन हैविंग हाई डोपिंग एंड पीएन जंक्शन हैविंग थिन डिप्लीशन लेयर, इन टाइप में होता है। एवलांच, here covalent bonds of the depletion layer are broken by collision of minorities which acquire high kinetic energy from high electric field of very high reverse bias voltage। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आपने एक बड़ी बैटरी रिवर्स बायस में बड़ी बैटरी लगाई तो जब बॉन्ड टूटने लगते हैं, जब बॉन्ड टूटने लगते हैं तो जीनर ब्रेकडाउन। और जैसे मान लो एवलांच कब होता है कि जैसे मान लो बॉन्ड हमारे पास नहीं, बॉन्ड टूटने वाला ये हो गया हमारे पास, ये एवलांच वाला कब होता है? मैंने कहा था कि रिवर्स ब्रेकडाउन में रिवर्स जो हमारे पास होता है बायसिंग, उसमें माइनॉरिटी कैरियर जंप करते हैं। अगर मान लो मैंने बहुत हाई वोल्टेज, उल्टा पड़ना, बहुत रिवर्स में हाई वोल्टेज लगा दिया, वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो माइनॉरिटी कैरियर्स बहुत तेज भागेंगे, तो हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाएगा, और वो जाके एक बॉन्ड को तोड़ा। समझ रहे हो? जैसे मान लो 10 बॉन्ड थे, मैंने एक पत्थर मारा, जैसे आपका
न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, एक न्यूट्रॉन जाता है, 3 को निकालता है, 3 और से टकराते हैं, फिर फैल जाता रहता है ना, वैसे। तो जब आप ये कब होता है, जब आप हाई बैटरी लगाते हो, माइनॉरिटी कैरियर जाके बॉन्ड को तोड़ता है और उसकी इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बॉन्ड को तोड़ते हुए चला जाता है, तो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। यहां पे माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं, यहां पर आपने बैटरी इतनी ज्यादा लगा दी है कि अपने आप ही बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लग जाते हैं। दैट इज कॉल्ड ज़ीनर ब्रेकडाउन। दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस इन पीएन जंक्शन विद लो डोपिंग एंड पीएन जंक्शन हैविंग थिक डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मैंने आपको हमेशा कहा था कि थ्योरी तो आपको समझ आनी जानी चाहिए कि क्रक्स क्या है, छोटी छोटी चीजें। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि डिफ्यूजन करंट कहां से बनता है, ड्रिफ्ट करंट कहां, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। बात है कि सर हमें इनमें से क्या चीजें निकालनी थी जिससे क्वेश्चन हो जाए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो डायोड्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, हमारे पास अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायस, आप सबसे पहली चीज, ठीक है, हमारे पास कोई भी, यहां पे लिखता हूं, फॉरवर्ड बायस आप कैसे चेक करोगे या रिवर्स बायस कैसे चेक करोगे। सबसे पहले चेक आपको पता होना चाहिए कि डायोड, पहली बात तो ये एक डायोड है, दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये होता है पी साइड, ये होता है एन साइड। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आप कैसे चेक करोगे, फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल एट पी साइड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट एन साइड एंड रिवर्स बायस में पोटेंशियल एट एन साइड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पी साइड। तो पहली बात तो ये होगी, याद रखना, आइडियल केस हो या रियल केस हो, आइडियल और रियल केस, जब भी डायोड आपका रिवर्स बायस में हो, मींस आपने इस टाइप से कनेक्ट कर रखा हो एग्जांपल के फॉर्म में। ठीक है, हमारे पास R0 एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है। आप ध्यान से देखो कि ये लोअर पोटेंशियल पी साइड से कनेक्टेड है और हायर पोटेंशियल एन साइड से कनेक्टेड है। ये हमारे पास रिवर्स बायस में है, तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज वेरी हाई, रेजिस्टेंस ऑफर्ड, क्योंकि करंट बहुत कम बनेगा, इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा करंट बनता है, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। तो कभी भी अगर आपको रिवर्स बायस में मिले, आप डायोड को ओपन कर सकते हो, क्योंकि वो करंट फ्लो नहीं करेगा, निग्लिजिबल करंट है ना, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, उसको ओपन कर लेंगे इस टाइप से। तो यही है, रिवर्स बायस में आप उसको ऑफ स्विच के जैसे बिहेव करा सकते हो। कभी भी आपको रिवर्स बायस में डायोड मिले, आप उसको ओपन कर लो, आप उसको ओपन कर लो। अब हमारे पास फॉरवर्ड बायस में, अगर हमारे पास फॉरवर्ड बायस है, ध्यान से सुनना, कोई भी डायोड अगर आपको नाम नहीं दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है इस टाइप से, तो पहली बात तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये फॉरवर्ड बायस है। क्यों, बैटरी का पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव एन से कनेक्टेड है, ये हायर ये लोअर, ये फॉरवर्ड बायस है। तो कभी भी फॉरवर्ड बायस होगा तो आपके लिए दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक आइडियल सिनेरियो, आइडियल सिनेरियो में वो आपको नाम नहीं बताएंगे कि कौन सा डायोड है, सिलिकॉन का भी हो सकता है, जर्मेनियम का भी, आपको नाम नहीं बताए तो आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड में आप इसको एक स्विच के जैसे, क्लोज स्विच के जैसे, क्योंकि ये करंट फ्लो करवाएगा। सर मिली एम्पियर में करंट होता है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना ऑफर करता था, 100 ओम्स। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में खुद से पढ़ा होगा, आप 100, 500, 1000 ओम्स तो खुद ही यूज करते थे, है ना। तो हमारे पास जनरली आइडियल सिनेरियो में आप एक डायोड को, ठीक है, अगर फॉरवर्ड बायस है तो उसको हटा के क्लोज स्विच के जैसे रख सकते हैं, आइडियल केस में जब वो नाम नहीं दे रहे। लेकिन जैसे इन फॉरवर्ड बायस क्लोज स्विच आप रेजिस्टेंस जीरो मान, इसका खुद का रेजिस्टेंस नहीं मानोगे, आप कर लोगे। लेकिन अगर मान लो आपको ये मेंशन्ड है कि सिलिकॉन डायोड यूज किया है, कई बार आईटी मेंशन कर देता है सिलिकॉन डायोड या जर्मेनियम डायोड, तो अगर आप इसको बैटरी के साथ लगा रहे हो तो पहले तो ये देखोगे ये अच्छा ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। देखो पी साइड पॉजिटिव, एन साइड नेगेटिव, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ये हो तो गया फॉरवर्ड। और अगर देखो सिलिकॉन वर्ड यूज कर दिया, सिलिकॉन, तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका नी वोल्टेज क्या था, 0.7 वोल्ट। ये 0.7 वोल्ट अपोज करेगा, इतना इसके अंदर का पोटेंशियल बैरियर होता है कि 0.7 वोल्ट ये अपोज करेगा, उसके बाद ही करंट बनने देगा। तो आप इस सिनेरियो में क्या करते हो, एक अपोजिट बैटरी बनाते हो, इस करंट को अपोज करने के लिए एक बैटरी बना लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस R0 था, आप यही रेजिस्टेंस R0 रखोगे और इस बार आप ये वाली बैटरी ऐसे लगा लोगे, ये V एक्सटर्नल था। मतलब अगर आपको सिलिकॉन मेंशन हो जाए तो आप एक अपोजिट, पी साइड में एक पॉजिटिव टर्मिनल, एन साइड में नेगेटिव टर्मिनल, एक अपोजिट
बैटरी बनाओगे 0.7 वोल्ट की। और अगर आपको जर्मेनियम वर्ड यूज कर दिया कि जर्मेनियम बेस्ड हमारे पास एक डायोड है, आपने चेक करा यार पी साइड पॉजिटिव से, एन साइड नेगेटिव से, एक रेजिस्टेंस R0 है, तो आप इसको एक बैटरी से रिप्लेस करोगे 0.3 वोल्ट की। कितनी? 0.3 वोल्ट की, क्योंकि इसका नी वोल्टेज 0.3 होता है, ये अपोज करेगा। तो पी साइड पे पॉजिटिव, एन साइड पे नेगेटिव, ये सर्किट हमारे पास कुछ ऐसा आपका बन जाएगा। ये आपने बाहर से लगाई थी बैटरी वी एक्सटर्नल। सर अगर मेंशन ना हो तो बस सिंगल वायर, अगर मेंशन हो तो आप एक बैटरी करेंगे अपोजिंग। अपोजिंग मतलब भाई देखो ये एक्सटर्नल बैटरी इधर करंट फ्लो कराना चाहती है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराना चाहे वैसी एक बैटरी लोगे। सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 आपको लेना है। रिवर्स बायस में सिलिकॉन बोले, जर्मेनियम बोले, ना बोले, हमेशा ओपन स्विच, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज फॉर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द क्वेश्चंस। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जिससे आपका अप्रोच बन जाए, और कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे। फिगर शोज दैट डायोड कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक 100 ओम्स है, एंड ईएमएफ, assuming that the barrier potential develop in diode। अब इन्होंने कह दिया है बैरियर पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा है, दिस विल बी योर नी वोल्टेज, इतना आपको अपोज करेगा डायोड। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करंट, तो आपको जरा ये देखो, सबसे पहले चेक करो नी वोल्टेज का काम फॉरवर्ड बायस में है, रिवर्स बायस में नहीं है। तो पहले चेक करते हैं, ये पी साइड है, ये एन साइड है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो वीपी इज ग्रेटर देन वीएन, तो ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड बायस। भाई ये हायर पोटेंशियल पी साइड, लोअर पोटेंशियल एन साइड, फॉरवर्ड बायस, और इन्होंने कहा 0.5 वोल्ट देगा तो बैटरी बना दो, ये रेजिस्टेंस ले लो, और ये हो गया काम आपका। अब तो आसान है यार, इस सर्किट में आपको करंट बताना है, तो ये बैटरी इधर करंट फ्लो कराना चाहती है, ये बैटरी इधर करंट फ्लो कराना चाहती है, सीरीज में है, तो ई नेट आपका E1 माइनस E2 हो जाएगा 4.5 माइनस 0.5, 4 वोल्ट की आपकी बैटरी मान लो, रेजिस्टेंस आपका 100 ओम्स है, तो करंट आपका हो जाएगा 4/100, तो आपका 0.04 हमारे पास एम्पेयर, दैट विल बी द आंसर। खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप बच्चे पता नहीं घबराते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द गिवन सर्किट। अब आपसे करंट आई पूछ लिया है कि ये आई क्या होगा। अब जरा देखो, ये डायोड है आपका, ये हायर पोटेंशियल, ये पी है आपका, और ये एन, लोअर पोटेंशियल नीचे है, लोअर, और हायर पोटेंशियल ऊपर है। तो अगर आप देखोगे तो हायर पोटेंशियल एन से कनेक्टेड है, हायर पोटेंशियल अगर आप बात करोगे तो वो एन से कनेक्टेड है, और लोअर पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो वो आपका किससे कनेक्टेड है, पी से। तो ये रिवर्स बायस हो गया यार। रिवर्स बायस में वो बोले नी वोल्टेज इतना है, वो बोले ये आपका बैरियर पोटेंशियल, फर्क ही नहीं पड़ता। रिवर्स बायस में कोई भी डायोड ओपन सर्किट के जैसे काम करेगा, वहां से उसको हटा दो और ओपन कर दो। तो ये आपका 20 वोल्ट की बैटरी ये रही, ठीक है, 10 ओम्स ये रहा, यहां पर 10 ओम्स आपका ये रहा, ये ओपन हो गया, 10 ओम्स आपका ये रहा, खत्म। ठीक है, तो जो भी करंट होगा वो तो इधर जाएगा ना भाई। तो करंट की अगर आप बात करोगे तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना है 20, रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में आ गए 21 एम्पेयर, दैट इज द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन सर्किट। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ पे सिलिकॉन का मेंशन कर दिया है, और यहाँ पर हमारे पास 0.3 वोल्ट इस टाइप से मेंशन कर दिया है, एंड दिस इज 2.7। ठीक है, हमारे पास कौन फॉरवर्ड बायस है, कौन रिवर्स बायस है, जरा यहाँ पर ध्यान से देखना हमारे लिए। ये हायर पोटेंशियल इस साइड है, हायर, एंड लोअर पोटेंशियल आपका इस साइड है। तो हायर ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। नी वोल्टेज दे रखे सिलिकॉन का 0.7, जर्मेनियम का ये, तो आपको भी पता है रिवर्स बायस, ये देखो हायर पोटेंशियल एन से, लोअर पोटेंशियल पी से, तो जर्मेनियम डायोड आपका रिवर्स बायस में हो गया, आरबी है ना। हायर पोटेंशियल पी से, लोअर पोटेंशियल एन से, सिलिकॉन डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, एफबी। तो रिवर्स बायस में ओपन कर देंगे और इसमें एक बैटरी लगा देंगे रिवर्स 0.7 वोल्ट की। आपका ये डायग्राम कैसे बन जाता भाई, आपका ये डायग्राम बनता, यहां पे एक अपोजिंग बैटरी लगा दी 0.7 वोल्ट की, ठीक है, इसको ओपन कर दिया। नी वोल्टेज से क्या लेना देना, हमारे पास 2.7, वो तो फॉरवर्ड बायस ही नहीं है, नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में आता था, तो यहां पर आपका 1 किलो ओम हो गया, 1000 ओम्स। तो अगर आप देखोगे
ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाहता है और ये करंट ऐसे फ्लो कराना चाहता है, दोनों अपोजिट है, तो नेट ईएमएफ अगर आप बात करेंगे तो 2.7 माइनस 0.7 तो दैट इज 2 वोल्ट। करंट की बात करोगे तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 2 मिली एम्पेयर, दैट विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट पीएन जंक्शन इज आइडल, देन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब ये आइडल बोल दिया है ना। अब जरा देखो कैसे बताओगे कि ये फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, कैसे बताया जाए। अर्थिंग है तो 0 वोल्ट है, अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जा रहे हो तो यहां पर आपका हो गया -1 वोल्ट, है ना, और ये भी 0 वोल्ट है। अगर आप बैटरी के टर्मिनल से जा रहे हो -3 वोल्ट। तो सबसे पहले तो ये बताओ ये फॉरवर्ड बायस हुआ या रिवर्स बायस हुआ। पहले तो ये डिटेक्ट करें कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, ये P है ये N है, तो VP आपका जो पोटेंशियल P के साइड पे है वो -1 वोल्ट है और VN आपका N साइड पे है -3। VP माइनस VN निकाल लो पहले, तो VP -1 माइनस ऑफ -3 तो -1 + 3 + 2 VP माइनस VN इज ग्रेटर देन 0। मींस ये वाला हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल, ये आपका आ गया फॉरवर्ड बायस। हाँ यार, और अगर ये फॉरवर्ड बायस है, आइडियल है, तो मैं इसको कुछ ऐसे रख सकता हूं। ध्यान से देखो, शॉर्ट वायर कर दिया, 200 ओम्स हमारे पास, ये इस टाइप से बैटरी, 3 वोल्ट 1 वोल्ट, खत्म हमारे पास। अब नोडल एनालिसिस से करना चाहो नोडल से कर लो, या फिर आप इसका ऐसे भी कर लो, चलो, क्योंकि पता नहीं कईयों को नोडल एनालिसिस ना आती हो। ठीक है, 1 वोल्ट 200 ओम्स और यहां पर हमारे पास 3 वोल्ट ऐसे। ठीक है यार, ये दोनों बैटरी जरा देखो, ये एक दूसरे को E1 + E2 करोगे या E1 - E2, ये बैटरी इधर करंट फ्लो कराना चाहती है, ये इधर करंट कराना चाहती है। ई नेट की बात करोगे तो 3 - 1 2 वोल्ट की बचेगी। रेजिस्टेंस आपका 200 ओम्स है, तो करंट कितना आएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज है आपका 2 डिवाइडेड बाय 200 तो 0.01 एम्पियर, दैट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन I, I1 एंड I2। जरा ध्यान से देखो, 10 वोल्ट I ये है, I1 इधर है, I2 इधर है। पहले तो देखो डायोड दो यूज कर रखे हैं, दो डायोड यूज कर रखे हैं, तो पहले ये चेक करते हैं। हमारे पास बैटरी का हायर पोटेंशियल ये है, हायर पोटेंशियल, एंड लोअर पोटेंशियल बैटरी का ये। इस डायोड की बात करें तो ये हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल ये इसका P साइड है, ये इसका N साइड है, ये इसका P साइड है, ये इसका N साइड है। अगर आप देखोगे तो हायर पोटेंशियल कहीं ना कहीं P से है और लोअर पोटेंशियल कहीं ना कहीं N से है, और हायर पोटेंशियल कहीं ना कहीं P से। बोथ डायोड्स आपके फॉरवर्ड बायस है। अगर आपको लोअर पोटेंशियल देखने में दिक्कत हो रही है, एक मैच कर जाए तब भी आपका सही है। हायर पोटेंशियल आपको पता है कि यही होगा, बैटरी से पता है ना यही होगा, वो P से है, दैट मींस लोअर वही है। ठीक है, अब अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हैं तो मैं इस सर्किट को अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूं। अब इन्होंने कहीं पर भी सिलिकॉन जर्मेनियम का वर्ड यूज नहीं कर रखा, तो मैं इसको ऐसे यूज कर लेता हूं यार कि ये 10 वोल्ट हो गया, 2000 ओम्स। ठीक है, हमारे पास यहां पर 14 किलो ओम्स। ठीक है, हमारे पास ये शॉर्ट वायर हो गया, ये हमारे पास 12 किलो ओम्स, और ये भी हमारे पास शॉर्ट वायर हो गया। यही तो होगा ना भाई। इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 2 किलो ओम आएगा। ऐसा क्यों सर, ये वाले कहां गए अब? अरे भाई, जो भी करंट आएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से देख रहे हो शॉर्ट कर रखा है, सारा का सारा करंट इधर चला जाएगा। तो ये दोनों 14 किलो ओम्स एंड 12 किलो ओम्स आर शॉर्ट सर्किटेड। इनको तो शॉर्ट कर दिया, तो करंट तो यहां से जा रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना ऑफर होगा, 2 किलो ओम्स। तो करंट की अगर आप I की बात करोगे तो I आपका होगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, है ना, तो वोल्टेज है आपका 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 2000। अब जरा देखो I1, क्योंकि इस I1 किसमें है 14 किलो, इसमें तो करंट ही नहीं जा रहा, तो I1 की वैल्यू तो 0 हो गई, और जो करंट I है ये करंट I ही I2 बन रहा है, तो यही I भी है, यही आपका I2 भी है, आपका I1 0 होगा, खत्म। बेसिक होते हैं यार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I इन द गिवन सर्किट। अब जरा देखो, हमारे पास एक रियल डायोड दे दिया है, एक
रियल डायोड। पहले तो ये देखो कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस, सिलिकॉन भी बोल दिया, ये पी साइड है ये एन साइड है, आपका हायर पोटेंशियल यहां पर है, लोअर पोटेंशियल आपका यहां पर, हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू पी एंड लोअर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू एन, तो ये हो तो गया फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन वर्ड बोल दिया और ये भी दे दिया है, मींस नी वोल्टेज को कंसीडर करने के लिए कह रहा है। और सर ये क्या है, मींस ये डायोड रेजिस्टेंस भी तो ऑफर करता है, इस बार वो भी दे दिया, तो आपको घबराना छोड़ना है। हमारे पास ऐसे कर लो 1.7 वोल्ट, ये जो सिलिकॉन है ये अपोज करेगा 0.7 वोल्ट की बैटरी से, और इसका इस बार खुद का रेजिस्टेंस भी दे दिया 2 ओम्स, और एक ये वाला रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, खत्म क्वेश्चन। ये दोनों बैटरी, ये करंट इधर फ्लो कराना चाहता है, ये करंट इधर फ्लो कराना चाहता है, दोनों के करंट अपोज कर रहे हैं, मतलब दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है। ई नेट आपका 1.7 माइनस 0.7 1 वोल्ट का हो गया है ना, तो करंट आपका आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना आएगा 1, रेजिस्टेंस कितना 2 और 2 4.25 एम्पेयर, दैट विल बी योर आंसर। अब हमारे पास ये तो डायोड के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आता है, मतलब डायोड में आप देखो पता क्या है, आप थ्योरी में ही करते हो कि आपको लगता है कि थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आई, ये इलेक्ट्रॉन वहां ये इलेक्ट्रॉन यहां। अगर आपका एम है कि आपको कंपटीशन निकालना है तो आपको उतनी थ्योरी सफिशिएंट है, जबरदस्ती के अगर आप डाउट बनाओगे तो उसमें बहुत सारे डाउट बन सकते हैं, लेकिन आपको यह है कि उतनी थ्योरी से काम की चीज क्या थी वो मैंने आपको बता दी कि डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की एनालिसिस करना काम की चीज है, ठीक है। अब है एप्लीकेशन ऑफ डायोड, इसमें हमारे पास 3-4 चीजें आती हैं, रेक्टिफायर आता है, जीनर डायोड आता है, हमारे पास सोलर सेल आता है, ये सारी चीजें हमें ध्यान से एक बार सुननी है, फिर इनके ऊपर के भी हमें क्वेश्चंस को देखना है। रेक्टिफायर क्या है, हमारे पास एक ऐसा डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग करंट को हमारे पास डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, दैट इज अवर रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हमारे सिलेबस में 2 टाइप के हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। ध्यान से सुनना, हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, ये देखो रेक्टिफाई करना मतलब एसी टू डीसी कन्वर्जन करना, दैट इज अ यूज ऑफ, यहां पे लिखा है इट इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। कोई बोले इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ये किस चीजों पे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल की अगर आपसे कोई बात कर ले तो आपको सीधे बोलना है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर काम करता है, पीएन जंक्शन डायोड। जैसे पीछे आपने क्वेश्चंस करे, आपको पता लग रहा होगा फॉरवर्ड बायस में अगर सिलिकॉन है तो बैटरी लगा रहे थे, अगर आइडियल केस में हम लोग यहाँ पे आइडियल केस की डायोड लेके, तो फॉरवर्ड बायस में स्विच क्लोज और रिवर्स बायस में ओपन, यही हो रहा था। अब जरा देखो, हमारे पास पहला हमें पढ़ना है हाफ वेव रेक्टिफायर। हमारे पास ये सोर्स है, एक एसी सोर्स है, एसी सोर्स क्या करेगा, इनपुट देगा कुछ इस टाइप से, ग्राफ को समझना है। एक एसी सोर्स आपका एक साइनोसाइडल इनपुट देगा, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V0 कॉस ओमेगा टी, कुछ ना कुछ इस टाइप से देगा। हम लोगों ने यहां पर ये लगा रखा है ट्रांसफॉर्मर, ये क्या लगा रखा है, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मर TX, ठीक है, TX ट्रांसफॉर्मर। क्या जरूरत है सर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का काम आपको याद होगा, या तो ये स्टेप अप करेगा या तो स्टेप डाउन करेगा। हो सकता है आपको +2 वोल्ट का जो एसी सोर्स था, ठीक है, उसका +4 वोल्ट का डीसी बनाना हो, या +2 वोल्ट का एसी सोर्स को आपको +1 वोल्ट का डीसी बनाना हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर, मींस ये हमारे पास स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है वोल्टेज को, डिपेंडिंग ऑन द नंबर रेशियो। आपको याद होगा E प्राइमरी बाय E सेकेंडरी इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, हमारे पास E प्राइमरी बाय E सेकेंडरी इज इक्वल टू N प्राइमरी बाय N सेकेंडरी, यही तो होता था हमारे पास। मींस अगर मैं टर्न रेशियो सेट कर दूंगा तो हमारे पास या तो ये जो भी वोल्टेज का पीक वोल्टेज है वो यहां पर क्या सेट होके आ रहा है वो हमें पता लग जाएगा। अब रहेगा तो ऑल्टरनेटिंग है ना, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी में नहीं, एसी को एसी में ही रहने देता है, लेकिन वोल्टेज या तो स्टेप अप कर देता है या तो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है, डिपेंडिंग ऑन दी टर्न रेशियो। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा रखा कि देख सकते हो आप कि नंबर ऑफ टर्न्स कम है, 2 वोल्ट का 1 वोल्ट कर दिया इसने फॉर एग्जांपल। अब ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, तो यहां पर जरा ध्यान से देखना, इस डायोड पे कुछ देर तक पॉजिटिव साइकिल चलेगी, मतलब कुछ देर तक फर्स्ट हाफ साइकिल, जरा देखो जब तक ये पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पर एक नेगेटिव, हायर पोटेंशियल डायोड पे लोअर पोटेंशियल इधर ये पी साइड और एन साइड।
तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो हमारे पास ये क्लोज के जैसे काम करेगा, जो भी क्लोज हो जाएगा ना, ये तो समझ आ रहा है ना कि इसने फर्स्ट साइकिल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट साइकिल। तो यहां पर पॉजिटिव आया, यहां पर हमारे पास नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल एन से कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और अगर फॉरवर्ड बायस हो गया तो एक शॉर्ट वायर बना लेते, जो भी वोल्टेज है वो आपको यहां से वी आउट आपको मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहां पे आउटपुट कर्व में आपको यहां पर एक आउटपुट मिला, सर ये तो बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड का है, वो डिपेंड करता है, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को मैच कर दोगे तो आउटपुट भी आपका बिल्कुल सेम 2 वोल्ट का मिल जाएगा। अगर मेरे को ज्यादा चाहिए तो स्टेप अप कर दूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड बढ़ा दूंगा, तो ये इसका पीक ऊपर भी जा सकता है अगर मैंने टर्न रेशियो कम कर दिया तो इसका पीक नीचे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रेशियोस। ठीक है, वो हमें अपना ट्रांसफार्मर का पता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में जरा देखना, जब हमारे पास ये वाला साइकिल चल रहा होगा तो यहां पर नेगेटिव हुआ, यहां पर पॉजिटिव हुआ, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी को आप लोअर पोटेंशियल, एन को आप हायर पोटेंशियल, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, ये ओपन। तो इस बैटरी के अक्रॉस कुछ, ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ आउटपुट आएगा, जीरो आउटपुट, वोल्टेज ही नहीं है। सर इधर क्यों आ रहा है यार, एक क्लोज लूप में क्रिचॉस लॉ तो वैलिड रहेगा ना भाई, जितना वोल्टेज इस वायर्स के अक्रॉस आया होगा वही वोल्टेज इसके अक्रॉस आया होगा, आपको मिल जाएगा। हमारे पास जो सेकेंड हाफ साइकिल है या नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसमें नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव पी से कनेक्टेड या लोअर पोटेंशियल पी से हायर पोटेंशियल एन से, रिवर्स बायस, कोई आउटपुट नहीं आया, ये इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से। फिर ये वाला रिपीट करेगा, फिर आएगा, फिर जीरो, फिर आएगा, फिर जीरो, फिर आएगा, फिर जीरो। अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों ने आधे साइकिल को, आधी, ये हाफ वेव रेक्टिफायर मींस आधी वेव को ही ये करेक्ट कर पाया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहां पर हमारे पास डीसी करंट तो बना, डीसी वोल्टेज तो बना ही नहीं, वोल्टेज जीरो से लेके कुछ बना, फिर जीरो हो गया, फिर कुछ देर जीरो रहा, फिर बना, फिर जीरो हो गया, फिर बना, फिर जीरो। सर डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज की बात करें वो तो कांस्टेंट होता था। तो इसी को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिल्टर सर्किट। क्या यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट, याद रखना है, ऑल दो ये आप में है नहीं, फिल्टर सर्किट। ये फिल्टर सर्किट क्या करता है, मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर जब मंजिल में पढ़ाया था तो मैंने कहा था एक पार्शियल एसी एंड पार्शियल डीसी होता है। इस वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें डीसी करंट, डीसी का नेचर भी है, ऑल्टरनेटिंग का भी नेचर है, डीसी का भी नेचर है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता था, जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी, और डीसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। जरा इसको ध्यान से समझो, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, जीरो से कुछ हुआ फिर जीरो, जीरो से कुछ हुआ फिर जीरो, नेगेटिव नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं हुआ मींस डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। और डायरेक्ट करंट में क्या होता था, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम। डीसी करंट के हिसाब से डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा पार्शियल एसी भी है और पार्शियल डीसी भी है, थोड़ा थोड़ा एसी का भी नेचर है, वैल्यू चेंज होने वाला, और थोड़ा थोड़ा डीसी का भी नेचर है, कभी नेगेटिव ना होना, डायरेक्शन चेंज ना होना। तो फिल्टर सर्किट क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये एसी कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें से जो चीज करंट वेरी कर रही है इसके अंदर होता कुछ नहीं है, कैपेसिटर होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर क्या करता है, एसी कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करके चार्जिंग के लिए यूज करता है, बिकॉज यू नो कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी, तो डीसी को जाने देता है, उसको अपने अंदर नहीं जाने देगा। ब्लॉक्स डीसी मतलब ये नहीं डीसी को रोक देगा, वो अपने अंदर डीसी को जाने नहीं देता। तो वो क्या कहेगा, भैया एसी से चार्ज होने लग जाएगा और डीसी को जाने दे देगा। तो अगर आप देखोगे ये कर्व जो ऐसे हो रहा है, ये थोड़ा सा आपका स्टेबलाइज टाइप से हो जाता है ऐसे, ठीक है, आपका ये थोड़ा सा स्टेबलाइज टाइप से हो जाता है। तो डीसी ही है, कुछ 2 वोल्ट रहा फिर जीरो, फिर 2 वोल्ट जीरो, 2 वोल्ट जीरो, ना वैल्यू सेम रहेगी और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो डीसी में कहीं ना कहीं हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। मेन आता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप क्यों है उसका रीजन भी बताता हूं। इट रेक्टिफाइज बोथ दी साइकिल्स, मींस पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। जरा इनपुट को जरा यहां पर ध्यान से देखो, इनपुट आपका कुछ ऐसे है, दिस इज योर इनपुट, है ना। अब जरा देखना, हमारे पास जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अब आपने यहां पे क्या यूज कर रखा है, ट्रांसफॉर्मर।
अब आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करोगे तो जो भी वोल्टेज आएगा वो कम आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द टर्न रेशियो। लेकिन हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, मान लो ये स्टेप डाउन है, 4 वोल्ट का इसने 2 वोल्ट कर दिया, ध्यान से सुनना, 4 वोल्ट का इसने 2 वोल्ट कर दिया। सेंटर टैप मतलब क्या है, ये जो भी वोल्ट सेकेंडरी साइड में आया, इस ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड में जो भी आया, 2 वोल्ट का आधा 1 वोल्ट इधर और 1 वोल्ट इधर आपको मिल जाएगा। मीन जब ये वाला साइकिल रन करेगा तो जो वोल्टेज का पीक आएगा और जब ये वाला साइकिल रन करेगा दो वोल्टेज का पीक आएगा, वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग सेंटर टैप करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली बात, आपने एक इनपुट लगाया, ट्रांसफॉर्मर ने उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन जो भी करा। सेंटर टैप में क्या होगा जरा देखना, पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस फर्स्ट हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाली इसकी बात कर रहा हूं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ये डायोड का P है, ये डायोड का N है, ये डायोड का P है, ये डायोड का N। फर्स्ट साइकिल में हायर पोटेंशियल P का लोअर पोटेंशियल P से, तो ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा तो यहीं पर हमारे पास सर्किट बन जाएगा, यहां पे सर्किट नहीं बनेगा, ये ओपन हो जाएगा। तो पहले वाले साइकिल में कौन काम कर रहा है, D1, D1 आपको आउटपुट दे देगा। जरा नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, इस वाले की नेगेटिव की बात करोगे तो यहां नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव है ना, ये इसका P है, ये N है, ये P है, ये N है। देखो लोअर पोटेंशियल को आपने P से कनेक्ट करा तो ये रिवर्स बायस हो गया, इस बार ये ओपन हो जाएगा, ये यहां से सर्किट से ओपन हो जाएगा, करंट को जाने नहीं देगा। और हायर पोटेंशियल को P से कर रहे हो तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट हमारे पास इस टाइप से यहां फ्लो करेगा। इस बार कौन आउटपुट दे देगा, D2, तो ये दे दिया, ये फिर D1 फिर D2, D1 D2 D1, ऐसे हमारे पास चलता रहता है। तो अभी भी सर ये तो हुआ नहीं, तो फिर वही बात है, आप यहां पे इसके अक्रॉस एक फिल्टर सर्किट यूज कर लो। ठीक है, यहां पर भी हम लोग एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं जिसके अंदर होता है कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर होता है एसी से चार्ज हो जाएगा, हमारे पास एसी से चार्ज हो जाएगा और डीसी को जाने देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, डीसी को अपने अंदर नहीं जाने देगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब वो बाहर चला जाएगा सर्किट में, इसमें से एसी कंपोनेंट को यूज करके खुद चार्ज हो जाएगा, डीसी को जाने देगा। तो ये ग्राफ एनसीईआरटी में कुछ इस टाइप से दिखा रखा है, ये ऐसे स्टेबलाइज कर जाता है थोड़ा बहुत। अब जितना अच्छा आपका फिल्टर सर्किट होगा उतना ही स्टेबल आपको ग्राफ मिल जाएगा, क्योंकि वो उतने अच्छे से ही एसी कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ ना कुछ वोल्टेज पे इसको स्टेबलाइज कर दिया। आप देखो तो एक एसी सोर्स को हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक डीसी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज अवर फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दिस इज अवर फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है दैट इज 40.6 मैक्सिमम एफिशिएंसी, और एक फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है 80.2। क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहे हैं, डायोड यूज हो रहे हैं, वायर्स यूज हो रही हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकती है दैट इज 40.6 एंड फुल वेव रेक्टिफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है दैट इज 80.2। ठीक है, अब रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल जैसे क्या होता है, जैसे पानी के अंदर अगर आप कोई चीज डालते हो तो लहर बन जाती है ना, वैसे इनकी भी तो लहरें बन रही हैं। ठीक है, तो जरा ये देखना, अगर ये 50, ये पूरी वेव 50 हर्ट्ज की है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, मींस इसमें 50 कंप्लीट वेव आ रही है। जरा इसका टाइम पीरियड अगर टी है, ध्यान से सुनना, तो इसकी इस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, ये हुआ ना यार, ये पूरी वेव तो यही है ना, इसी के बाद तो रिपीट हो रही है, तो इसका भी टाइम पीरियड टी है। तो रिपल फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की सेम ही होती है, जैसे यहाँ पे जितनी वेव्स यहाँ पे डेवलप हो रही हैं उतनी ही वेव्स यहाँ पर हमारे पास डेवलप होंगी। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर की अगर देखो, इसकी कंप्लीट वेव क्या है ये, और इसकी कंप्लीट वेव क्या है ये, क्योंकि इसके बाद तो रिपीट होने स्टार्ट हो गई। तो अगर इसकी 50 है तो यहाँ पर 100 नहीं होगी, क्योंकि देखो इसकी एक कंप्लीट वेव में इसकी 2 वेव्स आ जाएंगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो इसकी यहां पर हमारे पास रिपल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की होती है। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है जीना डायोड, जो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। ठीक है, इसको जरा समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता आसानी है, मैं अभी बता देता हूं, कई बच्चे इस
पंगा पता है क्या सेमीकंडक्टर में, बच्चा थ्योरी में ही खोया रहता है, क्वेश्चन को कभी उठाता नहीं है, अप्रोच लगाता नहीं है, इसलिए उसको सेमीकंडक्टर हमेशा लगता है टफ है। लेकिन आपको जरा ये चीज समझना है, मैं अभी यहाँ पे अपने टर्म्स में बता दे रहा हूं। होता सिंपल डायोड ये है, होता सिंपल डायोड ही है। जो एनालिसिस हमने अभी की थी वही है, बस नाम चेंज है, बस नेम चेंज है। ठीक है, देखना अभी कि जब मैं डायोड जीरो डायोड के क्वेश्चंस कराऊंगा सब कुछ सेम होता है भाई, नॉर्मल डायोड ही है, बस आप इसको रिवर्स बायस में यूज कर रहे हो। ठीक है, बोल देते स्पेशल पर्पस डायोड डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स, दिस इज अवर नॉर्मल डायोड। किसी भी अगर आप नॉर्मल डायोड को अगर आप रिवर्स बायस में ही यूज कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, इसको आप यूज करते हैं रिवर्स बायस में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है, आप इसको यूज करेंगे रिवर्स बायस में हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे पास जीरो डायोड होता है, इसको यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, जरा ये चीज समझना ऐसा क्यों। हमारे पास अगर आपके घर पे भी जैसे मान लो फ्रिज है या टीवी है या एसी है, उसके नीचे एक स्टेबलाइजर होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर। कभी भी घर में अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन अगर होता है तो वो स्टेबलाइज करके डिवाइस को उतना ही वोल्टेज देता है, 220 वोल्ट का एसी सप्लाई उसको दे रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि अगर आपके घर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है भी तब भी वो उतना ही प्रोवाइड कर रहा होता है ना। इसको जरा देखना, आपको पता है कि रिवर्स बायस में हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है, यही तो था ना, एक नॉर्मल डायोड का ही तो था ये, है ना। अब जरा देखो क्यों हम लोग इसको कहते हैं कि एक नॉर्मल डायोड ही है भाई, बस इसको यूज कैसे, कभी भी एक डायोड को जब आप हमेशा रिवर्स बायस में यूज कर रहे हो तो वो जीना डायोड कहलाता है। उसका सिंबल आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये है तो अभी भी पी साइड, ये है तो अभी भी एन साइड, ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसे दो तीर टाइप से बना देते हैं। ठीक है, दो तीर टाइप से बना देते हैं, ये जीना डायोड होता है। यूज कैसे, जरा ये समझना। क्या आपको याद है कि एक नॉर्मल डायोड को जब मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज के बियॉन्ड यूज करता था, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बियॉन्ड, बहुत हाई वोल्टेज जब मैं रिवर्स बायस में लगाता था तो मैंने कहा था बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी बनते हैं, करंट बहुत बढ़ जाता है ना। जरा इसको उल्टा सोचो, अगर मैं एक डायोड को, इफ डायोड, ध्यान से सुनना उल्टा, इफ डायोड इज इन रिवर्स बायस एंड करंट इज वेरी हाई, तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज का वेरिएशन देख रहे हो, करंट यहां से लेके यहां तक बढ़ गया लेकिन वोल्टेज में तो चेंज ही नहीं आया। मैंने कहा जब मैंने VZ वोल्टेज लगाया तो करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, हल्के सा और लगाओगे तो बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाएगा। उसको उल्टी तरीके से जरा सोचना स्टार्ट करो कि अगर एक डायोड को अगर आप रिवर्स बायस में यूज कर रहे हो और उसके अंदर करंट बहुत रैपिडली अगर चेंज हो रहा है तो बाय कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आप देख सकते हो देयर इज वेरी लेस चेंज इन वोल्टेज, उसके अक्रॉस, उस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज का चेंज बहुत ही कम होता है। तो हमारे पास अगर मैं उसको सर्किट में यूज करूं तो वो वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा, वो हो गया हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर। सिंपल सी बात, ठीक है। क्वेश्चन करके अभी आपको और क्लियर होगा। लाइट एमिटिंग डायोड, अब ये एलईडी और फोटो डायोड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एलईडी और फोटो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप घर पे एलईडी यूज करते हो, बल्ब, ठीक है, हमारे पास बल्ब वो है। फोटो डायोड होता है डिटेक्टर, एक बेसिकली फोटो डिटेक्टर होता है। कहने का मतलब हमारे पास मान लो इस रूम में अंधेरा है, ठीक है, मैं कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं जिसमें रोशनी निकले तो मुझे पता लग जाए। समझे मैंने क्या बोला? मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मुझे ये चेक करना है कि क्या इस एक्सपेरिमेंट में लाइट निकल सकती है कुछ भी करने के बाद। अब मैं, लेकिन मैं उस रूम में नहीं रह सकता, रीजन बीइंग हो सकता है कि उस रूम में रहने पे कुछ गैसेस निकले, हीट हो, मेरे लिए हैजार्डस हो, मैं उस रूम में नहीं रहना चाहता मेरे को। लेकिन उस सेटअप के अंदर हो सकता है, एक सेटअप के अंदर हमारे पास लाइट जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है, उसको डिटेक्ट करना है बस। तो हम क्या करते हैं, वहां फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड यूज करते हैं। अगर उस पर रोशनी पड़ी तो वो आपको बता देगा, करंट उसके अंदर खलबला जाएगा, खलबलाते ही वो आपको बता देगा कि भाई करंट फ्लो हो रहा है, मींस उस पर रोशनी गिरी थी। आप कह दो कि हाँ लाइट वॉज डिटेक्टेड।
लेकिन लाइट एमिटिंग डायोड आप बल्ब के फॉर्म में यूज करते हो, जरा ये समझो। इट इज अ हेवीली डूप्ड पीएन जंक्शन, नॉर्मल डायोड ही है विद अंडर फॉरवर्ड बायस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बल्ब में ये सारे, अगर आपने कभी खोला हो तो उसके अंदर छोटे छोटे चिप्स टाइप से होते हैं, वो सारे हमारे पास डायोड्स हैं, और वो सारे डायोड फॉरवर्ड बायस होते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉरवर्ड बायस, यहां पे ये चीज याद रखनी है, एलईडी आपका फॉरवर्ड बायस, जीना डायोड आपका रिवर्स बायस। एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि जरा यहां पर समझना, अगर आप एक पीएन जंक्शन की बात करोगे, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, और एक डिप्लीशन लेयर था, यहाँ नेगेटिव आ गया था, यहाँ पर हो गया था इस टाइप से, और पी टाइप में आपके क्या थे, होल्स मेजॉरिटी में थे, और एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी में थे, ऐसा था। अब जरा देखना, व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बायस द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एन टू पी। आपने अगर इसको फॉरवर्ड बायस करा, ठीक है, तो आप इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश करेगा और ये होल इधर भागने की कोशिश करेगा, दूसरी साइड क्रॉस करेंगे। व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बाय देन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहा है, एन से पी, एंड होल्स मूव फ्रॉम पी टू एन। एट द जंक्शन बाउंड्री दीज रिकंबाइन, इलेक्ट्रॉन और होल्स जैसे ही रिकंबाइन होते हैं, तो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन फ्री है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है। तो जरा ध्यान से समझना, जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन को मिलेगी कुर्सी, तो आप अपना स्टेबलाइज हो जाएंगे ना, और जैसे ही स्टेबलाइज होंगे तो जो आपकी एक्साइटमेंट वाली एनर्जी थी, अब आप स्टेबलाइज हो गए, ये जो एनर्जी का गैप है उसका क्या करेंगे, जेब में थोड़ा डालेंगे, रिलीज करेंगे ना, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन ये भाग के आ रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये जो खाली जगह है, होल्स क्या थे, वेकेंट स्पेस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाके वेकेंट स्पेस में बैठेगा, मींस बॉन्डेड स्टेट में चला गया, बॉन्डेड स्टेट में जाती है, एनर्जी कम हुई, तो जो एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा थी उसका क्या करा, उसने लाइट के फॉर्म में एमिट कर दिया। तो सर इसका मतलब तो सारे सेमीकंडक्टर्स में लाइट निकलनी चाहिए। लाइट की जगह पे अगर आप ईएम वेव बोलो तो बिल्कुल, हमारे पास हर सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है जब वो रिकंबाइन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, बहुत सारी वेवलेंथ के ऑर्डर का है। हम किसको डिटेक्ट कर पाते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रा को। तो कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकंबाइन करते हैं तो उनकी जो रेडिएशन है वो विजिबल स्पेक्ट्रा में पड़ते हैं और हमें दिखाई देती है, इसलिए हम लोग उसको बल्ब के जैसे यूज करते हैं। यहां पर इस टाइप से इसको सिंबल में दिखाया जाता है। अगला है फोटोडायोड। अब ये यही चीज के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, लिख दिया है थ्योरी क्योंकि आपको बार बार किताब ना खोलनी पड़े। इट इज अ स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड यूज्ड टू सेंस एंड मेजर इंसिडेंट लाइट। देखो इसका काम क्या है, लाइट को सेंस करना, इसीलिए कहते हैं फोटो डायोड। ये फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं इसको, फोटो डिटेक्टर। इसका सिंबल में देखो, लाइट इसके ऊपर गिर रही है, ठीक है, इट्स सिंबल इज दिस। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। एलईडी फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है रिवर्स बायस में, मान लो आपने क्या करा, एक अभी लाइट नहीं गिरी, एक डायोड है, दिस इज योर पी, दिस इज योर एन, ठीक है, उल्टा बना रखा है ना, हाँ नहीं ठीक है, पी और एन, पी को आपने नेगेटिव, एन को पॉजिटिव। तो आपको पता है ये रिवर्स बायस में है, तो इसके अंदर एक रिवर्स करंट फ्लो हो रहा होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा, हाँ या ना, कुछ कुछ करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। दिस इज कॉल्ड डार्क करंट, ध्यान से सुनना, डार्क करंट। क्या कहते हैं इसको, डार्क करंट। क्यों सर डार्क करंट क्यों, क्योंकि उस चैम्बर में जैसे मान लो कि इस रूम में अंधेरा था, मैंने इस फोटो डिटेक्टर को, डायोड को लिया, रिवर्स बायस में कनेक्ट करके यहां रख दिया, इस रूम में बिल्कुल अंधेरा है और ये रिवर्स बायस में है, तो यहां पर कुछ करंट अपने आप फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि ये अंधेरे रूम में पड़ा है, तो इसको हम कहते हैं डार्क करंट। इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है अंधेरे में, दैट इज डार्क करंट। अब मान लो ये डिटेक्टर पड़ा था, मैंने यहां कुछ केमिकल रिएक्शन करी, रोशनी निकली, रोशनी आती उस पे गिरी, डिटेक्टर पे गिरी। व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड बायस, ये वाला नहीं हमारे पास, ये तो एलईडी का छाप दिया उसने, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। हमारे पास जैसे ही हमारे पास इस फोटो डिटेक्टर पे लाइट गिरती है, तो जरा ध्यान से समझना हमारे पास होता क्या है, हमारे पास बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं इन डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर पे ही लाइट हमारे पास गिरवाई जाती है। तो यहां पर हमारे पास जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन बना और एक हमारे पास, इसको मैं थोड़ा लाल से दिखाता हूं, ठीक है, शायद दिखे, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बना, बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन और होल बना।
आपको भी पता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कुछ ऐसे, और रिवर्स बायस में N में से होल्स आ रहे हैं और P में से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो कर रहे थे, इसीलिए तो डार्क करंट आ रहा है। अब जैसे ही हमारे पास रेडिएशन पड़ी, बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो होल, ये वाला होल इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो आपको समझ आ रहा है कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से पहले से कुछ करंट था, लेकिन जैसी रेडिएशन पड़ी, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होते ही होल इधर जा ही रहे थे, तो कुछ एक्स्ट्रा होल और आए, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आए, मींस करंट बढ़ जाएगा, रिवर्स करंट में चेंज आएगा। तो आप करंट को मेजर कर रहे हो, अच्छा अभी तक तो यार डार्क करंट ही फ्लो कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रिएक्शन हुई, अचानक लाइट निकली, लाइट गिरते ही बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन और होल इधर उधर फैल गए, करंट में वेरिएशन आया। जैसे ही आपको लगा अरे करंट चेंज हो गया, मींस ये करंट कैसे चेंज हुआ होगा, जब लाइट गिरी होगी, मींस उस चैम्बर में लाइट जनरेट हुई थी। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फोटो डिटेक्टर। तो याद रखना ये हमारे पास रिवर्स बायस में है, हमारे पास ये रिवर्स बायस में, एलईडी फॉरवर्ड बायस में। लास्ट है हमारा सोलर सेल। सोलर सेल कोई भी बायसिंग नहीं होती, ठीक है, हमारे पास सोलर सेल में कोई भी बायस। आपको सोलर सेल तो पता ही है ना, धूप में रखते हो, तो धूप में रखने से क्या होता है एक साइड उसका पॉजिटिव बन जाता है, एक साइड नेगेटिव बन जाता है, और फिर वो एक बैटरी के जैसे काम करता है। बैटरी में भी तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, आप उसको अपने एक्सटर्नल सर्किट में यूज करते हो तो काम आने लग जाता है। अब पीएन जंक्शन, ये काम बिल्कुल डायोड के जैसा ही है। जरा देखो, रोशनी इसमें भी गिरी, ठीक है, रोशनी इसमें भी गिरी, नो बायसिंग, यहां पे कोई बायसिंग नहीं है, कोई बैटरी नहीं लगा रखी है। तो सर फोटो डायोड और इसमें डिफरेंस क्या है? फोटो डायोड में आपने रिवर्स बायसिंग कर रखी है, इसमें कोई नहीं है। काम इसका भी वैसे ही है, देखो कैसे, यहां पर पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रखी है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में। जैसी रेडिएशन आई, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बना, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये होल इधर आ गया। ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये होल इधर आ गया। इस एन में तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे और होल में, पी में होल्स पहले से ही थे। तो जब तक रेडिएशन गिरती रहेगी, जब तक रेडिएशन गिरती रहेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे, इसमें होल्स बढ़ते रहेंगे। तो आपको समझ नहीं आ रहा है, एक साइड नेगेटिव और होता जा रहा है, एक साइड पॉजिटिव और होता जा रहा है। अगर आप इसको कभी किसी रेजिस्टेंस के साथ लगाओगे तो एक करंट बनेगा, ये बैटरी के जैसे काम कर गया है ना हमारे पास। तो इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जरा ध्यान से देखना, हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज, अगर आप इसको सर्किट में यूज नहीं कर रहे तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल होगा, वो ये एनसीईआरटी में दे रखा, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस के साथ यूज नहीं कर रहा, मैंने लाइट डालनी स्टार्ट करी, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, होल भी बढ़ते जाएंगे, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव टाइप से डेवलप होता रहेगा, तो इसके क्रॉस एक पोटेंशियल बनेगा, दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। लेकिन मैं जैसे ही इसको कनेक्ट कर दूंगा तो करंट हमारे पास फ्लो करेगा, ये वोल्टेज खटाक से हमारे पास जीरो हो जाएगा, शॉर्ट, ये हमारे पास करंट बन जाएगा, वोल्टेज का फॉल करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट, दिस इज ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। जैसे आप इसको शॉर्ट सर्किट करते हो विदाउट एनी बायसिंग। अब पढ़ लो, पीएन जंक्शन विच जनरेट्स EMF and solar radiation falls on it called solar cell. It works on the same principle, photovoltaic effect, as photodiode, except that no external bias is applied and the junction area is kept much larger for solar radiation to be incident because we are interested in more power. कहने का मतलब अब ज्यादा रेडिएशन, ये इस रीजन पे ज्यादा रेडिएशन आने की कोशिश करवानी पड़ेगी, क्योंकि तभी हमारे पास बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे, तभी एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा बनेंगे, होल ज्यादा बनेंगे, तो आपका एक साइड पॉजिटिव बन रहा है, एक साइड नेगेटिव बन रहा है, दिस इज योर सोलर सेल। तो ये चारों चीजों को आपको ध्यान से समझना है। अब हम लोग इसके बाद आते हैं इनके क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इफ इन अ पीएन जंक्शन डायोड अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट। अब बात यह है कि आपको अपने, हम लोग PYQs करेंगे तो आपको अपने जितने भी कंसेप्ट के बारे में मैंने बात करी है उसी को हम लोग रिकॉल करके उसी से ही क्वेश्चंस करेंगे। देखना कुछ भी एक्स्ट्रा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, थ्योरी यही है। अगर आप जबरदस्ती अपने आप डाउट बनाते रहेंगे तो आपको क्या लगेगा कि क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन एक्चुअली में अगर आप जो मेन चीजें हैं सबकी उठा लेंगे और उससे क्वेश्चंस पे ट्राई करना स्टार्ट करेंगे, तब भी आपसे कुछ ना कुछ आगे प्रोग्रेस होगा। करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास इन अ पीएन जंक्शन डायोड अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल of 10 volt is applied as shown, the output signal across load resistance will be। अब जरा देखो, हमारे पास जो आपने स्क्वायर वेव 10 वोल्ट का दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसा सिग्नल है, 5 वोल्ट नेगेटिव इधर है, ठीक है, और ये कांस्टेंट 5 वोल्ट रहेगा कुछ टाइम तक,
फिर ये अचानक 5 वोल्ट प्लस हो जाएगा, फिर कुछ कांस्टेंट रहेगा, फिर ये ऐसे, फिर नेगेटिव, फिर ऐसे, स्क्वायर वेव। ठीक है, जरा मैं इसको कर लेता हूं दो हिस्सों में, नेगेटिव हाफ साइकिल एंड पॉजिटिव हाफ साइकिल। इतना तो मान सकते हैं ना। जरा ये समझना, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास दो डायग्राम बनाएंगे, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में मतलब ये क्या कह रहा है कि इस साइड पे आपने नेगेटिव दे दिया है, ठीक है, ऐसे। नेगेटिव हाफ साइकिल में जरा समझना, आपने यहां पे 5 वोल्ट, यहां पे नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, इस टाइप से 5 वोल्ट आपने अप्लाई कर दिया, और ये रहा आपका रेजिस्टेंस R। डायोड के लिए जरा देखो कि डायोड के लिए हमारे पास ये है P, ये है N। आप P को लोअर पोटेंशियल और N को हायर पोटेंशियल, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस में ये क्या होगा, ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो क्या लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा? यहां पर आपने एक वोल्टेज लगा दिया -5 वोल्ट ऐसे, ठीक है, हमारे पास प्लस। इसके अक्रॉस जो अगर आप वोल्टेज लोगे V आउटपुट, दैट विल बी 0 वोल्ट, मींस आपको 0 मिलेगा। अब आते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल पे। हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल पे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मतलब एक साइड पे ये हमारे पास पॉजिटिव दे देगा, ऐसे आप ये मान लो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर आपका नेगेटिव हो गया, और आपने यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया, ये रहा रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां पर अब ध्यान से देखूं तो ये P टाइप है, ये N टाइप है, पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल, नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल, तो ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस ये कुछ ऐसा हो जाएगा शॉर्ट वायर के जैसा। आपने यहां पे 5 वोल्ट लगा दिया, ऐसे मान लो अब आप बैटरी को, और एक लोड रेजिस्टेंस आपका ये है। अगर मैं पूछूं इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो इसके अक्रॉस भी तो 5 वोल्ट ही होगा, आया ना भाई। ये केवीएल के लूप में अगर इस बैटरी ने +5 दिया है तो इसने -5, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट, तो वो आपको आउटपुट दिखेगा। फिर से नेगेटिव हाफ आएगा तो 0 हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हाफ आएगा तो 5 हो जाएगा। तो मींस आपका कुछ देर तक 0 रहेगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 0 होएगा, फिर 5। ये कह रहा है 0 से 10 हो जाएगा, 0 से -10 हो जाएगा, 0 से -5 हो जाएगा। ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। सिंपल सा लॉजिक। अगला क्वेश्चन जेईई मेन 2021 का, इन द गिवन फिगर ईच डायोड हैज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है तो आपको 30 ओम रेजिस्टेंस लेके चलना है, एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस, मींस आपको यहां पर ओपन लेना। अब कोई नी वोल्टेज का नाम नहीं ले रखा तो हमें वो नहीं लेना है, करंट I1 की बात करनी है। तो जरा यहां पर देख रहे हैं ये 200 वोल्ट है, ये आपका ये आपके सबके पहले PN ये हो गए। ये आपका हायर पोटेंशियल इधर है और लोअर पोटेंशियल इधर है। पहले तो सबको चेक करो कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स है, ठीक है। हायर पोटेंशियल एन साइड ये रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। हायर पोटेंशियल P, लोअर पोटेंशियल ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और हायर पोटेंशियल P ये फॉरवर्ड बायस हो गया। इन्होंने कहा कि जब रिवर्स बायस है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, मींस इस वायर में करंट नहीं जाएगा, तो आप इसको ओपन कर लो तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा। हमारे पास फॉरवर्ड बायस में 30 ओम दे रहा है, तो ये इसको आप 30 ओम मान लो, और ये आपका हो गया 130 ओम्स, ठीक है। इसको आप 30 ओम्स मान लो, और ये हो गया आपका 130 ओम्स, ठीक है। इसको तो आपने ओपन कर लिया, तो ये किसी काम का नहीं रहा रेजिस्टेंस 130 ओम्स का, ये किसी काम का नहीं रहा। हमारे पास एक बैटरी है 200 वोल्ट की, और हमारे पास इस टाइप से 200 वोल्ट की, और यहां पर है आपका 20 ओम्स। तो कौन सा रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं रहा, ये वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया। तो हमारे पास अगर मैं देखूं 130 प्लस, ये दोनों सीरीज में 130 प्लस 30 160, ये भी 160 और 160 पैरेलल में आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16 80। तो ये हमारे पास 80 ओम्स आपका यहां आ गया, और ये बैटरी आपकी कितनी है 200 वोल्ट की, और यहां पे रेजिस्टेंस 20 ओम्स का। तो अगर हमसे करंट क्या पूछा था, ये I1 की वैल्यू पूछी थी, टोटल करंट जो निकल रहा होगा बैटरी से, तो I1 विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज है आपका 200 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास 2 एम्पेयर का आपका करंट आएगा। सी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन जेईई मेन 2021 का, चूज द करेक्ट वेवफॉर्म दैट कैन रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस आर इन द फॉलोइंग सर्किट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के बच्चा जनरली घबरा जाता है। आपने इनपुट दिया है 10 साइन ओमेगा टी का, मतलब अगर आप देखोगे तो ये कुछ साइन का फंक्शन होगा ऐसे, और 10 साइन, पीक वैल्यू +10, और जो यहां पर नेगेटिव पीक होगा -10, कुछ ऐसे होगा। आपका एक डायोड है और एक बैटरी भी लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस है। आइए मैं इसको जरा सबसे पहले यहां पे बनाता हूं। अब वही बात है, आपको घबराना नहीं है यहां पर, ठीक है। ये आपका डायोड है,
ये आपका रेजिस्टेंस है और यहां पर आपने एक बैटरी लगा ली है 3 वोल्ट की, यही तो है ना हमारे पास, ठीक है, 3 वोल्ट की, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, चूज द करेक्ट वेवफॉर्म दैट कैन रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और आपने यहां पर लगाया है 10 sin ओमेगा टी। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस वेव फॉर्म को बना दूं, ठीक है, अगर मैं इस वेव फॉर्म को अगर मैं यहां पर बना दूं तो ये कुछ ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अगर मैं इस वेव फॉर्म को बना दूं तो ये कुछ ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब जरा देखना, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, ये हमारे पास एक पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, ठीक है। हमारे लिए ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस का लोड हमें बताना है कि कैसा ग्राफ आएगा। जरा ध्यान से समझना, हमारे लिए जो 3 वोल्ट है, ठीक है, यहां पर अगर मान लो आप 0 वोल्ट यहां पे ले रहे हो तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन यहां पर आपको 3 वोल्ट आपको पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। इस डायोड को अगर मैं ध्यान से देखूं, इस डायोड को देखूं तो इसके इस साइड पर आपको +3 वोल्ट तो आपको मिल रहा है, दिस इज एन, दिस इज पी। आप खुद से सोचना ये फॉरवर्ड बायस कब होगा, फॉरवर्ड बायस ये तब होगा जब हमारे पास यहां पे जो ये ग्राफ था, ठीक है, जरा समझो, ये 0 से 3 वोल्ट, मैं इस टाइप से बनाता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं 3 वोल्ट की, और ये है 10 वोल्ट। 0 से 3 वोल्ट की अगर मैं बात करूं, जब तक ये 0 से 3 है, मान लो आपने वैल्यू ले ली 1 वोल्ट, यहां पे आपने ले लिया 1 वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है P आपका लोअर पोटेंशियल, N आपका हायर पोटेंशियल, ये रिवर्स बायस में होगा, है ना। जब तक हमारे पास ये पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते 3 वोल्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि देखो ये फॉरवर्ड बायस तब होगा जब ये 3 वोल्ट से ज्यादा होगा, मींस 3 वोल्ट से ज्यादा होने के बाद ही ये कुछ फॉरवर्ड बायस में आएगा। अदरवाइज जब तक मैं यहां पे बात कर रहा हूं इनपुट वोल्टेज या पोटेंशियल Vp इज लेस देन 3 वोल्ट, डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। आपको ये बात नहीं समझ आ रही तो कुछ वैल्यू रख लो, 1 वोल्ट रख लो, चलो 1 वोल्ट यहां पर है, 3 वोल्ट यहां पर है, तो ऑब्वियस सी बात है रिवर्स बायस, तो डायोड ओपन हो जाएगा, और डायोड अगर ओपन हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, 0, आउटपुट वोल्टेज आएगा ही नहीं, है ना, यहां तक तो कुछ आया ही नहीं। अब जरा देखना, हमारे पास अगर Vp इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट, मतलब आपका इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3 वोल्ट है, मान लो ये रहा डायोड, इधर आपने लगा रखा है रेजिस्टेंस और इधर है आपका 3 वोल्ट, है ना, तो प्लस एन साइड पे +3 है और आपने मान लिया 3 वोल्ट से ज्यादा 5 वोल्ट मान लो, तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा, ये बढ़ते बढ़ते जैसे ही 5 वोल्ट पाया होगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट हो जाएगा, आया ना। तो फॉरवर्ड बायस में जैसे ही ये हमारे पास शॉर्ट होगा, ठीक है, तो इसको आप हटा के ऐसे कर सकते हो, तो ये सर्किट कैसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया हमारे पास, है ना, ये सर्किट कुछ हमारे पास इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 3 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज देखना है, तो इस बार हमारे पास वोल्टेज आने वाला है। अगर ये 5 होगा तो 5 - 3 कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें देगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ हमारे पास आएगा, जैसे जैसे ये 5 से 6 होगा तो 6 - 3 आपको आउटपुट मिलेगा, हमारे पास ये 7 होगा तो 7 - 3 आउटपुट मिलेगा, तो कुछ ना कुछ आउटपुट आपको यहां पर मिलेगा। ये आउटपुट मैंने ऐसे बना दिया एक रफ, क्योंकि हमें रफ ग्राफ ही बताना है, ठीक है, हमारे पास रफ ग्राफ। इन्होंने कहा है, पहले ग्राफ को देखो, इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास प्लस ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा, यहां पर आया, इसको थोड़ा मोटा कर दिया ज्यादा, ठीक है, हमारे पास ये ग्राफ 3 से लेके यहां तक आया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर आया ऐसे कह रहा है, ये वाला ग्राफ कह रहा है 0 से लेके यहां तक -3 तक आएगा और फिर ये इस टाइप से आएगा। इस वाले ग्राफ में क्या कह रहा है कि ये यहां तक आएगा, फिर कांस्टेंट वोल्टेज, फिर ये नेगेटिव में इस टाइप से आएगा, फिर कांस्टेंट, ऐसे कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे पास इस टाइप से आएगा ऐसे, ठीक है, फिर ये और फिर इस टाइप से, ठीक है। अब हमें यहां पर ग्राफ को सिलेक्ट करना है कि हमारे पास कौन सा ग्राफ मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारे पास ग्राफ बन सकता है, ठीक है। तो आइए जरा हम लोग यहां पर ध्यान से देखें कि हमारे लिए कि जब ये 3 वोल्ट से ज्यादा का होगा, 3 वोल्ट से हमारे पास ज्यादा का होगा 5, तो ये 5 - 3 कुछ ना कुछ आउटपुट जो भी बनेगा वो हमारे को यहाँ पे मिल रहा होगा, तो आउटपुट तो आने वाला है। तो हमारे पास इन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि
+3 के बाद देखो 3 से नीचे यहां पर इन्होंने 0 कह रखा है, तो ये वाला थोड़ा सा सही तब भी लग रहा है कि 3 के बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा, और हमारे पास 3 के बाद ही कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट आ भी रहा है। ठीक है, अब जरा ये समझना, अब ये वाला पॉइंट क्या है, यहां पर अगर वोल्टेज 3 से कम होगा तो ये फिर से इसी वाले मोड में चला जाएगा और कभी आउटपुट आएगा ही नहीं, तो यहां पर आपका ग्राफ फिर से 0 हो जाएगा, है ना, अचानक 0 वोल्टेज देगा, क्योंकि 3 से नीचे वोल्टेज में तो हमारे पास ये काम करेगा ही नहीं। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, नेगेटिव वोल्टेज की बात करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर इस डायोड में एक साइड है हमारे पास 3 वोल्ट, और मान लो कि यहां पे -5 हो गया, -5 सपोज, नेगेटिव में से कोई सी भी वैल्यू रख लो, आपको पता लग जाएगा डायोड काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, हमारे पास तो पी साइड और एन साइड, हमारे पास वीपी माइनस वीएन जरा निकाल के देखता हूं कि चेक करने के लिए फॉरवर्ड बायस होगा या नहीं, तो ये आएगा -5 माइनस ऑफ -3, तो -5 + 3 -2 <0 रिवर्स बायस, और अगर ये रिवर्स बायस हुआ तो आउटपुट आपका आएगा ही नहीं, यहां पे 0 आउटपुट आएगा, डायोड ओपन हो जाएगा ना इस केस में, रिवर्स बायस में, तो आपका आउटपुट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस केस में ये 0 आएगा, फिर ये कब उठेगा दोबारा से, हमारे पास ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये आपका ग्राफ 3 के बाद जब ये ऊपर उठना स्टार्ट करेगा तब से फिर आ जाएगा, ये 0 रहेगा और यहां पर आते ही ये फिर से ऊपर उठेगा। तो आपको ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये कह रहा है 3 वोल्ट से ऊपर का ग्राफ आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर 3 वोल्ट के ऊपर का ग्राफ आएगा, तो ए ऑप्शन आपको बहुत करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ द आउटपुट इज गोइंग टू बी। अब बात यही है कि आप एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अ जीनर डायोड ऑफ पावर रेटिंग। अब जरा देखो, जीनर डायोड एक हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे यूज होता था, इसका पावर है हमारे पास 2 वॉट का, ध्यान से सुनना, पावर है आपका 2 वॉट का, is to be used as a voltage regulator if the zener diode has a breakdown voltage, means ये जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट के बाद ये ब्रेकडाउन करेगा, और ब्रेकडाउन वोल्टेज ध्यान से देखो, उस ग्राफ में मैंने कहा था जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो वही वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज ही रेगुलेटेड वोल्टेज बन जाता है, उसके अक्रॉस वही वोल्टेज रहेगा, रेगुलेटेड वोल्टेज। ठीक है, and it has to regulate voltage fluctuated between 6 to 14 वोल्ट। जरा देखो 6 से लेके 14 वोल्ट, जब यहां पे इधर 6 to 14 वोल्ट के बीच में वेरिएशन होगा, ठीक है, ये कब काम करेगा, जब 10 वोल्ट यहां पे इफ इनपुट वोल्टेज अगर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 वोल्ट है, तब ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ आरएस फॉर द सेफ ऑपरेशन वुड बी, ठीक है, हमारे पास यहां पे आरएस की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये सेफ ऑपरेटेड हो जाए। जरा ध्यान से समझो, सेफ ऑपरेटेड मतलब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन होने पर भी आपके घर पे दिक्कत ना हो। जैसे आपके घर पे 220 वोल्ट आता है, अब आपको पता है वो 220 से 240 भी जा सकता है, 220 से 200 भी हो सकता है। आप अपने घर पे फ्यूज वायर एक ऐसा रखेंगे जो 240 पे भी झेल जाए, मतलब 240 को भी कंसीडर करेंगे आप कि भाई अगर घर में इतना आया तो खराब नहीं होना चाहिए। तो फॉर सेफ्टी अगर मैं बात करूं, इफ इनपुट वोल्टेज भी अगर हमारा 14 वोल्ट भी अगर हो तो जीनर डायोड कितना दे दे, जीनर डायोड उसको रेगुलेट कर जाए, क्या कर जाए, रेगुलेट हमारे पास कर जाए, यही तो होता है। तो बेसिकली इस सर्किट में आपने कहीं ना कहीं इस टाइप से आप मान सकते हैं कि आपने 14 वोल्ट अप्लाई करा, क्या करा, 14 वोल्ट मान लो सर्किट में आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आरएस है, ठीक है, जीनर डायोड 10 वोल्ट अपोज करेगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपके लिए जीनर डायोड एक इस टाइप से बैटरी का काम करता है, 10 वोल्ट, जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वही। अब देखो यहां पर आप चाहे कुछ भी कर लो, ये 10 वोल्ट फिक्स है, तो आपके हाउस में या फिर अप्लायंस में हमारे पास 10 वोल्ट ही जाएगा, ये रेगुलेट कर देगा। तो इस केस में हमारे पास जरा देखो, इन्होंने पूछा ये आरएस की वैल्यू क्या हो सकती है। अब पावर ये कितना दे सकता है, पावर 2 वाट, और मैक्सिमम वोल्टेज कितना झेल सकता है, 10। तो पावर इज इक्वल टू वीआई से मैं ये निकाल सकता हूं इसके अंदर से करंट कितना जा सकता है वो, इसके बाद ये खराब हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 10 इंटू आई, तो आई की आगे वैल्यू 0.2। ठीक है, इस सर्किट में 0.2 एम्पेयर अगर फ्लो कर रहा है तो जीना डायोड अपना मैक्सिमम 10 वोल्ट तक संभाल ले जाएगा। अब तो क्वेश्चन हो गया, ये 14 वोल्ट ये 10 वोल्ट दोनों करंट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो ई नेट कितना आएगा भाई इसमें 14 माइनस 10। ठीक है, रेजिस्टेंस आरएस है तो आई इज इक्वल टू, या फिर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाय आई, तो वोल्टेज आपका आ जाएगा 4 वोल्ट बाय करंट है आपका 0.2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20 ओम्स। आप रेजिस्टेंस यहां पे लगा लेंगे तो आपका सेफ रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम 14 वोल्ट पर भी हमारे पास वो झेल के चला जाएगा। ये आपका अप्रोच होता है जीना डायोड का। अगला क्वेश्चन, फॉर द गिवन सर्किट द पावर अक्रॉस जीना डायोड इन मिलीवॉट। अब जरा देखो, ये फिर से वैसे ही है, हमारे पास आपने 24 वोल्ट लगाया, इन्होंने कहा है कि VZ 10 वोल्ट है। ये रिवर्स बायस में जरा देखो, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। आपने हायर पोटेंशियल, हायर और लोअर पोटेंशियल, जरा देखो जीना डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, तो हायर पोटेंशियल एन से, लोअर पोटेंशियल इधर, तो ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है। याद रखना, जीना डायोड में जो हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यूज या रिप्लेस, कंसेप्ट क्या होता है, जैसे पीछे करा है, रिप्लेस जीनर डायोड, जीनर डायोड बाय अ बैटरी ऑफ वोल्टेज VZ या ब्रेकडाउन वोल्टेज। हमारे पास हुज पॉजिटिव टर्मिनल इज आप कह सकते हो एन साइड, अपोज करता है, ये करंट को अपने अंदर जाने नहीं देता है, रिवर्स बायस में ये इसको अपोज करने की कोशिश करता है। तो ये आपका सर्किट क्या बन गया, ये बन गया भाई, ये आपका 24 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये आपका 1 किलो ओम हो गया, ये एक बैटरी के जैसे काम करेगा, कितना हमारे पास 10 वोल्ट का, और यहां पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 किलो ओम। ये इस टाइप का सर्किट हो गया। अब हमें पावर बताना था, तो पावर ऑफ जीनर इज इक्वल टू IZ इंटू VZ आपको पता है, बस IZ निकाल लो, ये करंट कितना होगा आपको बस ये निकालना है। IZ इंटू VZ है हमारे पास 10। सर ये करंट कैसे निकाले, सर ये करंट कैसे निकाले यार, या तो अब आप नोडल एनालिसिस लगा लो। ठीक है, हमारे पास, अब मेरे को नहीं पता कितनों को नोडल एनालिसिस आती है या नहीं आती है, तो बेसिक तरीके से चलते हैं। ठीक है यार, देखो अगर ये 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी तो 10 वोल्ट होगा ना, तो मैं इसको I1 कह देता हूं। I1 क्या मैं I1 कह सकता हूं, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज मैं ले रहा हूं 10 क्योंकि ये इसके पैरेलल में है। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 ये किलो है, ठीक है, ओम्स, तो 2 मिली एम्पेयर ये करंट आ गया। ये तो समझ आया है ना। जरा इस चीज में जरा यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, इस चीज में जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये 2 मिली एम्पेयर हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट ले लेता हूं, इसको समझाने के लिए यही एक तरीका, नहीं तो अदरवाइज मैं क्रिचॉफ से नहीं जाना चाहता। 0 वोल्ट है तो इधर 24 वोल्ट हो गया होगा और इधर +10 हो गया होगा, है ना, इतना तो समझ आ रहा है। बैटरी अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्ट ले लेता हूं, ये भी 0 वोल्ट हो गया, ये भी हमारे पास 0 वोल्ट हो गया, तो बैटरी के हायर साइड पे जाओगे तो +V करते थे, तो +24 और यहाँ पे +10। आपको समझ आ रहा है, 24 और 10 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये कैपिटल I कितना होगा, कैपिटल I होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, तो ये आएगा 24 माइनस 10 बाय 1000, तो ये आ जाएगा आपका 14 मिली एम्पेयर। अगर 14 मिली एम्पेयर टोटल करंट है, 2 इधर चला गया, तो IZ की वैल्यू आपकी कितनी, 14 माइनस 2 12 मिली एम्पेयर का आपका IZ की वैल्यू आ गई। बस उठा करके यहां डाल दो, 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मिली एम्पेयर इंटू 10 120 मिलीवॉट, तो आंसर आपका आ गया। क्लियर? ठीक है, तो आप चाहे तो I जैसे क्रिचॉफ में आपको करंट निकालने हैं सारे, तो ये तो आपको I1 पता लग ही गया 2 मिली एम्पेयर सिंपल से, IZ आपको निकालना था, तो आप यहां से I डिवाइड कर लीजिए, तो ये I आया, तो I माइनस 2 यहां पर आया, आप एक KVL की इक्वेशन पूरी लिख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक तरीका है, तो यही है। अगला क्वेश्चन, by doping semiconductor with pentavalent means 15th group, the electron density increases,
पहला स्टेटमेंट बात तो सही है। द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेट नेगेटिव चार्ज, नहीं बेटा एंड ये न्यूट्रल होता है, ये हमारे पास करेक्ट है और ये न्यूट्रल होता है, ठीक है हमारे पास। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ए ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन, इन अ सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर एट 27 डिग्री इज, इंट्रिंसिक एन आई की अगर आप बात करेंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर 16 आ गया। इफ द सेमीकंडक्टर इज डूब विद इंप्योरिटी एटम द होल डेंसिटी इंक्रीजेस टू इतना, तो आपके नंबर ऑफ होल्स इस बार कितने हो गए हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 22। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना होगा, मैंने क्या बोला था कि जब भी आप डूपिंग करते हो इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी आपकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो Ne इंटू NH इज इक्वल टू NI का स्क्वायर, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। ये चेंज हो सकता है लेकिन ये चीज कभी चेंज नहीं होगी। तो आपको Ne चाहिए तो Ne इज इक्वल टू NI का स्क्वायर बाय NH आप कर लीजिए। तो Ni कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10 की पावर 22। सॉल्व करेंगे यू विल गेट दी आंसर, ठीक है बेटा। इन अ गिवन सर्किट डायग्राम, अरे यार डायग्राम तो दे नहीं रखा, इज कनेक्टेड अक्रॉस 50 वोल्ट सप्लाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ चलो ठीक है, अगर है भी नहीं तो भी मैं बना देता हूं, ठीक है। इन अ गिवन सर्किट डायग्राम 5 वोल्ट जीनर डायोड, मतलब हमारे पास कुछ एक ऐसे जीनर डायोड हमारे पास है, ठीक है, जिसका 5 वोल्ट तक ये झेल सकता है, रेगुलेट करेगा, ठीक है। अलॉन्ग विद सीरीज रेजिस्टेंस इस टाइप से इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 50 वोल्ट, हमारे पास 50 वोल्ट की बैटरी के साथ, यही सर्किट आपको बार बार मिलेगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इस आर की मिनिमम वैल्यू ऐसे क्या होनी चाहिए, इफ द मैक्सिमम जीनर करंट इज, ये मैक्सिमम कितना हमारे पास झेल सकता है, दैट इज 90 IZ, दैट इज 90 मिली एम्पियर विल बी, ये आपका आउटपुट हो गया। ये डायग्राम लेके आपको सॉल्व करना है। चलिए हमारे पास यार देखो इस सर्किट में उन्होंने कहा है कि ये आर की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस वेरी करोगे तो सर्किट में करंट चेंज होगा, और हम लोग कितना झेल सकते हैं 90 वोल्ट, कितना है 5 वोल्ट। तो क्या आपको ये चीज समझ आ रही है, ये डायोड जब, ये जीनर डायोड जब वोल्टेज रेगुलेशन में आएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हमारे पास ये 50 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ये एक मैंने कहा था ना ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये बैटरी के जैसे काम करेगा 5 वोल्ट की, और ऐसे, और इस सर्किट में इसके अंदर से कितना करंट जाना चाहिए 90 मिली एम्पियर, ये करंट हो गया। तो हो तो गया क्वेश्चन यार, करंट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इस पूरे लूप में वोल्टेज कितना है 50 और -5 45 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये कितना आना चाहिए 90 इंटू 10 की पावर -3। तो रेजिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो 45 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आप कर सकते हो 1/2 0.5 इंटू 10 की पावर 3 ओम्स, ये आ गया आंसर, ठीक है भाई। ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है ना, बस वही चीज है। तो 50 - 5 45 नेट वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इतना करंट फ्लो करा दे, बस काम बन गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन, कंसीडर अ सिचुएशन इन विच रिवर्स बायस करंट ऑफ अ पर्टिकुलर पीएन जंक्शन इंक्रीजेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। अब जरा देखो हमारे पास ये कह रहा है कि एक डायोड है, ठीक है, रिवर्स बायस्ड, ठीक है, और इस पे अगर आप वेवलेंथ डाल रहे हो, ठीक है, when it is exposed to light of wavelength lambda is less than or equal to 621 nanometer. During this process, enhancement in carrier concentration take place due to generation of whole electron pair. The value of band gap is nearly. अब जरा देखो ये जो लाइट है फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इज डेवलप, ये तो हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आया। क्या आपको ये बात याद आ रही है, बैंड थ्योरी में कंडक्शन बैंड था, एक हमारे पास वैलेंस बैंड था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कैसे बन रहा था कंडक्शन बैंड में, एक इलेक्ट्रॉन जब टूट के यहां पर जाता था तो एक होल बन जाता था, तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बन गया, है ना। तो ये वही कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी वेवलेंथ दे रहे हैं वो लेस देन, देखो एनर्जी इज इक्वल टू hc/लैम्डा। अगर 621 नैनोमीटर पे कुछ एनर्जी है तो लैम्डा को कम करने पे हायर एनर्जी आ जाएंगी, समझे मैंने क्या बोला। 621 नैनोमीटर पे वेवलेंथ पे अगर कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी है, अगर वेवलेंथ उससे कम है तो एनर्जी ज्यादा है, मींस यू आर गिविंग अ रेंज ऑफ एनर्जीज। इन्होंने कहा कि हमारे पास वैल्यू ऑफ बैंड गैप इज नियरली। अब क्योंकि अब कितनी दे रहे हो हमें तो पता नहीं है,
हम लोग लैम्डा 621 नैनोमीटर के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ हम लोगों ने डाली, इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल का जो बनना है वो बेसिकली बैंड में यही है, और दिस विल बी Eg मींस hc बाय लैम्डा सप्लाइड, अगर वो हमारे पास बैंड गैप एनर्जी के बराबर हुआ तभी इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन पाएगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा 621 इंटू 10 की पावर 621 इंटू 10 की पावर -9 इक्वल टू Eg। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो 1240 आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको आ जाएगा, और अगर आप इस टाइप से कर रहे हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड और कर लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है यार। अगला क्वेश्चन, अ जीनर डायोड हैविंग अ जीनर वोल्टेज 8 वोल्ट, ये देखो जीनर वोल्टेज इसका 8 वोल्ट है, एंड पावर डिसिपेशन, जो इसमें से पावर डिसिपेट हो रही है दैट इज 0.5 वोल्ट। तो इसके अंदर से करंट ये कितना झेल सकता है, तो पावर इज इक्वल टू VZ इंटू IZ आप लगा सकते हैं। तो पावर है 0.5, वोल्टेज है 8 इंटू IZ, तो आपका IZ आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 8, इतना काफी है। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंज विद मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड इज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम है जिससे मैक्सिमम पोटेंशियल आ रहा है, और मैक्सिमम पोटेंशियल अगर डायोड के अक्रॉस आ रहा है तो ये रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस RP इज, ठीक है, हमारे पास ये RP कितना होगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो कि हमारे लिए जो नीचे वाला ठीक है, नीचे वाला वोल्टेज है दैट इज 20 वोल्ट का वेरिएशन, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 20 वोल्ट आप मैक्सिमम दे सकते हो, यही तो दे रहा है। अब देखो, is connected across a potential divider arranged with maximum potential drop across zener diode, मतलब यार सीरीज में अगर मान लो कि इसने अपना कुछ वोल्टेज दिया, इसको मैं कह रहा हूं जब ये सीरीज में होगा तो कुछ वोल्टेज डिवाइड होगा, जब ये अपना मैक्सिमम वोल्टेज देगा जितना ये दे सकता है, ये अगर मैक्सिमम देगा तभी इसके क्रॉस और इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होगा, यही तो बात हुई। तो इस सर्किट को क्या आप ऐसे नहीं देख सकते कि आपका एक रेजिस्टेंस RP ये हो गया, ये आपने मैक्सिमम वोल्टेज यहां पे बैटरी की लगा दी 20 वोल्ट, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ठीक है, या इस टाइप से लो, क्योंकि इस डायोड का रिवर्स, इसको रिवर्स बायस में रखना है हमें, है ना। तो रिवर्स बायस में अगर मेरे को रखना है तो P को नेगेटिव से, तो ये कुछ ऐसे आप कनेक्ट कर लो 20 वोल्ट, और ये डायोड जो N साइड है उधर एक ऐसे बैटरी बना लो। मैंने कहा था ना कि जीनर डायोड का जो N साइड होता है उधर बैटरी का पॉजिटिव बना लो 8 वोल्ट का, ये कितना है 20। अब करंट इसमें से कितना जा रखता है, ये IZ है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप से IZ, ठीक है। अब तो हो गया यार, IZ विल बी इक्वल टू V टोटल बाय R टोटल। तो V टोटल देखो 20 वोल्ट इधर करंट फ्लो कराना चाहता है, 8 इधर, तो 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाय RP दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.5 बाय 8। तो RP की वैल्यू आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट विल गिव यू दी आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, कोई बेसिक फंडा जो हम लोग पहले से ले रहे हैं वही अभी भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ IZ। आप देख सकते हो जीनर डायोड कितनी बार पूछा जा रहा है, ठीक है। आपने 100 वोल्ट लगा रखा है, एक डायोड है, इसका P टाइप इधर है, N टाइप इधर है, क्योंकि ये जीनर डायोड रिवर्स बायस में ही काम करेगा तो N को आप हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। तो मैं डायग्राम को कुछ ऐसा बना लेता हूं, यहां पर आपका एक 100 वोल्ट ले लो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका 1000 ओम्स का ले लो, ठीक है, और हमारे पास रिवर्स जिस साइड N होता है उस साइड आप एक बैटरी बना लो ऐसे, ठीक है, दिस इज 50 वोल्ट, और यहां पर आपका एक और रेजिस्टेंस आप ले लो जो गिवन है कितना 2000 ओम्स का, ठीक है, हम लोगों ने ऐसा बना लिया। हमें IZ की वैल्यू चाहिए यार, बार बार ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो इसको तो रट ही लो यार, सिंपल सी बात। ये 50 वोल्ट इसके अक्रॉस, देखो ये बैटरी इसके अक्रॉस है, तो वोल्टेज अक्रॉस अगर मैं बात करूं 2000 ओम्स की अगर, ठीक है, तो ये तो 50 वोल्ट है, तो करंट कितना होगा दैट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो 50 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2000, तो ये हो जाएगा 1/40,
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.025, ये आ गया। ठीक है हमारे पास। अच्छा ये मिल गया हमें करंट, ठीक है 1/40। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं किसी तरीके से टोटल करंट निकाल पाया, अगर आई टोटल मिल गया तो काम बन गया, आई जेड मिल जाएगा, किरचॉफ का जंक्शन लॉ लगा लेंगे। यहां पर आप 0 वोल्ट ले लो, अगर ये 0 वोल्ट है तो यहां पर ये आपको +100 कर देगा और ये हमारे पास यहाँ पे +50 कर देगा। तो आई टोटल अब मैं निकाल सकता हूं फॉर आई टी, आई टोटल, तो डेल्टा वी बाय रेजिस्टेंस कर लो यार। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 - 50 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 मिली एम्पेयर, कर लेते हैं इसको मिली एम्पेयर, और ये 25 मिली एम्पेयर। अब तो क्वेश्चन हो गया यार, आपको Iz बताना है तो आई टोटल विल बी इक्वल टू Iz प्लस हमारे पास ये 25 मिली एम्पेयर, ये आपका 50 है मिली एम्पेयर इज इक्वल टू Iz प्लस 25 मिली एम्पेयर। तो Iz की वैल्यू आपके पास 25 मिली एम्पेयर आ रही है। खत्म क्वेश्चन यार। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पावर पूछ लेते तो Iz इंटू Vz करते, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस जीना डायोड भी मिल जाता। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड, लो पूछ लिया, Vz इज इक्वल टू 15 वोल्ट, आपको यहाँ पे 15 वोल्ट दे रखा है, कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन द फिगर, पावर ये है इंटू 10 की पावर -1, व्हाट द वैल्यू ऑफ x इन नियरेस्ट इंटीजर। तो यार ये वाला करंट निकालोगे तो क्या आएगा, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय 90, अब तो सीधे कर लो 15 डिवाइडेड बाय 90 हमारे पास, ठीक है। यहां पर 22 है तो यहां पर अगर आप 0 वोल्ट लेते हो तो ये +22 हो जाएगा, यहां पे +15 हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो टोटल करंट आएगा आई टोटल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितना होगा 22 - 15 डिवाइडेड बाय 35, हमारे पास कितना आएगा 15 7 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है 1/5 एम्पेयर हमारे पास, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 64 6 1/6 है ना। तो Iz कितना होगा यार, आई टोटल जो भी आ रहा है दैट विल बी Iz प्लस 1/6 है ना हमारे पास। आई टोटल था 1/5 माइनस 1/6 इक्वल टू Iz, तो ये आ जाएगा आपका 30 है ना। तो 6 - 5 Iz, तो Iz की वैल्यू आ गई आपकी 1/30। अगर मेरी Iz की वैल्यू 1/30 आ गई तो पावर नहीं निकाल सकते क्या यार, पावर इज इक्वल टू Vz इंटू Iz यार। वोल्टेज कितना है इसका 15 इंटू Iz की बात करोगे 1/30, तो ये 1/2 आ गया विच इज इक्वल टू 0.5, तो मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 की पावर -1, तो ये आपका आंसर 5 ही आ गया यार। यार आसान क्वेश्चन आते घबराने की बात होती है, बस जबरदस्ती आप घबराओगे तो हो जाएगा काम। अगला क्वेश्चन, जीना डायोड है Vz 30 वोल्ट, तो यहां पर ये एक बैटरी के जैसे काम करेगा 30 वोल्ट की, बस ये कह रहा है करंट पासिंग थ्रू द डायोड फॉर द फॉलोइंग सर्किट। लो भाई 90, अब कितनी बार पूछवाओगे तुम, ठीक है 5 किलो ओम है तो यहाँ का जो करंट होगा इतना ही वोल्टेज के अक्रॉस है, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 मिली एम्पेयर हो जाएगा, किलो को उसमें कर लिया तो 6 मिली एम्पेयर इधर है। अगर आप 0 वोल्ट यहां ले रहे हो तो इसको 90 कर दिया और इसको हम लोगों ने 30 कर दिया, तो आई टोटल अगर मेरे को निकालना है तो आई टोटल आपका कितना होगा 90 - 30 60 डिवाइडेड बाय 4 मिली एम्पेयर हो जाएगा है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30/2 15 मिली एम्पेयर। तो यार 15 मिली एम्पेयर इधर आ रहा है, 6 इधर चला गया, तो 9 मिली एम्पेयर आपका Iz हो गया, ठीक है बार बार वैसे ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन, द सर्किट कनेक्टेड टू डायोड्स, द सर्किट कंटेन्स 2 डायोड ईच विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। देखो यार पिछला वाला एक क्वेश्चन था 30 ओम्स का, इस बार फॉरवर्ड बायस हुआ तो 50 ओम्स लेके चलना है विद इनफाइनाइट रिवर्स रेजिस्टेंस। द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, द करंट थ्रू 120 ओम्स, इसके अक्रॉस करंट बताना है, मींस टोटल करंट ही आपको बताना है जो बैटरी से निकल रहा होगा। तो यार जरा ये देखो, ये पॉजिटिव या फिर आप कह सकते हो ये हायर पोटेंशियल है और ये आपका लोअर है, ये आपका P, ये आपका N, ये आपका P, ये आपका N। तो हायर N से है तो ये रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस में इसको ओपन कर दो और ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा, ये 130 ये ओपन हो गया। वैसे तो इसको बनाना भी नहीं चाहिए, इज्जत नहीं देनी चाहिए, लेकिन ठीक है हमारे पास यहां पर 6 वोल्ट और आपका 120 ओम्स
ये हो गया, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये ओपन हो गया, करंट इसमें जाएगा नहीं। तो जो भी करंट हमारे पास आई होगा दैट विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर टोटल। जरा देखो दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, 120 प्लस 150 130, तो ये हो जाएगा 250। आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दी आंसर, मिली एम्पेयर में आपको आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्स एंड वाई, अज्यूम D1 एंड D2 विद नॉर्मल सिलिकॉन डायोड। बोल दिया सिलिकॉन, तो इसका नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट आपको याद रखना है। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एक्स। अगर हम लोगों ने बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, पॉजिटिव इधर कितने वोल्ट की थी भाई, 5 वोल्ट की, हमें बताना है फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। भाई अब देखो हायर इधर है, लोअर इधर है, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, तो ये हमारे पास फिर से रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस में ओपन। लेकिन पिछले वाले केस के जैसा नहीं है, क्योंकि ये सिलिकॉन बोल दिया है, तो अब हमारे पास इसको आप एक बैटरी के जैसे बनाएंगे। फॉरवर्ड बायस में P साइड पे पॉजिटिव, वीनर डायोड में N साइड पे पॉजिटिव, याद रखना है, अब ये नोट्स में कर लो। ठीक है, 0.7 वोल्ट हमारे पास 10 ओम्स, ठीक है, और यहां पर एक बैटरी 5 वोल्ट। वो तो गया क्वेश्चन, करंट निकालना है। तो ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है, पता ही लगता है कुछ बच्चों को, ये करंट इधर भेजना चाहती है, ये करंट इधर भेजना चाहती है, तो नेट ईएमएफ आपका 5 माइनस 0.7 से निकलेगा, रेजिस्टेंस आपका 10 ओम्स का होगा, तो करंट आपका आएगा 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 10, तो 4.3 डिवाइडेड बाय 10, 0.43 एम्पेयर हमारे पास आंसर होगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स इन। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में आपको बताया था, वो कब अकर होता है, जब हाईली डूप, ठीक है, पीएन जंक्शन कैसा होना चाहिए, हेवीली डूप और नैरो डिप्लीशन लेयर, सी ऑप्शन हेवीली डूप। एंड देखो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं वो आप पैटर्न अपना क्लियर रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा, टेक द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड यूज्ड इन अ गिवन सर्किट एज 6 वोल्ट। अब जो हमें क्वेश्चन में जो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है दैट इज 6 वोल्ट, मींस अगर ये ब्रेकडाउन रीजन में जाता है तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का काम करेगा, और वो कितना होगा 6 वोल्ट का, राइट। फॉर द इनपुट वोल्टेज शोन इन द फिगर बिलो द टाइम वेरिएशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेजेस। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले नहीं आते थे, और अगर मैं देखूं तो हम लोगों को ये बीएससी में जब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करते थे तब इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे। इनको हम लोग क्लिपर और क्लैंपर सर्किट्स में भी काउंट करते हैं। क्लिपर सर्किट्स वो होते हैं जो, जैसे मान लो कि अगर आपका ये इनपुट कर्व है, अगर मैं इस इनपुट कर्व को थोड़ा सा दिखाऊं तो ये +10 तक गया, फिर 0, फिर -10 तक गया, फिर 0, राइट। ये एक पूरा साइनोसाइडल फंक्शन है। लेकिन अगर मैं इसको कैंची से लेके इस टाइप से अगर कट कर दूं, ठीक है, या कोई एक पोर्शन कट कर दूं, या तो ये जाने दूं, या तो ये जाने दूं, या फिर नीचे वाला जाने दूं, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड क्लिपर सर्किट्स एज वेल। अब नाम से हमारे पास ये चीज सिलेबस में नहीं है, लेकिन वर्किंग आप ध्यान से समझ सकते हैं, और ये आपको हो सकता है आगे जाके इंजीनियरिंग में मदद भी करेगा। अब बात ये है कि यहां पर हम लोगों ने 2 जीनर डायोड्स लगाए हैं, ध्यान से देखो, 2 जीनर डायोड्स। अब थ्योरी में हम लोगों ने ऐसी क्या चीज पढ़ी है कि जो 2 जीनर डायोड्स को हम लोग समझ पाए। पहली बात आपको ये चीज समझनी है, जीनर डायोड इज अ नॉर्मल डायोड। एक नॉर्मल डायोड ही हमारे पास जीनर डायोड के जैसा होता है, ठीक है। नो डाउट डूपिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमारे पास, लेकिन अगर हम लोग देखें तो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, मेरा कहने का मतलब ये है वो सिमिलर है। मतलब अगर ये फॉरवर्ड बायस हुआ, ठीक है, और ये अगर हमारे पास आइडियल केस में, ठीक है, आइडियल केस मतलब आपको नी वोल्टेज इज नॉट गिवन, तब आप इसको क्लोज स्विच के जैसे रखेंगे, क्लोज स्विच, ठीक है। हमारे पास अगर ये रियल डायोड है और आप एक जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हो। कई बच्चों को लगता है सर जीनर डायोड तो हमेशा रिवर्स बायस में यूज होता है। भाई ये है तो नॉर्मल अपना डायोड ही, ठीक है। अगर आप एक जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखेंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जनरली बुक्स नहीं बनाती हैं, ये क्योंकि हम लोग रिवर्स बायस वाला क्यों बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, जरा ध्यान से समझना, ये एग्जाम में भी आ सकता है। क्योंकि जब हम लोग अपने जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर रहे होते हैं, तब हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं, हाँ या ना, तब हम लोग रिवर्स बायस में यूज कर रहे होते हैं, तभी हम लोगों को इस टाइप से ग्राफ दिखाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फॉरवर्ड बायस का ग्राफ हमारे पास जीनर डायोड का नहीं होता।
एक जीनर डायोड को जब आप फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं तो वो नॉर्मली डायोड के जैसे ही काम करता है। अगर आइडियल डायोड, अब मैं आपको इसका थ्योरी को समराइज कर देता हूं जिससे आप चीजों को समझ पाए। अगर हमारे पास एक जीनर डायोड है, ठीक है, एक जीनर डायोड है और आपने इस टाइप से एक जीनर डायोड को, ठीक है, हमारे पास फॉरवर्ड बायस, यहां पर हायर पोटेंशियल और यहां पे लोअर पोटेंशियल लगा रखा है, ठीक है। तो इसका बिहेवियर इन सर्किट कैसा रखेंगे, आप एक क्लोज स्विच रखेंगे अगर ये आइडियल है, आपको मतलब सिलिकॉन विलिकॉन ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, और हमारे पास दिस इज योर पी साइड, दिस इज योर एन साइड, आप एक इस टाइप से नी वोल्टेज के बराबर का एक बैटरी बना लेंगे और रेजिस्टेंस अगर गिवन है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड अगर आपको गिवन है, जैसे एक बार क्वेश्चन में दे भी रखा था, मैंने आपको PYQs में दिखाया था, ये आपका किस साइड जाएगा, जहां पे P होता है, P साइड और N साइड को अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से आपको रखना है। अगर आपको रियल डायोड आपको दे रखा है, रियल डायोड अगर है, जैसे मान लो उन्होंने सिलिकॉन जर्मेनियम कुछ ऐसा वर्ड कर दिया, तो 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट आपको यूज करना पड़ सकता है बैटरी का जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका अगर आप जीनर डायोड का अगर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाएंगे फॉरवर्ड बायस में तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है, यहाँ पे वी नी वोल्टेज ही होता है और उसके बाद ये अपना करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ अगर बनाएंगे तो सेम आता है। लेकिन हम लोग जब एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जब हम लोग एक डायोड को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हम लोग रिवर्स बायस में जनरली इसको यूज करते हैं, तभी आपको कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कुछ ऐसा दिखाया जाता है, दिस इज वी ब्रेकडाउन। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, तो आपको दोनों अगर दे रखे हैं तो आप दोनों को कंबाइन करके ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है। अब हमारे पास जरा यहां पर ध्यान से देखना, अगर आपका एक जीनर डायोड है, ध्यान से समझना, अगर आपका एक जीनर डायोड है, आपने ये P साइड है, ये N साइड है, आपने यहां पे लोअर पोटेंशियल लगा रखा है और यहां पर आपने हायर पोटेंशियल लगा रखा है, ठीक है, यहां पर आपने लोअर पोटेंशियल लगा रखा है और यहां पर आपने हायर पोटेंशियल लगा रखा है। मींस करंट N साइड से एंटर कर रहा है, यहां पे करंट P साइड से एंटर कर रहा है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन से भी आप देख सकते हैं, करंट आपका N साइड से एंटर कर रहा है। अब इसमें भी दो केस है, अगर आपने जैसे मान लो कि यहां पे एक बैटरी लगा रखी है ऐसे, ठीक है, आपने एक बैटरी लगा रखी है इस टाइप से, ये V एक्सटर्नल है, तो जरा देखना, अगर आपका V एक्सटर्नल ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, ठीक है, V एक्सटर्नल इज लेस देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो हमारे पास ये एक ओपन सर्किट के जैसा, रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट के जैसा काम करता है, क्योंकि ये करंट कम कर देगा, भाई करंट जाने नहीं देगा, माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर का हमारे पास करंट होता है, जाने नहीं देता। लेकिन अगर आपका V एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब आपने यहां पर ज्यादा वोल्टेज लगा रखा है एज कंपेयर टू इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से, तो ये रेगुलेटर का काम करना स्टार्ट कर देगा और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, रेगुलेटर का काम करेगा, और जो भी इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज का होगा तो आप उसको एज अ बैटरी रिप्रेजेंट करेंगे V ब्रेकडाउन, ठीक है, ये है हमारे पास, क्योंकि एक फिक्स कर देगा। इसका पॉजिटिव टर्मिनल जरा ध्यान से देखो, ये N साइड और ये P साइड, करंट हमारे पास इस टाइप से आ रहा है। आप ये याद रख सकते हैं कि करंट हमेशा, या तो आप नी वोल्टेज की बात कर रहे हैं या ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात कर रहे हैं, दोनों केसेस में हमारे पास करंट को अपोज कर रहा है। देखो करंट हायर पोटेंशियल लगाते हैं बैटरी का तो करंट ऐसे जाता है, तो बैटरी इस टाइप से बना दो कि करंट को अपोज करे, इधर अपोज कर रहा है, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, तो N साइड में आप पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का वोल्टेज कितना रखोगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज का। तो ये हमारे पास पूरा कंसेप्ट है कि हम लोग क्वेश्चंस में इसको कैसे करते हैं। बच्चे अब क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ पढ़ के, ठीक है, थ्योरी पढ़ पढ़ के इसको बस छोड़ देते हैं। अब आते हैं हमारे पास दो डायोड्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप इंटेंशनली नहीं करना चाहता, रीजन बीइंग क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने थ्योरी पढ़ा दिया और ये क्वेश्चन आप कर लेना, यहां पर कई सारे बच्चों से होगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग बेसिक से जाएं, जरा यहां पर समझना कि आपने इनपुट वोल्टेज यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट नहीं है, लेकिन आपने यहां पर इनपुट वोल्टेज दिया और वो इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट तक गया, 0 और -10 तक गया, और यहां पे दो डायोड्स लगा रखे, ठीक है। तो हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जिनके कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे इतने क्वेश्चंस करने के बाद, उनको दिक्कत नहीं आने वाली। कैसे सर? अब जरा देखो, मैं यहां पर एक इनपुट कर्व बना लेता हूं सो दैट कि आपको चीजें समझ आए, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप से था और
ये हमारे पास इस टाइप से एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नहीं मिलते हैं, उनके बहुत सिंपल बेस्ड आते हैं। और हमारे जो क्वेश्चंस आने लग गए हैं वो थोड़े से एनालिटिकल है, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। और यही एक इशू भी है जिसकी वजह से क्वेश्चंस बच्चों से नहीं हो पाते, क्योंकि यहां पर अब थ्योरी सिर्फ काम नहीं आती। हमारे पास प्लस 10 वोल्ट तक भी जाएगा, फिर 0 भी होगा और -10 तक। अगर मैं सर्किट की बात करूं तो यहां पर इनपुट है, यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस ले रखा है, यहां पर आपका एक डायोड इस टाइप से है, ठीक है, और एक डायोड इस टाइप से है। अब ये नहीं कि सर ये दोनों डायोड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ऐसे ही बना रखा है ना, हाँ बहुत सही, ठीक है। हमारे पास मैं इसको डायोड ए कह देता हूं, इसको डायोड जी ना डायोड बी कह देता हूं, और ये है आपका इनपुट, ठीक है। इन दोनों का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट का। तो पहले ग्राफ को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूं, कभी भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप 6 वोल्ट है ना, तो +6 और -6 की एक लाइन बना लो, क्योंकि इसी के आसपास कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। वो देखेंगे कि क्या है, लेकिन आप पहले कर लो। अब जरा देखो, सबसे पहला केस बाय केस चलेंगे। केस 1, ठीक है, हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हो वो 0 से बढ़ते 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 6 वोल्ट तक पहुंचता है, ठीक है। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि V इनपुट इज लेस देन 6 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा होगा कि यहां पर एक साइड पॉजिटिव मिल रहा है, एक ये रेजिस्टेंस है, और यहां पर एक डायोड इस टाइप से है और एक डायोड हमारे पास इस टाइप से है, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और अगर आप ये चीज कर गए तो आपको ये क्लिपर क्लैंपर सर्किट जो इनडायरेक्ट वे में आईआईटी देने लग गया है वो आपको आ जाएगा। इनपुट वोल्टेज आपका ये रहा, हमारा इनपुट वोल्टेज हमेशा 6 वोल्ट से कम है। तो अब जरा दोनों डायोड्स को देखना, ये पॉजिटिव है तो ये इसका P है, ये इसका N है, ये इसका N है, ये इसका P है। तो फॉरवर्ड बायस कौन है, सबसे पहले तो ये बताओ फॉरवर्ड बायस कौन है इनमें से, और रिवर्स बायस में कौन कौन सा डायोड है। अगर आप देखोगे हायर पोटेंशियल आपका ये है और लोअर पोटेंशियल आपका ये है, हायर पोटेंशियल P से कनेक्टेड है, तो मींस डायोड ए आपका फॉरवर्ड बायस है और डायोड बी आपका रिवर्स बायस, क्योंकि ये हमें आइडियल डायोड्स दे रखे हैं, ये भी आइडियल है। देखो फॉरवर्ड बायस में तो इन्होंने कोई नी वोल्टेज नहीं दे रखा, तो हम लोग डायोड ए को कैसे रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट वायर से। और डायोड बी के लिए अब हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट, आप अभी लगा रहे हो 6 वोल्ट से कम। दैट मींस अगर मैं 6 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम लगाता हूं तो ये हमारे पास एक ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। तो आपका ये सर्किट कैसा बन जाएगा, आप जरा ध्यान से देखना। आप आउटपुट कहां ले रहे हो, यहां से आप आउटपुट ले रहे हो। तो जो भी हमारे पास वोल्टेज हुआ, दिस वोल्टेज इज लेस देन 6 वोल्ट, तो उस केस में ये रेजिस्टेंस है, एक शॉर्ट वायर के जैसे बिहेव करेगा, बी शॉर्ट हो गया और एक ओपन वायर हो गया, ठीक है। और ये रहा आपका आउटपुट। अब जरा देखना, तो इसका मतलब क्या आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि जैसे जैसे आपका ये 0 वोल्ट से बढ़ते बढ़ते आपका 6 वोल्ट तक जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज होगा तो आउटपुट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है तो हमारे पास यहां पे रेजिस्टेंस में करंट विल बी 0, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी सेम एज इनपुट वोल्टेज, हाँ या ना। जितना बैटरी का वोल्टेज होगा वही आपको आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा होगा। तो यहां पर आपका ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनाऊंगा। देखो 6 वोल्ट तक ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा इसके साथ, यहां तक तो ठीक है। अगर आगे भी रहा तो बनाते चलेंगे। अब केस 2 करते हैं कि इनपुट वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट से ज्यादा है, मतलब इस केस की बात कर रहे हैं। 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन हमारे पास 6 वोल्ट से ज्यादा है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं, तो हमारे पास सेकंड केस है, केस 2, ठीक है। हमारे पास सेकंड केस है, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, केस 2 में हमारे पास इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट। अगर ये इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट, अभी भी पॉजिटिव हायर पोटेंशियल ऊपर ही है, तो फॉरवर्ड बायस आपका ए ही होगा, रिवर्स बायस आपका बी ही होगा। क्योंकि ये नी वोल्टेज कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो इसको तो मैं एज अ शॉर्ट वायर के फॉर्म में यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन इनपुट, इसके लिए जरा देखो, ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 6 वोल्ट, इसका 6 वोल्ट ब्रेकडाउन है, और आप इसको डायोड बी पर रिवर्स बायस में 6 वोल्ट से ज्यादा लगा रहे हो, तो ये तो भाई रेगुलेट का काम करेगा और ये एज अ रेगुलेटर हो जाएगा। तो हमारे पास जरा यहां पर ध्यान से देखना, जिस साइड एन होता है उसी साइड हमारे पास
ये कुछ इस टाइप का सर्किट, ये हमारे पास एक बैटरी के जैसे बिहेव करेगा, बिहेव लाइक अ बैटरी ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो भी इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा उसको रोकेगा। ठीक है, तो हमारे पास इस बार ये ग्राफ, ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। जरा देखो इसका एन साइड ऊपर, इसको तो शॉर्ट कर दिया और इसको यहां पर हम लोगों ने एक बैटरी बना दी 6 वोल्ट की, ये रेगुलेटर का काम करेगा। मैंने कहा था सर पॉजिटिव कैसे रखना है, यार इसमें करंट कुछ ऐसे जाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना, तो उसको अपोज करने के लिए हमें करना है यहां पर। ठीक है, तो 6 वोल्ट का हमारे पास ये हो गया। तो अब जरा आउटपुट देखना, इस केस में जब 6 वोल्ट से ज्यादा है तो आउटपुट इसके अक्रॉस 6 वोल्ट हमारे पास 6 वोल्ट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ग्राफ किस टाइप से बनने वाला है, कुछ ऐसे, समझे। हमारे पास जब भी आपका इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट तो हमारे पास ये होगा। इन केसेस में अगर मैं बात करूं, इस केस में भी तो पहले वाला केस ही है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, इनपुट वोल्टेज इज लेस देन 6 वोल्ट, तो अभी भी यही होगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट ग्राफ तो हम लोगों ने यहां पे बना लिया। अब आते हैं इसके बाद वाले केस में, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है सर, नेगेटिव के लिए क्या करना है, तो नेगेटिव के लिए आपको बेसिक से फिर से सोचना है। ठीक है, हमारे पास यहां पर केस 3 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, केस 3 जहां पर इनपुट वोल्टेज V इनपुट इज नेगेटिव। ठीक है, V इनपुट इज नेगेटिव, और ये जो इनपुट वोल्टेज है ये हमारे पास 0 से छोटा है और 6 वोल्ट के ऊपर है। मतलब मैं किन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां वाले की। अब देखते जरा इसमें हमारे पास बिहेवियर कैसा होगा। हमारे पास अगर मैं इस सर्किट में बात करूं तो ये आपने इसको उल्टा कर दिया, इस बार नेगेटिव वोल्टेज आपका रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारे पास लोअर पोटेंशियल यहां हो गया। ठीक है, और हायर पोटेंशियल आपका इधर हो गया, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हायर हो गया और ये आपका लोअर हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं हायर की बात करूं तो इस बार डायोड बी जो है हमारे पास, ठीक है, इस बार जो हमारे पास डायोड बी है, कौन फॉरवर्ड बायस होगा, हायर बी से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये हमारे पास इस बार रिवर्स बायस में चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों आइडियल है। फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज कुछ भी नहीं दे रखा, तो इस बार इसको हम लोग शॉर्ट वायर के जैसे देखेंगे, और ए वाले का रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज दे रखा है। आपने जो भी वोल्टेज लगा रखा है नेगेटिव में, इसके लिए रिवर्स में है, और हमारे पास वोल्टेज इज लेस देन 6 वोल्ट, तो ये हमारे पास ओपन सर्किट के जैसा हमारे पास काम करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इस बार सिनेरियो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इस बार हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना कि ये जो हम लोगों ने बैटरी लगाई है कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास V इनपुट हो गया, लोअर पोटेंशियल, ये रेजिस्टेंस आपका यहां पर है, जो B है वो तो शॉर्ट वायर हो गया, और ये ओपन हो जाएगा इस बार। ठीक है, अगर ओपन हो गया तो आउटपुट वोल्टेज जरा देखना, आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल ये आप इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ले रहे हो वो इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। तो हमारे पास जैसे जैसे इनपुट चेंज करेगा वैसे वैसे आपका यहां पर भी ग्राफ आएगा। ठीक है, 6 वोल्ट से नीचे तो ये इसको ऐसे कंटिन्यू करेगा। अब बात आती है कि हमारे पास केस 4 ले लेते हैं। अब देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेंस में। ठीक है, हमारे पास अगर हमारे पास V इनपुट इज नेगेटिव और V इनपुट हमारे पास अगर आप बात करो -6 वोल्ट से लेके -10 वोल्ट के बीच में। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये तो B तो फॉरवर्ड बायस ही रहा, A रिवर्स बायस रहा, लेकिन इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ये एक बैटरी के जैसे काम करेगा जिसका वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट का ही होगा। तो जरा ये देखो कि हमारे पास अगर मैं यहां पे बात करूं हायर पोटेंशियल, करंट कुछ ऐसे जाने की कोशिश करेगा, तो इसका बैटरी आप कैसे लगाओगे, इस बार आप इसका बैटरी कहीं ना कहीं इस टाइप से लगाओगे, है ना, 6 वोल्ट का। ये टर्मिनल बनाना भी इंपॉर्टेंट है, 6 वोल्ट का आपने बना दिया। तो जो पहले हमारे पास आ रहा था +6 वोल्ट, इस बार यहां पर आउटपुट आपका -6 वोल्ट का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार का आपका ग्राफ कैसे बनने वाला है, कुछ ऐसे, फिर तो ये कॉमन हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास ऑप्शंस में से कौन सा ग्राफ इसको करेक्टली डिपिक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास सी ऑप्शन कर रहा है। ये हमारे पास, अरे सी ऑप्शन आपका करेक्टली डिपिक्ट कर रहा है। इन्होंने कहा कि ये इसको कॉमन वो करेगा, फिर ये लीनियर नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसा होगा। ठीक है, फिर ये, तो हमारे पास
करेक्टली डिपिक्ट करने वाला सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है जीना डायोड का। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। अब है हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ट्रांजिस्टर, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन आपको जो मेन पॉइंट्स है, देखो हमने जो मेन पॉइंट्स करे उसी से ही सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हाँ उसको समराइज करके उसके मेन पॉइंट्स को आपको सेपरेट आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जरा यहां पर समझते हैं ट्रांजिस्टर है क्या। ट्रांजिस्टर मींस ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, हमारे पास ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जहां पर हम खुद जो वोल्टेज दे रहे हैं वो कम रेजिस्टेंस पे देते हैं और जो आउटपुट ले रहे होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस पे ले रहे होते हैं। सर इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा यह है कि आपने कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज, क्योंकि जब देखो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो I इंटू आर होता है, वो हमारे पास I इंटू आर होता है। अगर हमारे पास जो आउटपुट साइड है उसका रेजिस्टेंस अगर हमारे पास हाई है, ठीक है, तो अगर हम छोटा करंट भी फ्लो करवाएंगे तो I इंटू आर ज्यादा हो जाएगा, मींस बाहर आपका वोल्टेज ज्यादा आ रहा है। समझ रहे हो? अब आपको यह लगता है कि सर इसका एडवांटेज तो चलो ठीक है, आपने कम वोल्टेज दिया और हायर वोल्टेज आपको मिलने लग गया, तो मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर टाइप से नहीं हो रहा आपके लिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर टाइप से नहीं हो रहा आपके लिए। वैसे ही है, हमारे लिए एडवांटेज है ट्रांजिस्टर्स में, क्योंकि हम लोग कम वोल्टेज से हायर वोल्टेज या हायर रेजिस्टेंस साइड से जब आउटपुट लेते हैं तो हायर वोल्टेज में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो सर सीधे ही हायर वोल्टेज दे दो। अरे भाई अगर मैं पुली यूज कर रहा हूं, मेरे को कम वजन उठाना है, अगर जितना उसका वजन है मान लो 10 केजी का है तो 100 न्यूटन आपको फोर्स लगाना है। मेरे लिए फायदा क्या होगा कि मैं 1 न्यूटन या 100 न्यूटन से अगर मैं कम फोर्स लगा रहा हूं और 100 न्यूटन की चीज को उठा रहा हूं तो वो मेरे लिए मैकेनिकल एडवांटेज है। ये मैकेनिक्स में वर्ड यूज किया जाता है मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। अगर मेरे को 100 न्यूटन की चीज को उठाने के लिए पूरी दुनिया भर का जोर लगाना पड़ गया तो उसका फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। फायदा क्या हुआ? तो हम लोग एज ए मशीन की अगर बात करें तो मशीन की हम लोग हमेशा एफिशिएंसी की बात करते हैं और हमारे इनपुट हमेशा आउटपुट से कम होने चाहिए, देन ओनली इट इज अ बेटर मशीन, राइट। अब जब हम लोग यहां पे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट मींस जब आप आगे जाएंगे तो इन्हीं डायोड्स, गेट्स और ट्रांजिस्टर से मिला के हम लोग जो सर्किट की बात करते हैं तो हमारा इनपुट ओवरऑल कम होता है और आउटपुट ओवरऑल ज्यादा होना चाहिए। वही सेम चीज जैसे मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग मैकेनिक्स में देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल, ध्यान से समझना क्या क्या टर्म इंपॉर्टेंट है। 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। ये 3 टर्मिनल के नाम है। ई, इसको ई से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। जो जो काम की चीजें विथ ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस सर्किट टू हाई रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, ये हमारे पास लो रेजिस्टेंस इनपुट साइड में, ध्यान से सुनना, इनपुट साइड में आपका लो रेजिस्टेंस होता है और आउटपुट साइड में आपका हाई रेजिस्टेंस होता है। मैंने आपको बता दिया फायदा यह है क्योंकि I इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप, जब रेजिस्टेंस हाई होगा, थोड़ा सा भी करंट गया तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से आपका पोटेंशियल ड्रॉप बड़ा हो जाता है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय व्हेन अ थिन लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक, मतलब एक्सट्रिंसिक क्या होते थे, डूप्ड सेमीकंडक्टर्स पी और एन टाइप, इज सैंडविच्ड, मतलब बीच में दबा दिया जाता है बिटवीन 2 थिक लेयर्स ऑफ अदर 2 टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे 2 टाइप के हमारे पास ट्रांजिस्टर बनते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। एमीटर क्या होता है जरा ध्यान से समझना। अगर आप देखेंगे तो इसमें कहने का मतलब यह है कि आपने एक ट्रांजिस्टर ऐसे बनाया पी एन पी, मतलब 2 के बीच, 2 सिमिलर टाइप के बीच में एक डाल दिया, और दूसरा हमारा ट्रांजिस्टर होता है एन पी एन। ठीक है, हमारे पास इसको 3 टर्मिनल क्यों कहते हैं? एक टर्मिनल ये हो गया एमीटर, अगर मान लो एक बीच वाला हो गया बेस, और एक हो गया कलेक्टर। कलेक्टर इज ऑलवेज दी जनरली दी आउटपुट साइड, जहां से हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पे एक एमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 टर्मिनल। इसमें 3 टर्मिनल है, एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर, भले ही वो पीएनपी हो या फिर एनपीएन हो, एंड 2 जंक्शन, दिस इज कॉल्ड 3 टर्मिनल, यहां पे लिख लो, एंड 2 जंक्शन डायोड, 2 जंक्शन डायोड। 2 जंक्शन मतलब एक ये जंक्शन बना पी और एन का और एक ये जंक्शन बना पी और एन का, एक ये जंक्शन बना पी और एन का और एक ये जंक्शन बना पी और एन का। दोनों ही साइड हमारे पास डिप्लीशन लेयर, जैसे हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे, यहां पर भी आपकी एक डिप्लीशन लेयर होती है ऐसे, और यहां पर भी आपकी एक डिप्लीशन लेयर होती है। इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना, हमें बस मेन देखना है कि ओवरऑल ये काम कैसे कर रहा है और इससे हम लोग अप्लाई कैसे करके अपने काम फायदा करते हैं। एमीटर हमारे पास ध्यान से देखना, एमीटर वो पार्ट है, बेस को हम लोग बिल्कुल पतला रखते हैं, एमीटर वो पार्ट है जहां से हमारे चार्ज कैरियर्स, भले ही होल्स हो या भले ही इलेक्ट्रॉन्स हो,
जब वो एमिट हो रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास इट इज द लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर विच एमिट्स द मेजॉरिटी कैरियर्स टुवर्ड्स द बेस, ठीक है, ये एमिटर का काम है चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को बेस की तरफ पुश करना, एमिट करना। अगर पी टाइप हुआ तो इसमें से होल्स पुश होते हैं, और अगर एन टाइप हुआ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हमारे पास पुश होते हैं। बेस, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर विच इज सैंडविच बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, इट इज लाइटली डोप्ड एंड वेल, अच्छा ये हाईली डोप होता है क्योंकि इसको एमिट करना होता है, इसको एमिट करना होता है, तो ये हाईली डोप एंड मीडियम इन साइज, ठीक है। जो बेस होता है इसका जरा काम समझना। कई बच्चे कहते हैं कि सर बेस की जरूरत क्या है। पहली बात, हमारे पास यहां से, जब मैंने आपको बताया था कि एक रूम में बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है, एक रूम में बहुत ज्यादा लोग हैं और एक रूम में सारे सीटें खाली हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे दरवाजा खुलेगा सारे के सारे भागेंगे उधर, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें एक पोटेंशियल डेवलप कराना है जिससे हमारे पास चार्ज कैरियर्स मूव करें, ठीक है। नो डाउट हम तो मूव करा ही रहे, लेकिन मटेरियल के अंदर भी अगर जैसे मान लो कि यार मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है, तो वो डेफिनेटली मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। और अगर मैं पढ़ाना चाह रहा हूं लेकिन आप कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो मेरे लिए वो काम टफ हो जाएगा। तो हमारे लिए ये डिवाइस कहीं ना कहीं, हम लोग तो कैरियर्स को पुश करवा ही रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड पीएनपी या एनपीएन, ये बीच वाला दूसरा क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि हमारे पास पी में क्या होंगे, हमारे पास होल्स, और दूसरे साइड बेस में हमारे पास अगर दूसरे कैरियर्स हैं तो कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल डेवलप होता है और वो चार्ज कैरियर खुद से भी मूव करना चाहते हैं। लेकिन बेस को हम लोग बहुत पतला रखते हैं, वेरी थिन साइज, रीजन बीइंग हमारे पास हमें इनको मूव तो कराना है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे होल्स गए और यहीं न्यूट्रलाइज हो गए, सारे के सारे यहीं बैठ गए, ठीक है। जैसे मान लो बारात, सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे बारात घर से निकलती है तो लोग इकट्ठा हो गए, एमिटर, आप जो दूल्हे का घर होता है वो एमिटर है, ठीक है, वो चार्ज कैरियर्स को एमिट कर रहा है। बारात जहां जानी है दुल्हन के घर, ठीक है, दैट इज कलेक्टर, वो कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे सीटें हमारे पास खाली होती हैं, ठीक है, वो देखते आ रहे भाई वहां जाके खाना ठूसेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जब बारात निकलती है तो बारात कलेक्टर पर पहुंचने से पहले बीच में छोटा सा तंबू लगा के पानी वानी पिलाया जाता है, होता है ना, इतना तो देखा है ना। अब आपको उसको बेस का कंसेप्ट यहां से आप समझ सकते हैं। तो वो जो बीच में पानी वानी पिलाया जाता है, बारात वहां रुकती है। अगर मान लो कि मैं शादी से बड़ा अरेंजमेंट वहीं पे कर दूं, ठीक है, शादी में जो अरेंजमेंट है उसका अच्छा, मतलब मैंने बारात रुकवाई है हिल्टन या बड़े बड़े होटल में, और आपकी जो शादी है वो ऐसी कहीं पे कम्युनिटी सेंटर में कर रहा हूं, कोई जाएगा वहां पर है वहीं से खा खू के कहेगा भैया ये रहा हमारा लिफाफा, हम तो चले, और लिफाफा खोले 10 रुपए पड़े थे उसमें, 1000 रुपए का खाना खा जाएंगे। तो मेन काम क्या था शादी कराने का, लोगों को, बारातियों को कलेक्टर साइड तक पहुंचाना, दुल्हन के घर तक पहुंचाना। अगर आपने बीच में ही ज्यादा अरेंजमेंट दे दिया तो सारे के सारे वहीं ठूस ठास के खत्म हो लेंगे, है ना, गाड़ियां की डिग्गी खुली पड़ी होंगी, हरियाणा में तो ऐसी होता है, ठीक है, आधे लोंडे लेट जाएंगे वहां पर, तो जाएगा कौन वहां पर। इसीलिए हम लोग इसको थिन साइज करते हैं और बहुत लाइटली डूप करते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं ना कि जैसे रिफ्रेशमेंट टाइप से रिफ्रेशमेंट टाइप से हम लोग दे देते हैं कि अगर पी टाइप से हमारे पास यहाँ पे एन में इलेक्ट्रॉन मतलब होल्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट टाइप हो जाए, थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन हो, पूरा ना हो, इसीलिए हम लोग इसको लाइटली डूप रखते हैं और थिन साइज का रखते हैं। अच्छा सर, तो यहां पर तो खुद से पी वाले हैं, जब होल्स आए, चलो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बीच में एन में हमारे पास मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है तो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन हुआ, गए भी। अब हमारे पास दूसरी साइड में पी है सर, वहां क्यों जाने की कोशिश करेगा, राइट। अब यहां पर हमारा काम आता है, ये जो आउटपुट साइड है उसको काम कराने के लिए, अब ध्यान से सुनना, इसको काम कराने के लिए मैं यहां पे रिवर्स बायसिंग करूंगा। क्या करूंगा, रिवर्स बायसिंग। अभी आपको जब मैं सर्किट बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा। मेरे को यहां से धकेलना है कि पी टाइप्स, देखो खुद से भी तो जाना चाहते हैं लेकिन जाके यहीं पे रुक जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, यहां पे इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं कि भैया हम ढकेलते हैं, इसमें इनपुट साइड को हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं, ढकेलते हैं, और दूसरी साइड रिवर्स बायस करते हैं जिससे ये और खींचते हैं। अभी रीजन बताऊंगा, ठीक है। जैसे बारात वाले घर पे सारे लोग होते हैं, जो दूल्हे वाले होते हैं, अरे चलो चलो यार, चलो चलो सब गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, वो फॉरवर्ड बायस का काम कर रहे हैं, चलो 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 चलो, ठीक है। तो दुल्हन साइड वाले होते हैं, मुंह फुलाए बैठे हैं, बारात नाचे पड़ी, आधा घंटा हो गया यहां से यहां नहीं चल पाए हैं, उनको भी कलेक्ट करना है, तो वो रिवर्स बायसिंग में कलेक्ट कर रहे हैं, मन नहीं है लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग में वो कलेक्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। दुल्हन की बहनें सारी गुस्सा आ गई होती हैं, ठीक है, कि यार ये तो सब काम तमाम कर दिए, सब नाच रहे हैं यहाँ पर आधे घंटे से, सब बदबू आ रहा ठीक है, सब यहीं पे समझ आ जाएगा। अभी तुम्हें देखो, कलेक्टर, इट इज राइट पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर विच कलेक्ट्स द मेजॉरिटी, दुल्हन का घर, मेजॉरिटी कैरियर्स विच इज emitted by emitter
इट इज लार्ज साइज। भाई ऑब्वियस सी बात है, दुल्हन बिल्कुल, दुल्हन के घर वाले बिल्कुल बड़ा अपनी तरफ से तो हमेशा बड़ा अरेंजमेंट करते हैं, लार्ज साइज। और दुल्हन के घर वाले अपनी साइड के लोगों को कम बुलाते हैं, क्योंकि वही आके खाना ठूस जाएंगे तो बाराती क्या खाएगा। हाँ, तो मॉडरेट डूपिंग, ठीक है। बाराती वाले जरा देखो, साइज छोटा, बारात छोटे से छोटा ले जाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी घोड़ा, हाँ, तंबू और ये सब का करना रहेगा। लेकिन हाईली डूप, 10 फैमिली बुलाए हैं, लेकिन उन 10 फैमिली में सब में हजार लोग हैं है ना, समझ रहे, ठीक है। तो एमीटर बेस कलेक्टर हमारे पास सिंपल सा इस टाइप से हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास वही मैं अभी जैसे बता रहा था 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, 3 टर्मिनल, एक टर्मिनल ये एमीटर बेस कलेक्टर, 3 टर्मिनल एमीटर बेस कलेक्टर, 3 टर्मिनल, 2 जंक्शन पी और एन के 2 जंक्शन, 3 टर्मिनल 2 जंक्शन डायोड भी इसको हम कहते हैं। 1 इज एनपीएन एंड 1 इज पीएनपी, 1 इज एनपीएन एंड 1 इज पीएनपी। अब याद रखना है हमारे पास एनपीएन में हमारे पास इसका जो सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर होता है वो ऐसा होता है, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर दैट इज दिस, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल बनाते हैं, इस टाइप से आप एक सर्कल याद रखना, एक सर्कल बनाते हैं और इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ये बेस टाइप का दिख ही रहा है, बिल्कुल बीच में है। एक साइड एमीटर होता है, एक साइड कलेक्टर होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर उस साइड कलेक्टर भी तो हो सकता है, राइट। इसीलिए हम लोग कलेक्टर साइड को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कहते हैं, जब एनपीएन में, ध्यान से सुनना, जब एनपीएन अगर होता है हमारे पास, एन ज्यादा है तो करंट निकास करेगा, यहां से कुछ करंट ऐसे देखो बाहर जा रहा है, नहीं है, ठीक है, करंट निकास करेगा, याद रख लो ये निकास, ठीक है। हमारे पास इसमें जो ये करंट आ रहा है IE, ये 2 करंट्स का जुड़ के बनता है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। याद रखना जो बेस करंट होता है IB ये बहुत ही कम होता है, दैट इज 5% ऑफ IE, बहुत ही कम, क्योंकि यहां पे डूपिंग बहुत कम है, बहुत कम करंट बनता है तो ये बहुत कम होता है। और IE जो IC है दैट इज फॉर्मिंग द 95% ऑफ हमारे पास IE। दिस रिलेशन इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, ये हमेशा हमारे पास वैलिड होती है, ठीक है। अब किरचॉफ जंक्शन लॉ टाइप से इसको समझ सकते हैं, ठीक है हमारे पास। और पीएनपी में क्या ज्यादा है भाई, पी ज्यादा है, देखो पीएनपी में 2 बार पी आ गया, तो इसमें करंट प्रवेश करेगा, प्रवेश, ठीक है। तो यहां पर आपको करंट इस टाइप से प्रवेश होते हुए दिखेगा, ठीक है, हमारे पास ये करंट प्रवेश होते हुए। अब कलेक्टर और एमीटर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जो जिस डायरेक्शन में आप करंट बना रहे हो, करंट इज ऑलवेज ड्रॉन, करंट ऑलवेज ड्रॉन बिटवीन एमीटर एंड बेस, बिटवीन E एंड B, तो बचा हुआ कलेक्टर होगा, ये सिंबल में रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपका IE इस डायरेक्शन में आ रहा है, देखो IE प्रवेश कर रहा है, तो IB इधर होगा और IC इधर होगा, ये रिलेशन इसमें भी वैलिड है, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। और बेस करंट 5% के आसपास होता है, ये इसमें भी हमारे पास वैलिड है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टाइप के सिंबल्स हो गए, एनपीएन और पीएनपी के। अब आता है एमीटर, यहां पे हमारे पास मीडियम साइज का, सबसे कम साइज का बेस और लार्जेस्ट साइज का हमारे पास कलेक्टर, ठीक है, अरेंजमेंट बड़ी। ये हाईली डूपिंग है, क्यों, क्योंकि इसको चार्जेस को एमिट करना है। ये लो डूपिंग है, वरना भाई साहब सारे बाराती बीच में खा के निकल लेंगे। और इसको मॉडरेट डूपिंग रखनी है कि भैया बाराती आने वाले, अपने घर वाले थोड़े कम रहे, सीटें खाली रहे, बाराती खा के आराम से जाए, इसलिए ये हमारे पास मीडियम डूपिंग टाइप से। ट्रांजिस्टर हैव 2 पीएन जंक्शन, मैंने बता दिया, एक एमीटर बेस के बीच में और एक कलेक्टर बेस के बीच में। जरा देखो, एमीटर बेस के बीच में एक जंक्शन है और एक हमारे पास कलेक्टर बेस के बीच में जंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड 2 जंक्शन, 3 टर्मिनल 2 जंक्शन डायोड। अब मजेदार चीज ये, अब हमारे पास मजेदार चीज हमारे पास ये, हम लोग किसी भी ट्रांजिस्टर को काम कैसे करवा सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, कई बच्चों को ये चीज समझ ही नहीं आती है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप मैं जैसे पीएनपी का ले रहा हूं, आप एनपीएन का भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में सेम चलता है, आप करोगे अपने आप पता लग जाएगा। ये हमारे पास एमीटर है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास कलेक्टर है, ध्यान से सुनना। ये अगर हमारे पास P है, ये हमारे पास N है, ये हमारे पास P है, तो इसमें होल्स ज्यादा है भाई, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है कम है, और इसमें भी हमारे पास होल्स है। अब जरा देखना, हमारे पास अगर मैं
जैसे देखो एक साइड आपका इनपुट होगा जहां से आप इनपुट दोगे, एक साइड होगा आपका आउटपुट। याद रखो कलेक्टर हमेशा आउटपुट है, कलेक्ट कर रहा है। हमारे पास जो भी दो कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में, कलेक्टर इज ऑलवेज द आउटपुट। अगर आपको पीएनपी का कॉमन बेस सर्किट बनाना है, ध्यान से सुनना, कॉमन बेस मींस बेस विल बी कॉमन टू, बेस विल बी कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट, ये दोनों के लिए हमारे पास कॉमन होगा। जैसे एक आउटपुट साइड आप हमेशा इस साइड बना रहे हैं और इनपुट साइड आप हमेशा इस साइड बना रहे हैं, ये बेस हो गया। एक रेजिस्टेंस लगा दो करंट को कंट्रोल करने के लिए, जो एमीटर साइड का करंट को कंट्रोल करेगा दैट इज आरई, और जो कलेक्टर साइड के करंट को कंट्रोल करेगा दैट इज आरसी। ठीक है, रेजिस्टेंस बना दिया। हमारे को जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था कि ये होल्स इधर तो जाएंगे लेकिन और आगे जाने में दिक्कत आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं इनको पुश करने के लिए, क्योंकि ये होल्स और आगे की साइड भागे, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं इसको फॉरवर्ड बाय। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको फॉरवर्ड वाइज कर दूं, देखो ये हायर पोटेंशियल है या फिर ये हमारे पास इस टाइप से कर देता हूं, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की वजह से होल्स रिपेल करेंगे। ये समझ लो हमारे पास बाराती के मम्मी पापा है, ठीक है, ये एमीटर और बेस के बीच में, देखो ये एमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज लगा है, तो आप इसको जो कहते हैं दिस इज वोल्टेज VEB, और ये किसको किसको धक्का दे रहा है, एमीटर वालों को, तो इसको कहते हैं VB, वो VEE, ठीक है, EE मतलब एमीटर साइड का जो फॉरवर्ड बायसिंग करवा रहा है, इसको धकेल रहा है, दैट इज VEE, और जो इन दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज VEB। ध्यान से सुनना, ये जब हम लोग फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, ये जब हम लोग फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो ये इन होल्स को धकेलेगा और आगे जाएगा। थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास हुआ, तो मान लीजिए IE इधर गया, ठीक है। अब जरा देखना पंगा क्या है कि यहां पे न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद कुछ लोग हैं लेकिन यहां पर भी होल्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको रिवर्स बायस यहां पे कर दें। अगर ध्यान से सुनना, ये P था, इसको रिवर्स बायस करने के लिए नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, अगर मैं इसको रिवर्स बायस कर दूं तो फायदा क्या होगा, ये नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव हमारे पास इधर है, ये जो भी होल्स इधर आएंगे ये और इस साइड भागने की कोशिश करेंगे क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल आ गया, ठीक है। तो ये दुल्हन के मम्मी पापा ये खींच रहे हैं यार, इनवाइटेशन देते हैं ना, इनवाइटेशन, ठीक है। कुछ लोग तो भाई दुल्हन वाले घर वाले खाना खा रहे हैं, लेकिन जब बारात आती है तो इनवाइट करते हैं ना, तो वो और अंदर बुलाने के लिए हम लोग यहाँ पे रिवर्स वाइज, मन खराब हो रखा, ठीक है, मन खराब हो रखा, गाड़ी पे चढ़ के नाच रहा, लेकिन क्या करें, इनवाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मन रिवर्स बायस, मन नहीं है, लेकिन फायदा ये होता है इनको लगाने से बारात आराम से यहां पर आती है, ये नेगेटिव और ये जितने भी होल्स आते हैं वो खिंच के इधर हमारे पास आ जाते हैं ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, तो हमारे पास IE इधर था, IC इधर आ गया, IB हमारे पास ये हुआ, तभी हम लोग कहते हैं कि PNP में करंट प्रवेश कर रहा है, ठीक है, प्रवेश कर रहा है। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो आपको ये चीज समझ आई कि कब ये काम करेगा, जब अगर इनपुट साइड मेरा फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, तो इसको धकेलेगा, और आउटपुट साइड अगर मेरा रिवर्स बायस है, ठीक है, तो इसको रिसीव करने की हमारे पास कोशिश करेगा, तभी ये डिवाइस हमारे पास काम कर पाता है। वोल्टेजेस का नाम सुन लेना, ये कलेक्टर साइड में है, दिस इज VCC, ये लड़की वालों के पापा मम्मी है, ये लड़के वालों, ये जो यहां से ढकेल रहे हैं पापा मम्मी लड़के वालों के, ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, इनका मन खराब है लेकिन रिवर्स बायस ये लड़की का भाई है जो संभाल, मतलब है ना अरेंजमेंट लाइट वाइट नीचे करो जी, बारात आ रहा है, ठीक है, RC। ये लड़की के, ये दूल्हे के भाई बहन है, ठीक है, जो सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे कोई काम नहीं है अब ये जो पोटेंशियल है इधर और इधर का जो पोटेंशियल है ये कलेक्टर और बेस का है, इसको हम VCBB कहते हैं, और जो ये आप आउटपुट लेते हैं, आउटपुट इज बेसिकली आप बात करें VCB, इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही आपका आउटपुट होता है, और उसको आप देख सकते हो दैट इज VCC माइनस ICRC। इस वोल्टेज जरा देखो, बैटरी ने जो वोल्टेज दिया होगा कुछ इसमें गया होगा, कुछ इसके अक्रॉस, अगर मैं KVL लगाऊंगा तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस होगा, तो इस वोल्टेज में से इसका घटा दोगे तो यही बचेगा, इसीलिए इसको लिखा जाता है VCC माइनस ICRC, दैट इज योर आउटपुट वोल्टेज। VEB दिस इज योर इनपुट वोल्टेज, ठीक है, जो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर को दिया, एंड दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। अब जरा देखना फायदा क्या था, कुछ बच्चों को फायदा ही नहीं दिखता, हाँ समझ आ रहा, फायदा क्या हुआ, मेरा जो एमीटर करंट था उसका 95% IC था,
ठीक है, थोड़ा सा मान लो मैंने 2 मिली एम्पेयर यहां पे डेवलप किया, ध्यान से सुनना, 2 मिली एम्पेयर मैंने यहां पर डेवलप किया, तो जो आउटपुट है वो भी अप्रॉक्स 2 मिली एम्पेयर के आसपास ही होगा, थोड़ा सा कम होगा। लेकिन हमारे पास इसका हाई रेजिस्टेंस साइज जब आप बढ़ाते हो तो आउटपुट साइड हाई रेजिस्टेंस, करंट छोटा था लेकिन रेजिस्टेंस इसका इतना ज्यादा होता है, जो ये पोटेंशियल ड्रॉप है वो बढ़ जाता है, तो जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो बेसिकली आपका ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो। तो हमारे पास ये फायदा हुआ। तो आपको कभी भी देखो, एमीटर बेस अगर आप फॉरवर्ड बायस रख रहे हो और कलेक्टर बेस आप रिवर्स बायस रख रहे हो, इसको कहते हैं एक्टिव, तभी शादी हो पाएगी, काम बन पाएगा। अगर आपने एमीटर बेस रिवर्स बायस, मतलब दूल्हा वाला कह रहा है अरे भैया बारात नहीं जाएगी, ठीक है, जरा यहां पर समझिए, अगर मैं इसको रिवर्स बायस कर देता, अगर इनकेस ये रिवर्स बायस होता तो पी को यहां पे कनेक्ट कर रहा होता नेगेटिव से, तो ये होल्स को रोक के रखता, काम ही नहीं करता, है ना। हमारे पास ये होल्स को रोक के रखता, काम ही नहीं करता। मान ले कुछ बाराती तब भी यहां पहुंच गए होते, आप इसको फॉरवर्ड बायस कर दो, फॉरवर्ड बायस मींस यहां पे पॉजिटिव लगा दो, तो ये होल्स को और रिपेल करेगा, काम ही नहीं करेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है, अगर आपका इनपुट साइड, ठीक है, इनपुट साइड अगर आपका रिवर्स बायस है और आउटपुट साइड आपका फॉरवर्ड बायस है, इनवर्स एक्टिव, बाराती वाले, अब जरा देखो सिंपल सी कहानी, ठीक है, हमारे पास शादी तो नहीं हो पाएगी, बाराती के पापा मम्मी कह रहे हैं, आपने इनको रिवर्स बायस कर दिया कि बारात को रोक रहे हैं, ठीक है, लड़की वाले गुस्सा नहीं जाएंगे, हैं कैसे रोक रहा है, आने का मन है उनका, खाने का मन है, हमने खाना बनवा रखा, तो लड़की वाले पीटने पाटने के लिए चले जाएंगे, वहां पर लड़ाई हो जाती है ना कई बार, वही समझो, ये उल्टा काम करने लग जाएगा, इनवर्स एक्टिव, इसको फॉरवर्ड बायस, अब कहेगा हम तो बेटा शादी करवा के रहेंगे, ठीक है बेटी घोड़ी पे बैठ जाओ हाँ चलो भाई, तो क्या हुआ, आपने यहां फॉरवर्ड बायस कर दिया। अगर आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो ये होल्स के साथ रिपेल करेंगे, अब ये लड़की वाले कहेंगे बेटा अब हम तुम्हारे घर आके शादी करेंगे, मिर्जापुर हो गया यहां पर, ठीक है, हम तुम्हारे घर आके शादी करेंगे, तो ये यहां से यहां चले जाएंगे, तो ये उल्टा काम कर रहा है, ये यहां आ गए। अब तो हमारे पास इसको कहते हैं इनवर्स एक्टिव, ठीक है, ये भी रिवर्स बायस और ये भी रिवर्स बायस, दूल्हे वाले भी नहीं चाहते, और रिवर्स बायस में जरा देखो हमारे पास दूल्हे वाले कह रहे हैं कि नहीं भैया बाराती बुला लियो, और इसको रिवर्स बायस करने पे क्या कर रहा था, ये अपने वालों को खींचने की कोशिश कर रहा है, दोनों अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो शादी कहां हो पाएगी, कट ऑफ, कट ऑफ, बात बंद करो भाई, कट ऑफ हो गया ठीक है, दोनों ही हमारे पास फॉरवर्ड बायस हैं अगर, ठीक है, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन, मींस फॉरवर्ड बायस में ये भी पुश कर रहा है और फॉरवर्ड बायस में हमारे पास क्या होगा, ये रोकने की कोशिश, मतलब बाराती कह रहा है चलिए 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 खाया जा, लेकिन दुल्हन वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो सैचुरेशन है, ठीक है, सैचुरेशन है, ठीक है, आइए जो खाना है खाना खा लीजिए, जो है मन है, ठीक है, और जाइए यहां से। तो ये हमारे पास 4 ऑपरेंडास होते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारे पास काम ये हमारे पास करता है The collector region is made physically larger than the emitter because collector has to dissipate much greater power, higher resistance हो जाता है। साइज बड़ा रखने का मेन रीजन ये है कि हमारे पास जब साइज बड़ा होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो पावर डिसिपेशन या मींस आउटपुट वोल्टेज हमारे पास बेसिकली ज्यादा आता है, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांजिस्टर मोस्टली वर्क इन एक्टिव रीजन। अगर आपको काम करवाना है भाई, देखो शादी अगर करवानी है तो हमारे पास इनपुट साइड आपका फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और आउटपुट साइड आपका रिवर्स बायस होना चाहिए, तभी काम बनेगा, ठीक है, तो तभी ये एक्टिव रीजन में आएगा एंड यूज एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर दैट इज इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू ट्रांसफर रजिस्टर, सिग्नल इज इंट्रोड्यूस एट लो रजिस्टेंस, हम लोग लो रजिस्टेंस में सिग्नल देते हैं एंड आउटपुट इज टेकन एट हाई रजिस्टेंस, ठीक है। बेस इज लाइटली लूप, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर, वही बात है, बीच में अगर आप तगड़ा अरेंजमेंट कर देंगे तो बीच में खत्म हो जाएगी शादी। ट्रांजिस्टर इज अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस, आप करंट भेज के ऑपरेट करते हैं। द एक्टिव ऑफ ट्रांजिस्टर इज कंट्रोल्ड बाय द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स, ये तो आपको पता ही है अंदर चार्ज कैरियर्स है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें 2 एप्लीकेशन है, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, 2 को ध्यान से समझना है, ठीक है, जो हमारे पास काम किया। स्विच होता क्या है, जैसे आपके घर में, ध्यान से सुनना, जैसे आपके घर में अगर आप बटन बंद करते हो या ऑन करते हो तो वोल्टेज, कोई भी डिवाइस को आपको वोल्टेज मिलता है, जब आप स्विच को ऑफ कर देते हो तो वोल्टेज बल्ब को नहीं मिल रहा, ऑन कर देते हो तो वोल्टेज बल्ब को मिलने लगता है। जैसे घर पे आपके 220 वोल्ट एसी आ रहा है, ठीक है, आपने स्विच ऑन कर दिया, जैसे आप ऑन करोगे तो हमारे पास वो वोल्टेज जो आपके घर पे आ रहा है वो बल्ब को मिलने लगेगा और बल्ब डिसिपेट एनर्जी करेगा, और जब आप उसको ऑफ कर देंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज आपके घर पे आ रहा है लेकिन उस डिवाइस पर या बल्ब पर, लाइट पर, फ्रिज पर, एसी पर, कहीं पर भी वो नहीं जा पाएगा, वो ऑफ हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी हमें ऑन और ऑफ करने की जरूरत ना पड़ती हो, एक बार चला दिया तो चलता ही रह रहा है,
ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, ये घर का वाला स्विच नहीं है, ये जो तुम्हारे घर में लगा हुआ है जिसको तुम टिपिर टिपिर करके उंगली डाल देते थे बचपन में, ये वो स्विच अलग है, दैट इज इलेक्ट्रिकल स्विच। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्विच, मतलब जो आपके कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, देखो नाम भी रखो तो फादर बोर्ड नहीं कहते उसको, मदरबोर्ड कहते हैं, क्योंकि भैया मेन गृहस्थी घर की जो अगर कंप्यूटर की चल रही है वो उसकी वजह से चल रही है। तो मम्मी की वजह से जैसे घर चलता है, ठीक है, वैसे ही मदरबोर्ड की वजह से कंप्यूटर चलता, ठीक है, ये हमारा सोचना ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, हम तो भूल गए, मम्मी ने लगता है श्राप दे दिया, क्या कह रहा था मैं, हाँ स्विच, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर भी हमारे पास स्विच होते हैं, ठीक है, जो वोल्टेज को कब देना है, वोल्टेज को कब नहीं देना है, इस पे हमारे को इंटीग्रेटेड सर्किट्स में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का जो स्विच होता है वो ऐसा होता है। अब आधों को तो मन ही नहीं करेगा ऑन और ऑफ करने का, बचपन में तो बड़ा मजा आ रहा है, यहां नहीं आएगा, ठीक है तो वही। अब जरा ध्यान से देखो, ये कॉमन एमीटर हमारे पास जो है, ये अगर मैं आपको बोलूं कौन सा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, जरा ध्यान से देखना। एमीटर, ये हमारे पास एमीटर इज कॉमन टू इनपुट, ये इस साइड हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है। ध्यान से देखना, सारे वर्ड्स अभी भी वही है, ठीक है। इनपुट साइड आपका कौन सा हो गया है, आईपी मींस इनपुट। इनपुट साइड आपका बेस और एमीटर है, बेस एंड एमीटर साइड, ठीक है, बीई लिख देते हैं, ओके। आउटपुट साइड आपका हमेशा कलेक्टर रहेगा आपके सिलेबस में, वॉल तो कॉमन कलेक्टर भी होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। कलेक्टर एंड एमीटर, कलेक्टर सीई साइड जो कलेक्टर और एमीटर है दैट इज योर आउटपुट। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, हमारे पास हम लोग कॉमन एमीटर को ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं, बेटर फॉर अस। क्यों सर, ये ज्यादा बेटर क्यों है, क्योंकि आपका इनपुट साइड में आप बेस में करंट दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, बेस में आप करंट दे रहे हैं, तो इनपुट बेस करंट वैसे ही बहुत कम होता है, तो इनपुट साइड हमारा कम से कम यूज हो रहा है। कलेक्टर हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, तो कम से कम इनपुट देके कॉमन बेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कॉमन एमीटर यूज करना। क्यों, क्योंकि हमारा इनपुट करंट हो जाता है उस बार आईबी, बेस करंट, एंड विच इज वेरी स्मॉल, तो कम करंट पे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं डिवाइस को फॉर हायर वोल्टेजेस, ठीक है। तो ये हो गया। किसी भी डिवाइस को काम कराने के लिए, जरा ध्यान से देखो, ये काम कराने के लिए हमारे पास इनपुट साइड क्या होना चाहिए था, ध्यान से सोचो। इनपुट साइड आपका फॉरवर्ड बायस होना चाहिए था और आउटपुट साइड आपका रिवर्स बायस होना चाहिए था, तभी ये काम करेगा। एमीटर, कॉमन एमीटर मींस एमीटर इज कॉमन, एमीटर इज कॉमन, इसीलिए हम लोग इसको कॉमन एमीटर बोलते हैं। अब जरा देखो, हमारे पास हम लोगों ने कौन सा ट्रांजिस्टर यूज किया है, पीएनपी है, एनपीएन, करंट बाहर निकास कर रहा है, तो ये हो गया एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन। पीएनपी नहीं है, करंट अगर प्रवेश कर रहा होता तो होता। अब जरा देखो, हमारे पास ये करंट अगर निकास कर रहा है तो आईई, हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी वैलिड रहेगा। तो अगर हमारे पास आईई यहां पर है तो आईबी ये आ रहा है और आईसी हमारे पास ये आ रहा है, ये ऐसे मिलके आईई में हमारे पास जा रहा है। अब बेस साइड, ये इनपुट साइड बेस साइड है, तो आरबी आपने ये यूज किया, और वीबी बोलेंगे जो बेस को हमें फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और कलेक्टर साइड हमारे पास रिवर्स बायस में होगा, ध्यान से सुनना, ये एन से कनेक्टेड है, एन को देखो आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव साइड से, तो ये रिवर्स बायस में हो गया। ये कलेक्टर साइड का आरसी, रेजिस्टेंस का नाम आप आरसी और वीसीसी आप ये लिखेंगे, जो आउटपुट होगा दैट विल बी वीसीसी माइनस आईसी आरसी, मींस आप आउटपुट किसके क्रॉस ले रहे हैं, कलेक्टर और एमीटर के क्रॉस आप आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस पूरे लूप में अगर आप बात करोगे तो वीसीसी जो वोल्टेज है दैट विल बी वीसीई प्लस आईसीआरसी। आपने क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ में ये तो पढ़ा, बैटरी जितना वोल्टेज देती है वो कहीं ना कहीं इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, तो आपने वीसीसी जो भी दिया वो कुछ इस पे जाएगा और कुछ इसके क्रॉस आएगा, हम आउटपुट इसके क्रॉस वाला ले रहे होते, तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी दैट इज योर आउटपुट। अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज योर इनपुट, ठीक है। हमारे पास इस पे एरो क्यों बना रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मींस दिस इज वेरिएबल। आप इसको रखेंगे तो फॉरवर्ड बायस, देखो पॉजिटिव ऊपर की साइड है, एनपीएन, तो इसको आपने जो इससे कनेक्टेड है इसको तो आप फॉरवर्ड बायस ही कर रहे हैं, लेकिन ये एरो मींस ये वेरिएबल है। अब मजेदार चीज है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास मजेदार चीज है, ये काम कैसे कर रहा है स्विच का। स्विच बेसिकली ऑन और ऑफ होना था, ऑन एंड ऑफ, और ये वोल्टेज हमें बाहर कुछ ना कुछ देगा, है ना, ये वोल्टेज हमें कुछ ना कुछ बाहर देगा। हम लोगों ने बनाया है कॉमन एमीटर का एनपीएन ट्रांजिस्टर, है ना, कॉमन एमीटर का एनपीएन ट्रांजिस्टर। कॉमन एमीटर कुछ इस टाइप से है, कलेक्टर आपको आउटपुट रखना है, एमीटर आपका ये रहा, ठीक है, बेस बीच में था, हमारे पास
NPN इस टाइप से है। यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस रख लिया, उसका नाम R भी दे दिया। यहां पर आपने एक बैटरी, क्योंकि फॉरवर्ड बायस करना है तो आपने एक बैटरी लगा ली फॉरवर्ड बायस के लिए, और इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये बेस साइड में कलेक्टेड है तो इसको VBB हम लोग कह देते हैं। कैपिटल बी यूज करना चाहो आप कैपिटल यूज कर लो। इसके साथ एक रेजिस्टेंस RC जोड़ लेते हैं, और इसको काम कराने के लिए रिवर्स बायस में यूज करना है। ये N साइड है तो इसको आप पॉजिटिव से आप कनेक्ट कर लीजिए। ये रिवर्स बायस में हो गया, दिस इज VCC, एंड जो आपका V आउटपुट होगा दैट विल बी VCC माइनस ICRC। यही था मजेदार चीज। इनपुट वोल्टेज कौन सा है, ये या ये? ध्यान से सोचो। इनपुट वोल्टेज हमारे पास इस ट्रांजिस्टर के लिए बात करूं तो इस बार हो जाएगा VBE, ठीक है। हमारे पास ट्रांजिस्टर के लिए VBE। अगर ये सिलिकॉन बेस्ड है, ध्यान से देखो, एक PN जंक्शन ही तो, इधर आप भूल जाओ, उधर भी एक PN जंक्शन ही तो है। इसको काम कराने के लिए अगर ये सिलिकॉन बेस्ड है तो 0.7 वोल्ट होगा। जर्मेनियम हुआ, जर्मेनियम बेस्ड हुआ तो 0.3 वोल्ट होगा। ये तो होगा ना यार। फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज हमारे लिए कंसिडर्ड होता था ना भाई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये था वेरिएबल, चेंज कर सकते हो आप। मेरा अगर इनपुट जो मैंने VBB जो यहां पे हम लोगों ने बैटरी लगाई है दैट इज लेस देन 0.7 वोल्ट, ध्यान से सुनना, 0.7 वोल्ट से कम है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाओगे तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आपका ऐसा मिलेगा, बिल्कुल फॉरवर्ड बायस जैसा मिलेगा। करंट किसका होगा, IB का, और वोल्टेज किसका होगा, VBB का। अगर आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाओगे तो हमारे पास रिवर्स बायस का ही मिलेगा आपको। रिवर्स बायस में करंट सैचुरेट आउट कर जाता है ना ऐसे। सर इसके बाद तो बढ़ता भी था, आप ब्रेकडाउन रीजन में यूज नहीं करोगे इसको, ठीक है। करंट कौन सा है, IC, और हमारे पास जो वोल्टेज होगा दैट इज VCC। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मेरा इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है, 0.7 वोल्ट से कम है, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड था, 0.7 तो चाहिए इसको काम कराने के लिए। अगर ये फॉरवर्ड बायस हो ही नहीं पाया तो हमारे पास IB 0 हो जाएगा, और अगर IB 0 हो गया दैट मींस आपने इनपुट करंट नहीं दिया, दैट मींस IC आपका 0 हो जाएगा, काम थोड़ा ना करेगा। 0.7 वोल्ट मिनिमम इसको चाहिए काम करने के लिए। तो अगर मैंने 0.7 वोल्ट से कम दे रखा है तो ये यहां पे करंट नहीं बना, यहां करंट नहीं बना, तो हमारे पास देखो NPN में करंट निकलेगा तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, कुछ ऐसे था। तो IC 0 हो गया, और IC अगर 0 हुआ तो आउटपुट वोल्टेज आपका कितना आ रहा है भाई, VCC। यहां पे करंट नहीं है तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, जो भी ये बैटरी होगी वही आपको आउटपुट मिल रहा होगा। मींस अब जरा ध्यान से देखना, जब मेरा इनपुट वोल्टेज 7 वोल्ट 0.7 से कम था, आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, VCC। अगर मेरा VBB इज इन द ऑर्डर ऑफ 0.7 वोल्ट, मतलब आपने मान लो थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया, 0.8 वोल्ट 0.9 वोल्ट, अब इस बार IB विल नॉट बी इक्वल टू 0, IC विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमारे पास इन दिस केस आउटपुट वोल्टेज विल बी लेस देन, विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि इस बार ये वाला इसमें से घटना स्टार्ट होगा तो आउटपुट वोल्टेज थोड़ा थोड़ा सा कम होगा। अगर थर्ड केस हमारे पास VBB अगर हाई है, अच्छा खासा आपने हाई कर दिया, 1-2 वोल्ट का अगर आपने यहां पे दे दिया, तो IB आपका सैचुरेट आउट कर जाएगा, मैक्सिमम फ्लो करना स्टार्ट करेगा। IC आपका मैक्सिमम पर आ जाएगा, सैचुरेट आउट करेगा इसको कहते हैं, और ये मैक्सिमम आया तो V आउटपुट आपका सैचुरेट आउट कर जाएगा, सैचुरेट आउट, और ये बहुत कम हो जाएगा क्योंकि IC अपना मैक्सिमम पे है। और आपको भी पता है कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट रिवर्स बायस में ऑलरेडी हमारे पास हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो मजेदार ग्राफ है हमारे पास। पहले जो आउटपुट वोल्टेज है कुछ फिक्स वोल्टेज पे था, कट ऑफ रीजन में हमारे पास, कट ऑफ रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनपुट वोल्टेज इज लेस देन 0.7 वोल्ट। ध्यान से सुनना, मतलब इनपुट साइड आपका फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ, और फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ तो कट ऑफ ही तो हो गया ना भाई, ठीक है हमारे पास। तो आपका आउटपुट एक फिक्स वोल्टेज के आसपास आ रहा होता है, दैट विल बी इक्वल टू VCC, V आउटपुट विल बी इक्वल टू VCC, और एक ज्यादा सी हो गए, ठीक है दुनिया भर गई यहां पर ठीक है। हाँ, फिर एक्टिव रीजन में क्या था कि जब आपका इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0.7 लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, इज इन द ऑर्डर ऑफ 0.8 वोल्ट आप कह सकते हो, अगर सिलिकॉन बेस्ड के लिए है,
तो हमारे पास यहां पे VCC माइनस ICRC होता है, तो ये घटना स्टार्ट होता है ऐसे, ठीक है। और एक सैचुरेशन होता है जब आपका जो इनपुट वोल्टेज आपने दिया दैट इज हाईली ग्रेटर, या फिर आप कह सकते हो इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट, ठीक है। जब ज्यादा हो जाता है तो ये IB हमारे पास जो था वो मैक्सिमम हो जाएगा, IC हमारे पास सैचुरेट आउट कर जाएगा और आउटपुट वोल्टेज आपका बहुत कम हो जाता है, जीरो नहीं होता है हमारे पास, वो डिपेंड करेगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये जीरो की तरफ टेंड क्यों कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है हमने VCC कितना लगा रखा है। कुछ बुक्स में ये इसको ऐसे टच कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, VCC और IC पर डिपेंड करेगा, ये आपका जो गैप है वो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग लेकिन यूज ऐसे करते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो, क्यों, क्योंकि मुझे ऑन और ऑफ करना है, समझ रहे हो। हमारे पास ये जो लेंथ है ये कौन डिसाइड हो रहा है, VCC से, देखो कौन डिसाइड कर रहा है, VCC है ना। और VCC तो बैटरी थी भाई रिवर्स बायस में, वो तो मैं डिसाइड कर रहा हूं ना कितनी लगाऊंगा, ठीक है। मेरे को ऑन और ऑफ एग्जैक्टली चाहिए कि भाई कि बिल्कुल खत्म ही हो जाए। एक बार वोल्टेज आपको मिल रहा है और एक बार आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो की तरफ है, तो ये मैं सेट कर लूंगा अपने डिवाइसेस के हिसाब से, ध्यान से सुनो, मैं ये अपने हिसाब से सेट कर लूंगा कि जब ये सैचुरेशन जोन में जाए तो जीरो की तरफ टेंड हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जीरो की तरफ टेंड हो। अगर मेरा VCC बहुत ज्यादा है, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है और IC अपना सैचुरेट आउट होने पे जा रहा है, तो हो सकता है कुछ वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिल जाए, दैट डज नॉट मींस कि वो जीरो ही होगा। लेकिन हमारा पर्पस क्या था, या तो वोल्टेज मिले या फिर वोल्टेज ना मिले। जैसे आप बटन को ऑन करते हो तो वोल्टेज मिलता है, ऑफ करते हो तो वोल्टेज नहीं मिलता, यही तो हमारा पर्पस था ना। तो हमारे पास जरा देखो, हम लोग जो बाहर से बैठे हैं हमने क्या किया, हमने इनपुट वोल्टेज को जब 0.7 वोल्ट से कम रखा तो मिल रहा है वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज को ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट से ज्यादा रख दिया तो जीरो हो गया। तो ये तो मैं डिसाइड कर रहा हूं ना कि वोल्टेज उस आउटपुट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे हम लोग बटन में यहां पे ऑन और ऑफ करते हैं, हम डिसाइड करते हैं ना कि वोल्टेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहां पर भी हम लोग इनपुट साइड से 0.7 वोल्टेज से ज्यादा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो डिसाइड कर देगा हमारे पास कि आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच का काम कर गया, ठीक है। अगला हमारे पास है एम्पलीफायर। क्या है, एम्पलीफायर। अब ये वो एम्पलीफायर नहीं है डिक डिक दिमाग खराब कर रखा है, गाना याद कर रखा है घटिया सा, उसी को गाते रहते हैं। एम्पलीफायर बोल देता है सर जी गाड़ी में लगा हुआ है, ठीक है, सब बेस ट्यूब भी लगा रखी है, बिल्कुल गाड़ी खिड़कियां कांप रही है और ऑल्टो गाड़ी ले रखी है यार, या तो गाड़ी बढ़ा ले या स्पीकर कम कर ले, हैं सारा पैसा गाड़ी का स्पीकर में लगा रखा है। चले भाई, ये हरियाणा वाले ना भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं, जितनी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे उतना बड़ा स्पीकर डाल देंगे भाई, बंदा वो ऊपर बैठेगा लेकिन स्पीकर अंदर जाएगा डुपचुक चल रहा भाई साहब। हाँ चलो कोई नहीं, डुपचिक होरी से डुपचिक होरी से और चोरा चोरी पार्टी में, यही है भाई वहां। और क्या ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, बेसिकली बेटा एम्पलीफायर ये गाने वाला नहीं है, ठीक है। हमारे पास जैसे आप ध्यान से देखो, ट्रांसफार्मर का काम क्या था, ट्रांसफार्मर का काम स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना, वोल्टेज को करना था। वैसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ये समझ लो ट्रांसफार्मर है, ये आपका वोल्टेज को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है। तो हम लोग किसमें यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता लग जाना चाहिए, एमीटर, ये देखो आउटपुट साइड हमारे पास ये है और इनपुट साइड हमारे पास ये है। ध्यान से सुनना बेटा, आउटपुट साइड ये है और इनपुट साइड हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास एमीटर इज कॉमन, तो ये कॉमन गालियां निकल रही हैं अब तो पढ़ा है, ठीक है। कॉमन एमीटर है हमारे पास। करंट के डायरेक्शन देखें तो IE इधर है, IB इधर है, IC इधर है, करंट निकास कर रहा है, तो हम लोग NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। आप PNP लेना चाहे, करंट की डायरेक्शन आपकी उल्टी हो जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जरा यहां पे मजेदार चीज क्या है, पिछले वाले सर्किट में ऑल्टरनेटिंग सोर्स नहीं था, ये बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से सुनना। इसको अगर मैं छोड़ दूं तो अभी भी बात वही है। जरा ये देखो कि हमारे पास ये NPN था, ये N है, ये P है, ये N है। P को, ये इनपुट साइड है, P को आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव से। देखो बेस है RB और VBB, अभी सब टर्म्स वैसे चल रहे हैं, और ये हो गया हमारे पास फॉरवर्ड बायस। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, आउटपुट साइड कलेक्टर है तो RC और VCC, लेकिन NPN ये N है तो इसको आपने रिवर्स बायस करने के लिए इससे किससे कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव से हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्स बायस, क्योंकि
जब आप फॉरवर्ड इनपुट साइड को आप फॉरवर्ड बायस करते हो और आउटपुट साइड को अगर आप रिवर्स बायस करते हो, ध्यान से सुनना, ठीक है, इनपुट साइड को आप फॉरवर्ड बायस करते हो और आउटपुट साइड को रिवर्स बायस करते हो, तभी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जाता है, काम करता है, तभी ट्रांजिस्टर बेसिकली काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको रिवर्स बायस कर दो, इसको फॉरवर्ड बायस, तो इनवर्स एक्टिव हो जाएगा, इसको रिवर्स बायस कर दोगे, इसको रिवर्स बायस कर दोगे तो भैया कट ऑफ हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो बेसिकली हमें इससे काम करवाना है तो एक्टिव रीजन में हमें इसको डालना है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसको फॉरवर्ड बायस और इसको रिवर्स बायस करते हैं। अभी पहले मैं कह रहा हूं, सबसे पहले जरा इस चीज को सोचो, इफ एसी सोर्स जो है हमारे पास इज नॉट प्रेजेंट, अगर हमारे पास एक एसी सोर्स नहीं है, ठीक है, और VBB, ठीक है, VBB हमारे पास 0.7, अगर मैं आइडियल कंडीशन में मान रहा हूं, ये हमारे पास सिलिकॉन डायोड नहीं है, अपने आप नॉर्मल काम कर रहा है, तो हमारे पास VCC क्या होगा, VCC माइनस ICRC, कुछ इस टाइप से V आउटपुट आपका आता था, यही तो आता था आउटपुट। देखो इन्होंने VCE जो कलेक्टर और एमीटर साइड का है उसी को आउटपुट मान रखा है, और अभी हम लोग देखेंगे एम्पलीफाइड का। मींस अगर आप ध्यान से देखें, जब तक हमारे पास VBB फिक्स है, ये वाला वोल्टेज फिक्स है बैटरी का, IB फिक्स है, IB फिक्स है, IC फिक्स है, IC फिक्स है, तो VCC माइनस ICRC एक फिक्स वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं आ रही होगी। ये बात तो क्लियर है ना? ये आपका आउटपुट कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू आपका आ रहा होगा, ये तो बात क्लियर है ना? अब जरा यहां पर देखते हैं, अगर मैं इनपुट सिग्नल लगा देता हूं, सेकंड, इफ AC सोर्स इज प्रेजेंट, AC सोर्स इज प्रेजेंट, पहले आपको समझना है कि AC सोर्स अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा होगा, दैट विल बी VCC माइनस ICRC। लेकिन अगर मैं इनपुट सोर्स ये लगा देता हूं, अब जरा देखना कि ये टाइम के साथ कई बार पॉजिटिव होगा, कई बार ये नेगेटिव होगा। हमारे पास ये P टाइप है, P टाइप को जितना पॉजिटिव मिलेगा उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड बायस बनेगा, उतना ही फॉरवर्ड बायस बनेगा, उतना ही बेस करंट बढ़ेगा, उतना ही बेस करंट बढ़ेगा, उतना ही आपका IC बढ़ेगा। इतना तो क्लियर है भाई? तो जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जरा ध्यान से देखना, PHC पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस ऑफ इनपुट बढ़ रहा है, ये तो बढ़ेगा ना भाई। तो हमारे पास जैसे जैसे पॉजिटिव हो रहा है, बैटरी तो पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो इनपुट साइड बढ़ रहा है, फॉरवर्ड बायस, IB आपका बढ़ेगा, IB बढ़ेगा तो IC आपका बढ़ेगा, और अगर IC बढ़ा तो आउटपुट साइड में V आउटपुट जो था VCC माइनस ICRC में अगर ये बढ़ने लगा तो ये ओवरऑल, ये अगर बढ़ने लगा तो ओवरऑल ये घटने लगेगा। तो जो आपका फिक्स वैल्यू आ रहा था उससे ये घटना स्टार्ट होता है, ठीक है, घटना हमारे पास स्टार्ट होता है। फिर जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आएगा तो फॉरवर्ड बायस कम होगा, फॉरवर्ड बायस कम होगा, IB कम होगा, IB कम हुआ तो IC कम होगा, और अगर IC कम हुआ, ये अगर हमारे पास कम हुआ तो ये बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो ये कुछ ऐसा हमारे पास ग्राफ आता है। पहली बात, आपने इनपुट ऐसा दिया था, आउटपुट आपको ऐसा मिल रहा है, ये पूछा जाता है फेज शिफ्ट कितना हो गया, फेज शिफ्ट हमारे पास पाई का हो गया, पलट गया ना ग्राफ। और किसमें हुआ? कॉमन एमीटर में। याद रखना, अगर कॉमन बेस होता तो फेज शिफ्ट 0 का होता है। अब आपको ये बना के देखना है अपना, फेज शिफ्ट 0 का, कॉमन बेस में फेज शिफ्ट 0। ये ग्राफ आपने दिया ऐसे था, ये हमारे पास ऐसे आया। सर ये बढ़ के क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है आउटपुट साइड का रजिस्टर, हम IB करंट भेज रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम IB करंट भेज रहे हैं, बहुत छोटा सा, ठीक है, हमने क्या भेजा? IB, बहुत छोटा सा। आउटपुट में आ रहा है IC, विच इज वेरी बिग वैल्यू, और आउटपुट साइड कलेक्टर साइड को हम बड़ा रख रहे थे, रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास ज्यादा आया। तो बेसिकली जो आपका चेंज है ये आपका ज्यादा है, जो ये आपका चेंज है ये आपका ज्यादा है, इसलिए ये एम्पलीफायर का काम करता है। तो ये आपसे पूछा जाता है, ये मजे में मत ले लेना, कॉमन एमीटर में फेज शिफ्ट पाई का, कॉमन बेस में फेज शिफ्ट 0 का। मतलब कॉमन बेस का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, बस एम्पलीफाइड आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस में इसकी वर्किंग के बाद है, दैट इज कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर, इसमें हमें कुछ टर्म्स को याद रखना है। सबसे पहले इन फॉर्मूलेस को याद करने के लिए पहले तो आप देखो, कॉमन बेस भले ही NPN और PNP, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे बस करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और कुछ नहीं है, ठीक है। और कॉमन एमीटर NPN और PNP, सबसे पहले आप ये चेक कर लो इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है। कॉमन बेस में बेस बीच में आ गया,
इनपुट आपका बचा, देखो कलेक्टर तो आपका फिक्स है, जो आउटपुट है वो आपका कलेक्टर फिक्स है ना। तो इनपुट कौन हो जाएगा आपका, इनपुट आपका एमीटर हो गया, ठीक है। कॉमन एमीटर में बीच में कौन आ गया, एमीटर आ गया, ठीक है। आपका आउटपुट फिक्स है, हमारे सिलेबस में आउटपुट फिक्स है, कलेक्टर है, तो बचा कौन, इनपुट आपका बेस हो गया। ये बात तो क्लियर है हमारे पास। अब इसमें गेन्स हैं, एम्पलीफायर के फॉर्म में जब आप बात करोगे तो हमारे पास इसमें गेन्स आएंगे, करंट का गेन, वोल्टेज का गेन, पावर का गेन, ये सारे गेन्स होंगे। तो आपको कैसे याद रखना है, कभी भी अगर मैं गेन की बात कर रहा हूं तो वो बेसिकली आउटपुट बाय इनपुट होगा, आउटपुट बाय इनपुट होगा। कॉमन बेस में अल्फा नाम से गेन को बोला जाएगा और कॉमन एमीटर में बीटा नाम से हम लोग गेन्स को नाम लेंगे, ठीक है। जैसे करंट गेन, वोल्टेज गेन, तो यहां पर अल्फा और बीटा टर्म्स याद रखना। कॉमन बेस में बी आता है तो अल्फा होता है, उल्टा, ठीक है। कॉमन बेस में बी आता है ना तो बीटा इसके लिए होता है, कॉमन एमीटर के लिए। अब जरा यहां पर देखना, कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर, ठीक है। तो एनपीएन या पीएनपी आप जैसा भी बनाना चाहो, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो एमीटर इज कॉमन, बेस इज कॉमन, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। इनपुट रेजिस्टेंस लो है आपका बेस का, ठीक है, और इसमें हम कॉमन एमीटर में इनपुट रेजिस्टेंस आपका यहां पर हाई होता है, ठीक है हमारे पास, क्योंकि चार्ज कैरियर्स हमारे पास यहां पर देखो बेस से आप करंट भेज रहे हो तो चार्ज कैरियर्स कम है, चार्ज कैरियर्स कम है और इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस तो ऑब्वियस सी बात है, वेरी हाई और हाई हमें रखना ही है। करंट गेन को देखना, कॉमन बेस में आप करंट गेन हो गया तो आउटपुट बाय इनपुट। अब सारे फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना। करंट का गेन तो आउटपुट में कौन होगा, आईसी बाय आईई, ये आ गया हमारे पास। और आपको भी पता है आईई ज्यादा होता है तो ये लेस देन 1 आता है। इसका अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास कॉमन एमीटर का करंट गेन बताओ, तो आउटपुट में कलेक्टर है, इनपुट में बेस है, आईसी बाय आईबी, इसका गेन हमारे पास ज्यादा होता है। इसलिए मैंने कहा था हम कॉमन एमीटर ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें गेन हमारे पास ज्यादा होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर गेन अगर हमारे पास कम है तो उसको गेन क्यों कह रहे हैं, लॉस कह दे। अरे भाई बेसिकली हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात होती थी ना, वैसे ही समझ लो कि हो सकता है वोल्टेज आपको बढ़ के भी मिले या हो सकता है आपको कम भी हो। वोल्टेज गेन की बात करें आउटपुट बाय इनपुट, तो आउटपुट में आपका वी, जरा देखो वी आउटपुट में आईसी और लोड रेजिस्टेंस आईसी आरसी कर लो, ठीक है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज, और वी इनपुट आपका आईई, इनपुट साइड में आईई और आर आई, आप ये कर लो। और आईसी बाय आईई आपके लिए अल्फा हो गया और आर एल बाय आर आई हो गया। यहां पे आउटपुट में आपका कलेक्टर है और बेस है तो आईसी इंटू आरसी और आई बी बेस करंट इंटू आर बी, लिखना चाहो आप बी लिख लो, हम आर बी से लेके चल रहे थे। तो IC बाय IB अगर मैं बात करूं, IC बाय IB हमारे पास यहां पे बीटा हो गया तो बीटा RL बाय RI, ये इस टाइप से आपके फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है। हमारे पास पावर गेन तो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, तो यहां पे अगर आप पावर आउटपुट बात करोगे कौन सा चल रहा था हमारे पास, कॉमन बेस का, ठीक है। दिस इज कॉमन बेस एंड दिस इज कॉमन एमीटर, ठीक है। फेज डिफरेंस सेम फेज में, कॉमन बेस में मैंने कहा था कि फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू 0 और कॉमन एमीटर में फाई की वैल्यू पाई होती है, ठीक है। एप्लीकेशन तो छोड़ो, क्या ही पहले ये इतना ही अप्लाई कर लो। पावर आउटपुट में जरा देखो बेस तो बीच में हो गया, ये हो जाएगा आईसी पावर वी आई आप लिखना चाहो या आई स्क्वायर आर लिखना चाहो, तो हमारे पास आईसी का स्क्वायर इंटू आरसी अपॉन पावर इनपुट बेस बीच में है तो आई ई का स्क्वायर इंटू आर ई, तो हमारे पास ये हो गया अल्फा का स्क्वायर आर एल बाय आर ई या आर सी बाय आर ई, यहां पे बीटा का स्क्वायर आर सी बाय आर ई, हमारे पास आर बी। तो इस टाइप से आपको पावर गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन होते हैं। और अल्फा और बीटा का एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आए। अब याद रखो अल्फा किसका होता था, कॉमन बेस का, और बीटा किसका होता था, कॉमन एमीटर का। कैसे याद करना है, कॉमन बीटा में बी आ रहा है तो उसका अल्फा होता है, ठीक है, सिंपल सी बात, उल्टा कर रखा है। IE इक्वल टू IB प्लस IC। अब जरा देखो बीटा की वैल्यू आपको याद नहीं आ रही, लेकिन ये तो याद आ जाएगा ना, कॉमन एमीटर का है, तो आउटपुट क्या होगा IC हमेशा, कॉमन एमीटर हो गया IB, ठीक है। अगर मैं कॉमन अल्फा की बात करूं तो ये किसका होगा, कॉमन बेस का, तो आउटपुट हमेशा IC, बेस बीच में आ गया तो ये हो गया IE, तो ये रिलेशन को डिवाइड करा IC से तो ये IE बाय IC, IB बाय IC और ये 1 हो गया। IE बाय IC अगर आप देखोगे तो 1 बाय अल्फा, ये 1 बाय बीटा प्लस 1, ये आपके रिलेशन आ जाते हैं जो हमारे को इंपॉर्टेंट
पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये फॉर्मुलेस को भी ध्यान से करिएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये रिलेशन है फॉर अ ट्रांजिस्टर अल्फा एंड बीटा आर, अल्फा आपको दे दिया है, बीटा देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, मैं डिराइव कर रहा हूं, ठीक है, जिसको वहां पे था कि सर आपने ऐसे बता दिया, जरा देखो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। अल्फा ऑल्दो इन्होंने दे दिया है, लेकिन ध्यान से देखो अल्फा कॉमन एमीटर का होता था, है ना, कॉमन बेस का होता था, जिसमें बी आता है उसका अल्फा होता है। अगर कॉमन बेस है तो ये आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, बेस बीच में आ गया तो एमीटर हो गया, और कॉमन एमीटर का अगर आप बीटा की बात करोगे, ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट आईसी है और एमीटर बीच में आ गया तो आईबी ये हो गया। इस रिलेशन को आईसी से आप डिवाइड करते तो आई ई बाय आई सी इक्वल टू आई बी बाय आई सी प्लस 1 आता। आई ई बाय आई सी अगर देखोगे तो 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 बाय बीटा प्लस 1, कुछ इस टाइप से आता। अब हमें अल्फा और बीटा का रिलेशन चाहिए, तो अगर आप देखोगे हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू, तो 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 बाय बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो अल्फा इज 1 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू ये, तो ये दोनों तो हमारे पास गलत हो गए। अगर मैं दूसरा रिलेशन की बात करूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 बाय अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, तो 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। बेसिक से चलना है, घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा क्या है, डर लग रहा हमको भी डर लग रहा है तुमको समझाने में, पता नहीं समझ आए ना। A circuit is arranged as shown, the output voltage VO is equal to, ये डायोड है, ध्यान से देखो। पहली बात ये कॉमन एमीटर है, मैं इसलिए कहता हूं आपको कंसेप्ट समझना है। कॉमन एमीटर है और अगर मैं देखूं एमीटर बेस कलेक्टर करंट निकल रहा है NPNB है, ये बात भी हो गई हमारे पास, मींस दिस इज N, दिस इज P, दिस इज N, ये बात क्लियर हो गई। ये हमारे पास देखो कलेक्टर साइड हमेशा आउटपुट होता है और ये हमारे पास हमेशा इनपुट होता है। अब आपने इस P को आपने देखो फॉरवर्ड बाइस कर रखा है और इस N को आपने रिवर्स बाइस कर रखा है, तो बेसिकली एक्टिव रीजन में तो डाल रखा है ना। अब ये बवाल क्या है, हैं? कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देखो। हमारे पास दो डायोड्स आपको चिपका दिए, घबराने की बात नहीं है। डायोड्स का हम लोग जो एनालिसिस है उसको सेपरेट करके चलो। भाई देखो ये 0 वोल्ट है, आपने यहां पे 0 वोल्ट दिया और ये बैटरी का हायर पोटेंशियल आपने यहां लगा रखा है ना, पॉजिटिव। फॉर बोथ डायोड्स, फॉर बोथ डायोड, जरा सोच के बताना, फॉर बोथ डायोड्स D1 एंड D2 वो फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस? फॉरवर्ड। यार आप हायर पोटेंशियल, ये P साइड है, ये N साइड है, ये P साइड है, ये N साइड, आप हायर पोटेंशियल यहां लगा रहे हो और लोअर पोटेंशियल यहां लगा रहे हो, तो फॉरवर्ड बायस हो गए। फॉरवर्ड बायस में कोई सिलिकॉन विलिकन तो नाम दे नहीं रखा, तो किसी भी डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस में देखते हो तो आप क्या करना होता है, एक शॉर्ट वायर। तो यही क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, इनको हटा के अगर आप शॉर्ट वायर कर दो तो क्या हो गया यार, मींस आप समझना ये रेजिस्टेंस R था, ये बैटरी V थी और आपने इन दोनों को शॉर्ट वायर में सिंगल वायर से कनेक्ट कर दिया ऐसे। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? ये R, ये 5 वोल्ट, हमारे पास जो ये 0 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, आपने इनपुट कुछ दिया ही नहीं यार। तो 5 वोल्ट दिया तो अरे शॉर्ट हो गया यार, ये शॉर्ट वायर लग गई। हमारे पास ये 0 वोल्ट था, ध्यान से देखो ये 0 वोल्ट, आपने यहां 0 वोल्ट दिया और ये दोनों शॉर्ट वायर हो गए, आपने यहां पे 0 वोल्ट दिया, मींस आपने इनपुट साइड में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिया। समझ रहे हो, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिया। V इनपुट आपका बेसिकली शॉर्ट होने की वजह से 0 है, तो जो आपका बेस करंट होगा IB वो 0 हो जाएगा। IB 0 हुआ तो IC 0 हो जाएगा, आउटपुट करंट थोड़ा ना बन जाएगा। अब आउटपुट में आओ, यहां पे कोई करंट नहीं है, ये 0 वोल्ट है, आपसे पूछा गया इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, करंट तो फ्लो हो नहीं रहा यार। जितना वोल्टेज 5 वोल्ट यहां पे जो लगा हुआ है वही वोल्ट तो इसके अक्रॉस मिल जाएगा आपको। इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा क्या, IC/RC नहीं आएगा। तो आंसर कितना हो गया, 5। देखने में तो 5 नहीं लग रहा लेकिन 5, सिंपल, ठीक है। अभी भी वैसे बनाया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, फॉर अ ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड टू बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर इट मस्ट बी ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन ओनली, ठीक है। सैचुरेशन कट ऑफ द एक्टिव रीजन ओनली, ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप एक्टिव रीजन की बात नहीं करोगे तब तक काम कैसे करेगा, ठीक है। हमारे पास अगला
अगला क्वेश्चन है, फॉर द फॉरवर्ड बायस बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द फिगर द डायनेमिक रेजिस्टेंस। मैंने आपको पहली बात आया था कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो डायनेमिक, दिस इज नॉट ओमिक रेजिस्टेंसेस, दीज आर डायनेमिक रेजिस्टेंस, दीज हैव डायनेमिक मींस वेरिएबल। एट आईडी इज इक्वल टू 3 मिली एम्पेयर, आईडी ये है, 3 मिली एम्पेयर ये है। यार आपका करंट और वोल्टेज है, तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस इज डेल्टा वी बाय डेल्टा आई एंड दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन स्लोप, है ना। अब आप स्लोप निकालना चाहें तो ऐसे ले लो भाई, स्लोप आपका आएगा tan थीटा, ठीक है, एंड दैट tan थीटा इज परपेंडिकुलर देयर को 5 माइनस 1 मिली एम्पेयर, तो 5 माइनस 1, ठीक है, और जो बेस आएगा आपका 0.6 ये है, 0.7 ये है, 0.8, अच्छा 0.8 आगे है, तो आप 0.6 से 0.75, 0.65 से 0.75 मान लो, क्योंकि एग्जैक्टली तो दे नहीं रखा ना भाई, ठीक है। तो आपका अगर मैं बात करूं तो डेल्टा यहां पे डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी इज, आप यहां पे लिख सकते हैं दैट इज 0.75 माइनस 0.65 डिवाइडेड बाय, हमारे पास अगर करंट का चेंज की बात करेंगे, करंट कितना चेंज हुआ है 1 से लेके 5 मिली एम्पेयर, तो 5 माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। हमारे पास इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, इफ एन एमीटर करंट इज चेंज्ड बाय 4, डेल्टा आई ई इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर, ये आ गया हमारे पास। द कलेक्टर चेंज, अगर आप एमीटर करंट चेंज कर रहे हो तो कलेक्टर चेंज में कितना है 3.5 मिली एम्पेयर, वैल्यू ऑफ बीटा। अब बीटा होता क्या था, जरा ध्यान से देखो, बीटा होता था कॉमन एमीटर का, मैंने बताया था ना जिसमें कॉमन बेस होता है उसमें बीटा नहीं आता, तो कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर में अगर आप बात करोगे आउटपुट क्या होगा आईसी बाय, और एमीटर तो बीच में आ गया, इनपुट बचा आईबी। अब आपको चेंज की बात करनी है, ठीक है। डेल्टा आईसी आपको दे रखा है 3.5 मिली एम्पेयर, मुझे किसी तरीके से डेल्टा आईबी मिल जाए, तो ये तो रिलेशन पता है ना, डेल्टा आई ई इज इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये तो हमेशा वैलिड था, तो डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी आप लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा भाई, डेल्टा आई ई इज 4, डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी 3.5, तो ये 0.5 इक्वल टू डेल्टा आई बी आपका आ गया, तो 0.5 यहां धर दो यार और सॉल्व कर लेना अपना आंसर, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज शोन, आउटपुट, जरा ये देखो क्या बोला, आउटपुट, आउटपुट कभी भी एक्टिव रीजन के हम लोग काम करवाएंगे तो एक्टिव रीजन में कराएंगे, तो ये रिवर्स बायस में होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास व्हेन VC इज 10 वोल्ट, हमारे पास जरा देखो आउटपुट किसका दे रखा है, हमारे पास IC, आउटपुट में आउटपुट करंट IC, ठीक है, और VCE, ध्यान से देखो दिस इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर तो हमेशा आउटपुट साइड रहेगा और उसके साथ कौन जुड़ रहा है, एमीटर। तो जब हमारे पास कॉमन एमीटर होता था, ध्यान से देखो कलेक्टर, एमीटर और बेस इस टाइप से, तभी तो आपका आउटपुट कहां आता था, यहां आता था आउटपुट, VCE इस टाइप से, है ना। और ये हमेशा रिवर्स बायस होता है, ध्यान से देखो ये हमेशा एक्टिव रीजन में रिवर्स बायस है, तो जो भी करंट आएगा वो देखो कैसा ग्राफ आ रहा है हमारे पास, करंट रिवर्स बायस के जैसा आ रहा है। अब आप ब्रेकडाउन वोल्टेज तक तो यूज नहीं करोगे ना, ऑब्वियसली है, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो रिवर्स का भी तो सैचुरेशन करंट ऐसे ही होता था, है ना। स्विच में भी मैंने बताया था ना सैचुरेट आउट कर जाएगा, तो रिवर्स बायस में अगर आप ग्राफ बनाते थे तो ऐसे ही तो बनाते थे सैचुरेशन, बस वो उल्टा बना रखा है यार, ओके। अब आ जाओ, इन्होंने क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ बीटा AC, ठीक है। अगर मैं बीटा की बात करूं तो हमारे पास यहां पे जरा ध्यान से देखो, हमें चाहिए बेसिकली बीटा कॉमन एमीटर में होता है, तो IC बाय IB हमें चाहिए, है ना। हमारे लिए IB कभी भी, ध्यान से सुनना, एक चीज और नोट डाउन कर लो, अगर आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ अगर आप बनाते हो, तो आप इनपुट के करंट को कांस्टेंट रखते हो, इनपुट करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। और अगर आप कभी भी इनपुट का आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो आउटपुट की वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं,
क्योंकि इनपुट का अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो आउटपुट की वोल्टेज इसको ऑल्टर करती है, और आउटपुट का ग्राफ बना रहे हो तो इनपुट, आउटपुट का जब आप ग्राफ बना रहे हो तो इनपुट का करंट उसको चेंज कर सकता है, इसलिए उसको कांस्टेंट रख के हम बनाते हैं। तो हमें डेल्टा आईसी चाहिए। देखो आईसी अब हमारे पास कितने पे पूछा है, हमारे पास 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट के आसपास, ये वाली लाइन के आसपास है ना, और आईसी इज इक्वल टू 4, आईसी की वैल्यू हमारे पास कहीं ना कहीं 4 के आसपास है। अब आप ध्यान से देखो डेल्टा आईसी और डेल्टा आई बीच, आईसी में 4 के आसपास कुछ ऊपर भी है कुछ इधर भी है, तो इसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है हमारे पास। जब आप इनपुट करंट को चेंज कर रहे हो 20 से लेके 30 आईबी को चेंज कर रहे हो तो आउटपुट करंट में वेरिएशन आएगा ना यार। तो आईबी का वेरिएशन कितना हुआ है 30 माइनस 20 इंटू 10 की पावर -6 एम्पेयर, ये आपका आईबी का चेंज है। और इसमें अगर आप देखो 4 अगर ये है तो आप इसको ले सकते हो 4.5, यहां 5 यहां होगा तो 4.5 आप ऐसे मान सकते हो क्योंकि वैल्यूज नहीं है। और अगर आप देखो तो 2 और 3 हमारे पास बिल्कुल बीच में है तो -3 आप कर सकते हैं, और ये किस में है आपका मिली इंटू 10 की पावर -3। Whenever there will be change in input current, there will be change in output current as well, ठीक है। हाँ, उन्होंने बोला है 10 वोल्ट के आसपास के आपको बीटा एसी बताना है। ध्यान से देखो आईबी का चेंज कितना है, इसके अगर 4 मिली एम्पेयर के आसपास आईबी का चेंज की बात करोगे तो वो 20 से 30 गया है तो 30 माइनस 20 इंटू 10 की पावर -6 का चेंज है। और उसी की वजह से आईसी में कितना चेंज है। अब कैसे सर आपने कैसे देखा, बिल्कुल बीच की लाइन हमारे पास होगी 5 और ये उसके भी बीच में दिख रहा है तो मैं इसको 4.5 ले लेता हूं, और 2 और 3 के बिल्कुल बीच की बात है। अब 3.1 दिख रहा है, अरे यार हम लोग क्योंकि वैल्यू तो दे नहीं रखी, हम तो अप्रोक्सीमेट ही करेंगे, बिल्कुल बीच में दे रखा है तो मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो 4.5 माइनस 3 इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दी आंसर ऑफ बीटा एसी। लास्ट पार्ट है हमारे पास लॉजिक गेट्स। क्या है हमारे पास लॉजिक गेट्स, ध्यान से सुनना। हमारे पास सबसे इजी पार्ट है और काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। जिनके पास कंप्यूटर साइंस है उनको तो लोड ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस काफी करे होते हैं। जिनके पास नहीं है तो उसको आप ध्यान से यहाँ पे समझ सकते हैं। लॉजिकल गेट्स की बात करी जाए, दीज आर अवर सर्किट्स जो एक लॉजिकल इनपुट का एक लॉजिकल आउटपुट हमें देते हैं। मतलब ऐसा नहीं हम आपको बोल रहे फिजिक्स पढ़ने ये लॉजिकल नहीं था, फिजिक्स पढ़नी है ये लॉजिकल था, है ना। मींस एवरी टाइम जब भी आप इसको कुछ इनपुट देते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं आप कह सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अगर आप लॉजिक गेट्स की बात करोगे तो इसके अंदर आपके डायोड्स भी यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी यूज होते हैं, ठीक है, बैटरीज भी यूज होती हैं, रेजिस्टेंसेस भी यूज होते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी भी लॉजिक गेट का एक फिक्स स्ट्रक्चर हो, आप मल्टीपल स्ट्रक्चर से गेट्स बना सकते हैं। तो आपको इनकी एनालिसिस ध्यान से समझनी है। लॉजिक गेट्स बेसिकली होते क्या है कि जब भी आप इनको कोई इनपुट आप देते हैं तो ये आपको एक आउटपुट देंगे, ठीक है। जैसे आप अगर आप थोड़ी बहुत कोडिंग वोडिंग करते हो तो आपने a प्लस बी का मान लो 2 नंबर्स को ऐड करने का कोड लिखा, ठीक है। तो आप टीचर कहेगा आपने कोड लिख लिया, उन्होंने कहा हाँ सर, तो टीचर वेरीफाई कैसे करेगा, वो आपको कोई नंबर देगा 10 + 2 करके दिखाओ अपने कोड से, ठीक है। ये नहीं 12 होता है चलो फुल मार्क्स दे देना हमें, ऐसा नहीं होता। आप उस कोड में a प्लस बी, a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 2 रखोगे, आउटपुट आपका आएगा, टीचर कहेगा हाँ 12 है तो सही, 8 है तो बेटा कंटा, उतने ही मार्क्स आएंगे 100 में से, ठीक है। तो बेसिकली जब जितनी बार आप इसको इनपुट दे रहे हो तो आपका आउटपुट, आपने जो भी कोड लिखा है, जो भी आपने कोड लिखा है उसके हिसाब से ही आपका रिजल्ट आएगा। तो वैसे ही लॉजिक गेट्स होते हैं, क्योंकि एक लॉजिक फंक्शन को, ये हमेशा एक लॉजिक फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है, और आपको एक आउटपुट देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक होता है, उनके हर जवाब देने के पीछे एक लॉजिक होता है। हमारे अंटर जैसे नहीं, पूछा क्या है जवाब क्या दे रहे हैं, मार्क्स कुछ और आ रहा है, घर पे खुशियां मन रही हैं, कुछ भी चल रहा है इलॉजिकल। तो दीज आर कॉल्ड अवर लॉजिक गेट्स, ओके। हमारे पास कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे पास और एंड नॉट जो बेसिक लॉजिक गेट्स में आते हैं, एक है और, एक है एंड, एक है हमारे पास नॉट। अब इसमें थोड़ी सी अंग्रेजी अगर आपकी अच्छी है तो आप जल्दी पकड़ लेंगे, ठीक है। और गेट क्या होता है, जैसे आप इसको 2 इनपुट, ये हमारे पास 2 इनपुट गेट है, 2 इनपुट गेट, इसमें 2 इनपुट है, इसमें 2 इनपुट है, दिस इज ऑल्सो 2 इनपुट गेट, दिस इज सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, ठीक है। ये वाला जो गेट है दिस इज और गेट, दिस इज एंड गेट एंड दिस इज नॉट गेट। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं,
इन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, भाई पानी ला दे, नहीं लाऊंगा, भाई मर जा, नहीं मरूंगा, भाई जिंदा रहेगा, नहीं मर जाऊंगा, उल्टा हर चीज का जवाब उल्टा, तो ये समझ लो ये भाई है। और गेट नाम से सुनना, हमारे पास लॉजिक गेट्स जो भी होते हैं, ध्यान से समझना, इनके इनपुट में हम लोग 5 वोल्ट और 0 वोल्ट जनरली देते हैं, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट देते हैं। 5, अब ये काम करते हैं बिट्स में, तो 5 वोल्ट को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस अगर आपने 5 वोल्ट दे दिया तो 1 हो गया, और 0 वोल्ट दिया तो ये हमारे पास 0 हो गया। दीज आर कॉल्ड बिट्स, और इनके कॉम्बिनेशंस हमारे पास, ठीक है, कॉम्बिनेशंस हमारे पास बाइट्स देते हैं। अब मुझे जितना कंप्यूटर साइंस का थोड़ा बहुत याद आ रहा है, वैसे यहां पे जरूरत हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास जैसे होता है ना 256 बिट्स, 256 बिट्स इंक्रिप्शन है, ठीक है, तुम तो कहते हो भाई इंक्रिप्टेड, लेकिन इतने सारे 1010 करके 256 का एक नंबर, 256 डिजिट्स का एक नंबर बनता है, और उसी कोडिंग में आपके सारे मैसेजेस जा रहे होते हैं, तो वो इंक्रिप्टेड इन बिट्स होता है, तो 1010 इस टाइप से हमारे पास चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर और गेट हमारे पास क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, इसका ट्रुथ टेबल होता है। ट्रुथ मतलब ये इसी के हिसाब से जवाब देगा, ऐसा नहीं है कुछ भी आपके जैसे ए, बी और वाई। इसका आउटपुट, अगर आप आउटपुट का जो लॉजिक है दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी। अब जरा देखो ए और बी को हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, ए और बी को, या तो मैं दोनों को 0 दे दूं, या हमारे पास एक को 0 एक को 1 दे दो, एक को 1 दे दो एक को 0 दे दो, या दोनों को 0 1 1 दे दो। इसका मतलब समझ रहे हो, या तो दोनों को 0 वोल्ट दिया, या एक को 5 वोल्ट, एक को 0, एक को 5, एक को 0, या फिर दोनों को 5 वोल्ट दे दिया। ये हमारे पास पॉसिबल हो गए 2 के, है ना। व्हेनेवर देयर आर n बिट्स, ठीक है, फॉर n बिट्स हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशंस जो आपके हो सकते हैं, दैट इज 2 की पावर n। जैसे अगर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, ठीक है, 2 आपके पास, हमारे पास इनपुट्स हैं, और आपके हमारे पास बिट्स कौन से हैं, 0 और 1 हमारे पास, या n बिट्स नहीं, फॉर n इनपुट्स, ठीक है, फॉर n इनपुट्स। अब हमारे पास 2 इनपुट है ए और बी, तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 2 दैट इज 4, या तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मेरे पास 3 इनपुट होते तो आपके कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 3 दैट इज 8। कौन कौन से, 0 0 0, ऐसे कर देता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 2 2 2, 0 1 0 1 0 1 0 1, सारे आ गए, 8 आ गए, ठीक है। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 इनपुट का ही हमें देखना है। और गेट क्या होता है, ध्यान समझो, और भाई या तो ये ले आइयो या ये ले आइयो, मतलब कोई कंपल्सन नहीं है दोनों लाना है आपको, है ना, और लगा दिया ना वहां पर। इनमें से कोई सा भी अगर एक 1 हो गया, इनमें से आपको याद कैसे करना है, कोई सा भी अगर एक 1 हो गया तो आउटपुट आपका 1 मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है, या फिर कलर चेंज कर लेते, ब्लू, 0 0 में 0, ये 1 1 1, इनमें से कोई सा भी अगर 1 हो गया तो आउटपुट 1, अदरवाइज 0। जरा एंड गेट को जरा देखना, हमारे पास एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ मतलब ये क्या बताएगा आपको, ए बी और y इज a डॉट b, मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड मतलब क्या होता है, भाई ये और ये लेके आना है। आपकी मम्मी बोलती है ना भाई चीनी और ये लेके आना है, और ये वाला ओआर नहीं, और चीनी और ये लेके आना है, मींस दोनों कंपल्सन है, चीनी या फिर ये ले आना, ठीक है, चीनी नहीं तो गुड़ ले आना, तो उनमें तो कोई सा भी एक ऑप्शन हो गया ना आपके पास, ठीक है। एंड मतलब जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज ये आपका 0 होगा, ठीक है। नॉट आपका इस टाइप से होता है, एक इनपुट एक आउटपुट, ए और वाई, 0 1, क्योंकि एक ही इनपुट है तो 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन, या तो 0 दे सकते हो या तो 1। 0 को 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा, कतई जिद्दी है। इसको y को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a बार, ये होता है a बार, दिस इज a डॉट b, दिस इज y इक्वल टू a प्लस b। और के एंड नॉट के, ट्रुथ टेबल वो सिंबल्स हमारे पास, और ये उनके बुलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है, बुलियन इनकी अलजेब्रा होती है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन गेट्स हैं, नैंड एंड नॉर, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, वो थे बेसिक गेट्स और ये है यूनिवर्सल गेट्स। क्यों?
क्योंकि इनसे आप दुनिया के सारे गेट्स बना सकते हो, इन्हीं को यूज कर करके आप दुनिया के सारे गेट्स बना सकते हो। दैट इज कॉल्ड हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स। तो एक होता है हमारे पास नैंड गेट, ठीक है, होता कुछ नहीं है एंड प्लस नॉट, एंड के आगे आपने गोला सा बना दिया तो ये नैंड गेट हो गया। दिस इज नॉर गेट, ठीक है, दिस इज और प्लस नॉट, और के आगे आपने नॉट लगा दिया, उसको पलट दिया। तो हमारे पास जरा नैंड गेट का ट्रुथ टेबल अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड गेट क्या करता था पहले बताओ? जब दोनों 1 होते थे, जब दोनों 1 होते थे तभी आउटपुट 1 देता था, लेकिन इस बार उल्टा हो जाएगा। दिस इज योर नैंड गेट। नॉर गेट आपका क्या होगा? ट्रुथ टेबल हमारे पास ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। और क्या कहता था? कोई सा भी अगर एक हुआ तो आउटपुट 1, लेकिन इस बार उल्टा हो जाएगा तो 0 0 0 1। दिस इज योर नॉर गेट। इनके बुलियन एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे? जो आउटपुट है ए डॉट बी का बार, मतलब ये नैंड का नॉट कर दिया, और यहां पे नॉर में ए प्लस बी का बार। दीज आर योर बुलियन एक्सप्रेशंस, आपको ये भी याद रखने, ठीक है। अगला यूनिवर्सल गेट्स तो मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। हमारे पास ये यूनिवर्सल गेट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास ये आता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अब कई बच्चों ने जिनके पास कंप्यूटर साइंस होगी वो तो बहुत अच्छे से इनको जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं इससे आपको फायदा मिलेगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इसको याद रखिए। और एंड नॉट की कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्या है? ए आपका इनपुट है, या फिर आप कह सकते हो 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। ए आपके लिए 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। अगर आप a प्लस 0 कर रहे हो तो ए, देखो इनमें आपको दिक्कत कहां आएगी? a प्लस 1 1 हो गया, सर है 0 प्लस 1 1 है, 1 प्लस 1 भी 1 है, यस, ठीक है। आपको a प्लस 0 a है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं उनको डब्बे में डाल रहा हूं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। a प्लस 0 इज a, आप नॉर्मल भी करते, a इंटू 0 इज 0, ये इसमें कोई पंगा नहीं है। a इंटू 1 इज a, इसमें भी कोई पंगा नहीं है, ठीक है। हाँ, और सबको जरा देखो, a प्लस 1, जरा इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप 1 प्लस a की वैल्यू 1 ले लो तो 1 प्लस 1 हमारे पास प्लस, और मतलब प्लस होता है, ठीक है। और गेट जब दोनों 1 होंगे तो ऑब्वियस सी बात है और गेट में 1 ही तो आएगा। और 0 प्लस 1 मींस 0 और 1 का और क्या होगा? एक 0 है और एक 1 है, मैं कहूं और गेट में डाल दिए, 0 और 1 को और गेट में डाल दिया, आउटपुट क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। कोई सा भी अगर एक 1 हो गया आउटपुट 1 है। जरा ध्यान से देखो, और गेट में अगर एक इनपुट हमेशा 1 है तो आउटपुट तो हमेशा 1 ही आएगा, ये कह रहा है ये बेसिकली, ठीक है। तो जब आपने a की वैल्यू 1 रखी तब भी 1 आया, a की वैल्यू 0 रखी तब भी 1 आया, इसीलिए कहते हैं a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 अगर आप किसी में भी जोड़ोगे तो आपका 1 ही मिलेगा। जरा ये समझना, a प्लस a इज इक्वल टू a। इसको जरा देखो, मान लो a की वैल्यू 0 है, आप वैल्यू डाल डाल के देखोगे पता लग जाएगा। तो 0 प्लस 0, और गेट और गेट में दोनों 0 है तो आउटपुट 0। a की वैल्यू 1, 1 प्लस 1, ये नॉर्मल मैच नहीं है, प्लस मतलब आपका और गेट है, तो जब और गेट में दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1। मतलब जब आप 0 रख रहे हो तो आउटपुट 0 आ रहा है, जब आप 1 रख रहे हो तो आउटपुट 1 आ रहा है। तो क्या मैं कह नहीं सकता a प्लस a हमेशा a आ रहा है ना? यही तो बात हो गई। जरा इसको समझना, आपके पास ये आ जाए तो समझ जाना एंड गेट में डॉट होता था, ठीक है। इसको जरा समझना, अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 डॉट 1, मतलब ये नहीं 1 इंटू 1, 1 डॉट 1 मींस 1 और 1 दो इनपुट है, इसको आपने किस में दे दिया? एंड गेट में। एंड गेट होता है जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा, तो ये 1 आएगा। तो आपने जो दिया वही आउटपुट आ रहा है, तो a हो गया। सर a को वैल्यू 0 रख लूं तो रख लो भाई, क्या दिक्कत है? तो 0 डॉट 0 मींस हमारे पास दो इनपुट दिए हैं, एंड गेट को 0 और 0। एंड गेट होता था जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 देगा, तो अब आप 0 दे रहे हो तो आउटपुट 0 मीन जब आपने 0 दिया तो आउटपुट 0। तो a डॉट a इज नॉट a स्क्वायर, दैट इज a ओनली। तो आपको ये लर्न करना है, अभी जिनके पास कंप्यूटर साइंस नहीं है आपको ये लर्न करना है, a प्लस a इज नॉट 2a, दैट इज a। और हमारे पास a में कुछ भी 1 जोड़ोगे तो आपका हमेशा आपका 1 ही आएगा। a प्लस a बार इज ऑलवेज 1। इसका मतलब क्या सर? यहां पर कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमें देखना है। a की वैल्यू 0 ले लो जरा, ठीक है। तो एक हो गया 0 प्लस 1,
प्लस होता था और का। अगर आप एक और गेट में एक 0 दे रहे हो और एक 1 दे रहे हो, आउटपुट 1 ही आएगा। और गेट में कोई सा भी एक 1 हुआ तो आउटपुट 1। आपने ए को 1 कर दिया, ए को 1 कर दिया तो 1 प्लस 0, फिर से और गेट में एक 1 दे रहे हो, 0, आउटपुट 1। तो a प्लस ए बार इज ऑलवेज 1। ठीक है, सिंपल। a इंटू ए बार इज 0। इसका मतलब आपने a को एक बार 0 दे दिया तो ये 0 इंटू 1। आप एंड गेट लगा रहे हो, एंड गेट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, एंड गेट मींस एक एंड गेट में आपने एक 0 दिया और एक 1 दिया। एंड गेट होता है जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। तो 0 इंटू 1 0। और हमारे पास अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो ये 1 इंटू 0 फिर से 0। तो आप a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट उसका उल्टा मल्टीप्लाई करोगे हमेशा 0। जरा ये समझ रहा है इसको, a डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a ही ओनली। 2 बार पलट रहे हो ना, 1 का 0 कर दिया, 0 को दोबारा 1 कर दिया। तो a डबल कॉम्प्लीमेंट को आप a कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और a इंटू ए क्या होता है, a हमारे पास a स्क्वायर मत कर देना। तो ये रिलेशंस हमें यूज करने के लिए आते हैं। ठीक है, और हमारे पास कुछ लॉज हैं, कॉम्यूटेटिव लॉज हमारे पास ये वाले, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब समझ रहे हो, आप a और b का और गेट कर रहे हो या a और b का एंड गेट कर रहे हो। तो आप b और a की बात करो या a और b की बात करो तो सेम ही है। ठीक है, पहले आपने इन दोनों का और गेट करा फिर इसके साथ और गेट करा, या फिर आप पहले इन दोनों का और गेट में डाल दो फिर इसका करो, बात एक ही है। ये शायद से आपने इन दोनों का एंड गेट करा, बी और सी को एंड में डाला फिर ए के साथ एंड कर लिया, बात एक है। या फिर ए और बी को आपने एंड करा फिर सी के साथ कर लिया, बात एक है। ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस बेसिक है। इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये चीज देखनी है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, भूल जाओ पर ये समझ लो बस। ये क्या कहता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। अगर इतना याद है तो काम बन जाएगा। अगर आप कॉम्प्लीमेंट को कभी भी तोड़ रहे हो, प्लस जैसे मान लो a प्लस बी ये कॉम्प्लीमेंट है, a प्लस बी का बार कॉम्प्लीमेंट है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लाइन को ब्रेक करोगे तो a बार और b बार कर दिया, जो भी साइन है उसको चेंज कर दो, प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, जैसे आपका a डॉट b का होल बार है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a बार अगर मैं लाइन को ब्रेक कर रहा हूं तो साइन को आप चेंज कर दो, दैट इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, या डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसी को करके हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन में बच्चों को टफनेस नहीं लगती है, इसे खटाखट करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गिवन सर्किट। और प्लीज लॉजिक, भाई आपको ट्रांजिस्टर डायोड्स में अगर दिक्कत लग रही है, लेकिन लॉजिक गेट्स पक्का वन शॉट क्वेश्चन होता ही होता है, तो प्लीज इसको मत स्किप करिएगा। ठीक है, कौन सा है तो जरा ये देखो, ए है, आपने इसका मतलब पता क्या है, ए जो भी दिया ए इसको भी दे दिया, ए इसको भी दे दिया। ये क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, बी इसको भी दिया, बी इसको भी दिया, ये एंड गेट है और इसके आगे नॉट लगा रखा है, तो बी डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ए डॉट ए क्या होता था, ए, और बी डॉट बी क्या होता था, बी। ए स्क्वायर मत कर देना, तो आपने यहां पे दिया है ए बार या फिर बी बार, ये तो एंड गेट है, तो ये क्या करेगा, ए बार प्लस बी बार, ओए ए बार डॉट बी बार। अब इनमें से कौन सा गेट है, जरा यहां पर ध्यान से देखो। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए प्लस बी का होल बार, डी मॉर्गन्स। ये भी तो कर सकता हूं ना, लाइन जोड़ दी, साइन चेंज कर दिया। ये क्या है, आपने और एंड नॉट, ये नॉर गेट नहीं हो गया हमारे पास, और में प्लस आता था, ऊपर से डंडा हो गया। ठीक है, तो नॉर गेट हमारे पास सी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। अगला, फाइंड द ट्रुथ टेबल फॉर द फंक्शन। अब जरा देखो, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, 1 0 1 0 सबके लिखते हैं अलग से और फिर 1 0 1 0 करते हैं। ये आपने ए दिया और ये बी इसको भी मिल गया, तो ये हमारे पास एंड गेट है, तो ए डॉट बी कर दिया इसका, ये यहां पर आ गया। ये बी आया और बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बी बार, ये आ गया, और इसने इसको जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट जरा देख लो, वाई जो है हमारे पास ये हो जाएगा ए बी प्लस बी बार, हमारे पास इस टाइप से हमारे पास आ गया, है ना। अब हमारे लिए इसको मैं चाहूं तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, लेकिन चलो कई बच्चों के पास, मेरे को नहीं पता कितनों के पास हमारे पास ये है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस है। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज डाल लो।
ठीक है, कोई सी भी एक वैल्यूज चेक कर लो हमारे पास, और कोशिश ये करा करो कि 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 कोई एक ऐसी वैल्यू डालो जिससे दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो जाए। 1 और 0 डालते हैं, ए की वैल्यू 1 डाल दो 0 और बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 0 बार। 1 और 0 का अगर आप और करोगे तो 1 + 1 1, तो आउटपुट 1 आना चाहिए। ये 0 और 0 कह रहे हैं तो ये दोनों तो गए, तो ये वाला तो हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, 0 और 1 डाल दो। ठीक है, तो सेकंड मैं इसको चेक कर रहा हूं, a की वैल्यू 0 डालो, b की वैल्यू 1 डालो, तो 0.1 प्लस हमारे पास 1 का बार। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 0 दैट इज 1, तो हमारे पास डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द आउटपुट ऑफ अ गिवन सर्किट। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारे पास आउटपुट होगा, तो आपका a यहां पर आया, a यहां पर आया, b यहां पर आया, b यहां पर आया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है a.b, ये इन दोनों को ऐड कर रहा है a + b, ये इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर देगा a.b का कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर आके ये a + b, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई मींस डॉट लगा देगा, हमारे पास एंड कर देगा, तो y आ रहा है आपका a.b का कॉम्प्लीमेंट डॉट a + b, यही तो आ रहा है ना। एक बार चेक कर ले, पता है बहुत तेजी से गया हूं मैं, a और b, a और b, a.b a + b, a.b का बार a + b और a.b का बार डॉट a + b। अगर मैं इसको यहां पर ध्यान से देखूं तो मैं यहां पर इस टाइप से ऐसे लिख सकता हूं, इसका a कॉम्प्लीमेंट प्लस b बार, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, इंटू a + b, ऐसे कर लूं तो गड़बड़ तो नहीं है। और ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लो, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b a बार प्लस b बार a प्लस b बार b। अब जरा देखो b इंटू b बार क्या होगा, अगर आप b को 1 ले रहे हो तो दूसरा 0 हो जाएगा, तो ये और ये तो हट गए भाई, b a बार प्लस a बार b a बार और a b बार, इस टाइप से आ रहा है। दिस इज एक्सॉर गेट, आपकी थ्योरी में है नहीं लेकिन इन्होंने क्यों दे रखा है एक्सॉर गेट, बता देता हूं फिर अगर आ ही रहा है। एक्सॉर एंड एक्सनॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर, ध्यान से सुनना। एक्सॉर गेट हमारे पास होते हैं विच आर कॉल्ड एक्सक्लूसिवली, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं है, एक्सक्लूसिवली और, ठीक है, और एक्सनॉर गेट होते हैं एक्सक्लूसिवली नॉर। ठीक है, हमारे पास इसका जो आउटपुट होता है दैट इज a बार b प्लस b बार a। ठीक है, और इसका जो आउटपुट होता है दैट इज ab प्लस a बार b बार। आउटपुट आपको याद रखना है। इनके ट्रुथ टेबल कैसे होते हैं जरा ध्यान से समझना, a b और आउटपुट। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1 एक्सक्लूसिवली। और गेट क्या होता था पहले ये सोचो, और गेट होता था कोई सा भी अगर एक हुआ तो आउटपुट 1 है ना। एक्सक्लूसिवली और कोई सा भी 1 हुआ तभी आउटपुट 1 होगा। एक्सक्लूसिव है ये, कोई सा भी अगर 1 हुआ तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0। दिस इज योर एक्सॉर गेट। ठीक है, और एक्सनॉर हमारे पास एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, दिस इज योर एक्सनॉर। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा, a b और y। तो यहां पर ऑप्शन क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, कोई सा भी अगर एक हुआ तो आउटपुट 0। ठीक है, 0 0 1 1, दिस इज योर एक्सॉर गेट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पर अगर आपको आ जाए, क्योंकि एक बार मेंशन कर दिया, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सॉर को, और सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, a b एंड y। ठीक है, एक्सनॉर को आप रिप्रेजेंट करते हैं a डॉट इस टाइप से। ठीक है, और इसका सिंबल आपका कुछ ऐसा होता है, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट होता है बेसिकली एक्सनॉर। ठीक है, तो ये आपको एक्सॉर गेट्स का, इसीलिए क्योंकि मैंने यहां पर अगर आप देखोगे तो ये a बार b प्लस b बार a आ रहा था, ये दिस इज एक्सक्लूसिवली और गेट। ठीक है,
अब ये जरूरी नहीं है कि सर इसका ये कैसा होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, वो आप चेंज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम से आप यूज करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ट्रूथ टेबल और ये इक्वेशंस पता होनी चाहिए जो काम की है हमारे पास, ओके। अगला है, ठीक है, एक्सऑर। यहां पे आउटपुट ऑफ द गिवन फंक्शन इज, देखो देखते हैं क्या आ रहा है। ये आपने ए दिया है तो ए और ए, ये इन दोनों को ऐड करेगा और कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ए प्लस ए इज ए बार आपका यहां पर आ गया। ये आपने बी दिया और बी दिया तो बी प्लस बी का बार, बी प्लस बी इज बी, तो ये आपका आ गया बी बार। ये इन दोनों को फिर से ए बार प्लस बी बार का होल बार कर देगा। एक और है, ये इन दोनों में और लगाएगा और उसके आगे नॉट, तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसको नीचे लिखता हूं। यहां पर आएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो मैं डी मॉर्गन्स लगा दूं तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार कर सकता हूं। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, तो प्लस बन गया वो जो और बन गया एंड और डबल कॉम्प्लीमेंट, और किसी का भी डबल कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा ए डॉट बी। अब आपने ए डॉट बी इसको भी दिया और ए डॉट बी इसको भी दिया, तो ये क्या करेगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का होल बार कर देगा। और ए डॉट बी और ए डॉट बी को मैं ए डॉट बी लिख सकता हूं, तो ये आ गया। तो ये क्या है हमारे पास एंड, तो नैंड आ गया भाई, ठीक है। हमारे पास सी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर इफ इनपुट ए एंड बी आर 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली आउटपुट y वुड बी x। अब 0 और 1 के लिए सॉल्व करना है, तो ये 0 है और ये 1 है, तो 0 आपने यहां दे दिया और ये इसका कॉम्प्लीमेंट करके 1 यहां दे देगा। ये 1 है तो 1 यहां, ओए ये 1 है तो ये 0 हो गया, तो ये 0 इसके पास आया और ये 0 कॉम्प्लीमेंट होके 1 इधर आ गया। ये 0 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये 1 डॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 प्लस 1 इज 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 डॉट 0 इज 0, हमारे पास 0 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1, तो यहां से 0 आया यहां से 1 आया, ये 0 डॉट 1 रिपोर्ट करेगा दैट इज 0, ठीक है। तो आउटपुट इज 0। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, देखो 0 आया तो ये 0 यहां पर आ गया और ये हमारे पास नॉट गेट है तो 0 का 1 कर दिया, इधर आ गया। ये 1 था इसलिए इसका 0 करा तो डायरेक्ट आ गया और ये 0 का 1 करके इधर आ गया। ये और गेट में हमारे पास कोई सा भी 1 होता है तो आउटपुट 1, तो 0 प्लस 1 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0। इसमें जब तक दोनों 1 नहीं आउटपुट 1 नहीं, तो 1 डॉट 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 और 0, तो हमारे पास एंड गेट है, जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 है, तो 0 1 0 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इज, हमारे पास इस टाइप से, ठीक है। ट्रूथ टेबल देखना है हमारे पास, तो ये ए है तो यहां पर ए आ गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये बी है और यहां पे बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये हो जाएगा ए डॉट बी का बार और ये हो जाएगा ए बार डॉट बी। ये इन दोनों को ऐड करके कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब जरा देखो मजेदार चीज, ठीक है, ये इन दोनों को ऐड करेगा, आउटपुट जरा देखो भाई मैं क्या लिखता, ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी का होल बार, यही तो आता है ना। अरे यहां पे ये कैसे आ रहा है, ए डॉट बी, ये ए बी बार होता, ठीक है, और ये होता बी ए बार, ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो। अब आउटपुट की बात करते हैं, ये इन दोनों को ऐड करेगा और कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो ए बी बार प्लस ए बार बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या आपको समझ नहीं आ रहा, ये एक्सॉर गेट है, ये एक्सॉर है और एक्सॉर का आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो एक्सनॉर आ जाएगा। अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है, लगा के देख लो, आपका ये सॉल्व करने के बाद कुछ आ जाएगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, सॉल्व करो देखो यही आएगा। एक्सनॉर क्या होता था, एक्सक्लूसिवली नॉर। हमारे पास जब इन दोनों में, ये देखो ये 0 1 के लिए 1 1 है और सबके लिए 0, ये एक्सॉर है, इसका उल्टा ढूंढ लो बस, 1 0 0 1 1 0 0 1, डी ऑप्शन दैट इज योर आंसर, ठीक है। हमारे पास एक्सक्लूसिव ये एक्सॉर है, कोई सा भी अगर एक हुआ तभी आउटपुट एक है, अदरवाइज 0 है। इनमें कोई सा भी अगर आउटपुट एक है तभी आउटपुट 0 है, अदरवाइज 1 है, ठीक है बेटा। हमारे पास इस टाइप से ही क्वेश्चन है। वैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके इसी टाइप के ही हैं जनरली। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ y इज, y क्या है, ठीक है, देखने में तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। आपने 1 दिया, यहां 0 दिया, अच्छा, तो ये 1 का कर देगा कॉम्प्लीमेंट 0, यहां पे 0 था तो ये भी 0, यहां पे 0 है तो ये कर देगा 1, ठीक है, और आपने यहां पे 0 दिया है तो ये 0 हो गया हमारे पास इस टाइप से, ठीक है। और
टॉगलिंग लग रही है यार, ये तो टॉगलिंग भी देने लग गए आजकल। चलो कोई नहीं, क्योंकि इसका फीडबैक सर्किट टाइप से आ रहा है। जरा देखो ये 1 है, 1 का ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ये 0 का 1 कर दिया। इधर तक तो हम लोग क्लियर हैं भाई, है ना, इधर तक तो हम लोग क्लियर हैं। जरा ये देखो, इसका तो जवाब मैं लिख सकता हूं, ये 0.0 का कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड गेट करता था जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1, ठीक है। 0.0 का तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये 1 अगर आया तो ये 1 इसको दे दिया गया है सिस्टम में फीडबैक टाइप से। 0 और 1 का एंड, ठीक है, तो 0 ही आएगा। आप ये करना चाहो तो ये लिख सकते हो 0.1 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये 0 का कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1, तो ये 1 यहां गया। और 1.1 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1.1 का 1 बार एंड दैट इज 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 डी ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। मतलब एक बेसिकली टाइप से फीडबैक सर्किट टाइप से आपने 1 दिया तो इसने कॉम्प्लीमेंट किया, 0 और 0 का एंड करा 0 और फिर नॉट कर दिया 1, तो ये 1 इसको यहां पे मिल गया, तो ये 0 और 1, तो एंड करा 0 और 1 का 0, उसका नॉट करोगे 1, तो ये 1 और 1 का डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, आउटपुट आपका 0 होगा। टॉगल मतलब अगर आप देखोगे यहां पे इसी टाइप के टॉगलिंग सर्किट्स भी आते हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं, बार बार पलटते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉगलिंग सर्किट्स, राइट। तो आई थिंक इतना इट्स मोर देन इनफ। इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं, करने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बाकी क्वेश्चंस खुद से लगाइएगा, सारी चीजों को हम लोगों ने टच करा है, ठीक है। और प्लीज कम से कम टाइम में कोशिश करी है मैंने कि सारी चीजों को हम टच करें, काफी सारे क्वेश्चंस भी करें। तो आप प्लीज इनके मेन कंसेप्ट्स को देखिएगा कि किससे क्वेश्चन आ रहे हैं। थ्योरी को तो आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन मेन जो हमारे पास पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी और अपन लोग मिलेंगे कभी भी नेक्स्ट जो भी लेक्चर हमें अलॉट होगा उसमें अपन लोग मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।